मैं ऐसे बहुत सारे केसेस जानता हूँ। तो कितने बच्चों ने आधा ACCA किया हुआ होता है, अब उनके 2 पेपर्स रहते हैं, तो वो बच्चे ये मैसेज करते हैं बाकायदा कि सर ये 2 पेपर्स जब मेरे क्लियर होंगे ना तो मेरा प्रमोशन होगा या मैं फलां पोस्ट पे पहुंचूंगा। जो लॉन्ग टर्म लोग होते हैं ना वो हर चीज को बर्दाश्त करते हैं। इस वक्त जो मैं यूथ में देख रहा हूँ ना वो बेसब्री है। तो जैसे अगर हम यूएस को देखें ना तो यूएस में कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जो जैसे टेक्सास ऑयल एंड गैस का हब है, तो ऑयल एंड गैस को इतना आसानी से खत्म भी नहीं होने देंगे, वरना तो टेक्सास पूरा बैठ जाएगा। और वहां पॉलिटिकल फड्डा भी चल रहा है। हम बच्चों को गलत टाइम पे उनको नसीहत कर रहे होते हैं, सही बात सही कर रहे होते हैं, वक्त गलत होता है, बहुत गलत होता है। आजकल के बच्चे इसलिए सॉफ्ट हो गए हैं कि बहुत सारे सिंगल मदर्स अब रेस कर रही हैं अपने बच्चों को, जिसकी वजह से वो घर में रोल मॉडल्स बाप का देख ही नहीं रहे हैं। कल एक नई चीज शुरू हुई है इंडिया के अंदर जो केरला से 350 किलोमीटर दूर है, और वो भी बड़ी खूबसूरत जगह है, नेचुरल ब्यूटी, लेकिन ऑब्वियसली मालदीव्स की तरह वो ग्रो नहीं हुआ, पूरा डेवलप नहीं है। क्योंकि हमारे यहाँ जो पेरेंट्स होते हैं ना वो सिबलिंग्स के अंदर ही बहुत ज्यादा राइवलरी क्रिएट कर देते हैं कि देखो वो कितना अच्छा पढ़ता है, तुम कैसे पढ़ते हो। अभी मैं देख रहा हूँ ये काफी सारी चीजें होती हैं। तो आपको क्या लगता है कि आपकी पेरेंटिंग में कौन से ऐसे प्रिंसिपल्स रहे हैं जिन्होंने ये चीज, ये इक़्तिदार और ये एथिक्स डेवलप किए हैं कि आप सोबान भाई को इतना रिगार्ड करते हैं? अब फैमिली में क्या होता है, एक बंदे के 4 बच्चे हैं, वो कहता है यार एक तो निकम्मा है या 2 निकम्मे, ये 2 अच्छे हैं ना, इन्हीं पे इन्वेस्ट करो ताकि इनसे तो फायदा उठा लो। अब इसका लॉन्ग टर्म इंपैक्ट क्या होता है कि इन्होंने यहाँ लूप होल छोड़ दिया, ये वीकेस्ट लोगों पे तवज्जो देना छोड़ दी, तो एंड में वो पूरी फैमिली को गिरा देते हैं। सही बात। मैं आज भी बोलता हूँ कि आज तक मैं तालिब इल्म हूँ, इतना आपको सीखना पड़ता है स्टॉक मार्केट में। यानी स्टॉक मार्केट का सबसे बड़ा लेसन तो यही है कि आपके अंदर पेशेंस होना चाहिए, कि जो घबराहट में काम कर रहे होते हैं वो एकदम हार जाते हैं। वही बात जो फुल टाइम क्वालिफिकेशन, जो पूरी फुल टाइम क्वालिफिकेशन और वो जो फाइनेंशियल लिटरेसी की है ना, वो मिसिंग है। आपको एक चीज पता है, इतना पैसा आप ओपनली दिखा रहे हो, वो बंदा कभी भी फंस सकता है उसको। इस वक्त अगर कोई भी गवर्नमेंट का इदारा हमारी ऑडिट करने पर आ जाए ना, भाई 1-1 रुपए का हिसाब दो, हम नहीं दे सकते, आप भी नहीं दे सकते, मैं भी। क्या आप अपने हर फंड्स को मैनेज करते हो? नहीं कर सकते यार। बच्चों को एजुकेट करने से ज्यादा जो आपके और मेरी उम्र के पेरेंट्स हैं ना, हमें ज्यादा एजुकेट करने की जरूरत है अपने आप को, क्योंकि बच्चे तो उस्ताद बन के आपको सिखा रहे होंगे, लेकिन आप उन चीजों में अटके रहेंगे कि नहीं हमारे दौर में तो ऐसा होता था और ये ऐसा हो नहीं सकता। तो मेरे ख्याल से हमें अपने आप को ज्यादा एजुकेट करने की जरूरत है। अस्सलाम वालेकुम मुस्तफा भाई, कैसे हैं? वालेकुम सलाम, एक्सीलेंट, जबरदस्त। थैंक यू फॉर दिस शॉर्ट नोटिस। खैर तो शॉर्ट नोटिस ही बोलूंगा मैं, काफ़ी अरसे से हमारा लॉन्ग ओवरड्यू था। हमने एक्चुअली एक पॉडकास्ट रिकॉर्ड की थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसका साउंड कुछ हमारे बस में रहा नहीं। चले वो होता है, कई बार कुछ चीजें लिखी हुई होती हैं, आप उनको नहीं डाल तो सकते। कुछ ग्लिच था, तो हमने फिर सोचा कि अब हम मुस्तफा भाई के ऑफिस में बैठ के इनके अपनी विसिनिटी में करेंगे। तो नाउ अल्हम्दुलिल्लाह वी आर डूइंग इट। तो मुस्तफा भाई, सबसे पहले तो लोग जो जानते हैं मुस्तफा भाई को, जो नहीं जानते, मिर्चा वालाज हब ऑफ अकाउंटेंसी के ओनर हैं और माशाल्लाह इनका बड़ा नाम है। मैंने जितने भी लोगों को देखा है, सुबान भाई और मुस्तफा भाई को लोग बेसिकली एज अ ग्रेटेस्ट ऑफ द टीचर्स रिगार्ड करते हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है मेरे लिए भी टू बी एसोसिएटेड विद देम। और थोड़ा सा फिटनेस वगैरह का बैकग्राउंड भी हमारा रहा है, फिटनेस के ये भी शौकीन है, सुबान भाई भी शौकीन है, तो वी गॉट कनेक्टेड। सबसे पहले मैं जिस से बात स्टार्ट करना चाहूँगा ना, वो मेरे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट एलिमेंट ये है कि मैं भी छोटा मोटा कंटेंट क्रिएटर हूँ। आप माशाल्लाह मुझसे बेहतर कंटेंट क्रिएटर नहीं ऐसी कोई बात और मैंने बहुत सीखा आपसे। मैंने बेसिकली आपको देखना शुरू किया, फिर सुबान भाई को देखना शुरू किया, तो मुझे पता चला कि अच्छा ये 2 अलग भाई हैं, वरना स्टाइल एक ही है। तो बीइंग एन एजुकेशनिस्ट, कंटेंट क्रिएशन एक डिफरेंट फील्ड है। बहुत सारे एजुकेशनिस्ट ऐसे हैं जो बहुत डिसेंट हैं और वो समझते हैं यार कंटेंट क्रिएशन इज नॉट आवर कप ऑफ टी और ये हमारा हमसे हो नहीं सकता, जबकि आपके प्रोफेशन को बहुत हेल्प हुई है इससे। मैं आपकी वो देखता हूँ। और हमारे यहाँ जो एक डिबेट चल रहा है ना कंटेंट क्रिएशन, एक साहब चीख रहे हैं कि यार वो अपनी औरतों को नचा रहे हैं, एक साहब चीख रहे हैं कि भाई ये क्यों कर रही हैं, वो क्यों कर रही हैं। मेरा तो ख्याल ये है कि अगर आपके पास क्वालिटी कंटेंट है, पुट दैट आउट, शोर मचाने की जरूरत नहीं है, अपना कंटेंट सामने रखें एंड देन लेट द ऑडियंस डिसाइड। उनके 4 मिलियन है तो आपके 4000 फॉलोअर जरूर होंगे जो मीनिंगफुल कंटेंट देखेंगे। तो व्हाट्स योर टेक ऑन मीनिंगफुल कंटेंट, कि ये कंटेंट क्रिएशन का जो जर्नी है ये क्यों होना चाहिए और एजुकेशनिस्ट को और सेंसिबल लोगों को क्यों इसमें आना चाहिए, और आपको कैसा फायदा हुआ इससे? देखें, मैं पहले तो अपना जर्नी सुना दूं कि हमारा जो ACCA से रिलेटेड जो हम लोग टीच करते हैं, तो मुझे याद है कि हमारा जो इंस्टीट्यूट स्टार्ट हुआ था 2009 में स्टार्ट हुआ था। तो पहले सब फिजिकल टीचिंग करते थे, वो दौर ही ऐसा था। फिर 2015 के बाद कुछ फॉरेन यानी प्लेयर्स जो थे वो ऑनलाइन में आ गए थे 2015 या 2014 से ही। लेकिन उस टाइम हम लोग सोचते थे कि ये ऑनलाइन एक पॉसिबल चीज ही नहीं है, क्या चीज है, कैसे होगा। फिर सबसे पहले सुभान भाई जब यूएस गए तो उन्होंने यूएस से शुरू किया, लेट द कॉलेज कम टू यू का जो नारा था कि व्हाई गो टू कॉलेज, लेट द कॉलेज कम टू यू। तो हम लोग को उस वक्त भी ऐसा लगता था कि यार ये सब चीजें फजूल हैं। फिर बड़ी जिद कर करके उन्होंने हमें धक्का देके इसमें उतारा
और मैं ये कहता हूँ कि उनका ये मुझ पे बहुत बड़ा एहसान है। यानी मैं तो सुभान भाई को बहुत सारी चीजों में रिगार्ड करता हूँ। यानी मुझे टीचिंग में लाने वाले, फिजिकल टीचिंग में लाने वाले भी सुभान भाई हैं, और ऑनलाइन टीचिंग में लाने वाले भी सुभान भाई हैं, और मुझे कंटेंट क्रिएशन की लाइन में, इस लाइन में लाने वाले भी सुभान भाई हैं। 2018 में मैं यूएस गया था, तो उन्होंने कहा कि जो तुझे अच्छा टॉपिक आता है ना, वो बना, मैं शूट करता हूँ। मुझे कहीं ले गए थे यूएस में, हम लोग ऐसे ही वो आउट स्टेशन पे थे, तो उन्होंने फिर मेरी वीडियो शूट की, और जैसे ही मैंने डाला तो उससे हुआ क्या, मुझे बेनिफिट क्या हुआ, मैंने कोई एजुकेशनल कंटेंट डाला था, क्योंकि मेरा बहुत सारा कंटेंट आईएफआरएस और इससे मेरी फील्ड से रिलेटेड होता है। तो मैंने देखा कि जैसे ही मैंने वो कंटेंट डाला, तो मेरी फेसबुक पे मेरे 10-15 साल पुराने जो स्टूडेंट्स थे, जो हमारे एलुमनाई थे, वो सब मौजूद थे। तो उनको जब मेरा वो टीचिंग स्टाइल याद है ना, वो एकदम सब कनेक्टेड हो गए। तो मुझे एक ऐसा फीडबैक मिला, और वो फीडबैक एक ऐसी मोटिवेशन होती है कि आप तो फिर मैंने उसमें बहुत कंटिन्यूअसली काम किया, और ये कॉम्पिटिटिव एज था कि मुझे याद है कि मैं कराची में, हमारा यानी ओरिजिनल ग्राउंड तो कराची है फिजिकल टीचिंग का, लेकिन मैंने देखा कि मैंने लाहौर, इस्लामाबाद, यानी सबसे पहले जो मार्केट हमने कवर की थी वो पाकिस्तान की थी, और वो इसी सोशल मीडिया से की थी, राइट कंटेंट डिलीवर करके। और उसमें बच्चों को कितनी चीजों की अवेयरनेस हम लोग दे देते हैं, यानी कितनी जगह स्कैम्स हो रहे हैं। जैसे मैं आपको एक बड़ा अच्छा स्कैम बताता हूँ, ये पब्लिक के लिए भी बड़ा सीखने का है। अभी रिसेंट आपको पता है, एसीसीए जो ये प्रोफेशनल बॉडीज होती है ना, इन प्रोफेशनल बॉडीज में आपको एक फीस तो पे करनी होती है, ट्यूशन फीस, और एक होती है एग्जामिनेशन फीस पे करनी होती है, और साथ साथ एक एनुअल सब्सक्रिप्शन पे करनी होती है, जो आपने हर साल पे करनी होती है। तो जो एग्जाम फीस और एनुअल सब्सक्रिप्शन होती है, वो सब यूके पे होती है। तो उसमें अक्सर ये होता है कि आपको यहाँ से क्रेडिट कार्ड से पे करना पड़ता है। तो जब आप फॉरेन फीस क्रेडिट कार्ड से पे करते हो, तो एक 6-7% का एक्स्ट्रा चार्ज, या अगर आप नॉन फाइलर हो तो इट्स लाइक 10%, अब उसके चार्जेस, टैक्सेस वगैरह बढ़ गए। तो अभी एक ऐसे व्हाट्सएप ग्रुप हमने देखे जिसपे स्कैमर्स ये मैसेज डाल रहे थे बच्चों को कि आप हमारे थ्रू पे करा लें एनुअल सब्सक्रिप्शन। वैसे नॉर्मली एनुअल सब्सक्रिप्शन की कॉस्ट एक एवरेज आदमी को पड़ती है, अगर वो अपने कार्ड से पे करे, 50,000, और उस मैसेज में लिखा था कि आप हमसे 35,000 में ये पे करवा लें। सुनिएगा, तो हम लोग को जैसे ही नजर आया तो हम तो समझ गए क्या स्कैम है। अब ये स्कैम होता क्या है, जैसे मैंने आपकी फीस पे करनी है ना, तो मैं किसी चोरी के, जो फॉरेन क्रेडिट कार्ड जो दुनिया में चोरी होते हैं ना, उस चोरी के क्रेडिट कार्ड से आपकी फीस भरूंगा, और आपको इंटरनेट पे नजर आएगा आपके प्रोफाइल पे कि हाँ फीस इज पेड। अब मैंने आपसे पैसे ले लिए, और जैसे ही उस बंदे को पता लगेगा कि उसका कार्ड मिसयूज हुआ है, वो फौरन कंप्लेन करेगा, और फौरन से कंपनीज, और फौरन क्रेडिट कार्ड का उसूल है वो यूं ठक करके रिवर्स कर देते हैं। आपके अकाउंट में दोबारा से बैलेंस ड्यू नजर आ रहा होगा कि पे करो, अब आप मुझे पकड़ भी नहीं सकते, मैं तो गायब हो गया। या अब ऐसा भी, ये जो स्कैमर्स है ना, ये बेचारे मासूम बच्चों को यूज करते हैं कॉलेजेस के, कि यार हम तुम्हें कमीशन देंगे, हमें इस तरह के फीस वाले ला के दो। तो अब बच्चों को तो ये पता ही नहीं। अच्छा, ये हमारे टीचर्स के साथ भी हुआ था, जो हमारे सर अहमद शफी हैं, उनको किसी ने, वो दुबई पहले बहुत फ्रीक्वेंटली जाते थे, बल्कि दुबई में पढ़ाते थे वो एक इंस्टीट्यूट में, तो हफ्ते में 2 दिन दुबई जाते थे, तो उनको भी किसी ने बहुत सस्ते दामों में होटल्स बुक करा के दिए। तो पहली बार वो गए, होटल में रह के वापस आ गए, लेकिन नेक्स्ट वीक जब वो पढ़ाने दोबारा गए उसी होटल में, तो होटल वालों ने पकड़ लिया, बोला यार आपने जिस कार्ड से बुकिंग कराई थी वो तो रिवर्स हो गए। तो देखिए ये ऐसी कितनी चीजें, तो अभी रिसेंटली हम लोग इस चीज पे भी हमने वीडियो बनाई कि भाई ये स्कैम्स चल रहे हैं। तो अगर आप एक पॉजिटिव वे में काम करें ना, तो बहुत सारी चीजें अच्छी भी हो सकती हैं। अब मैं आपको एक बात बताऊं, देखें सोशल मीडिया में पॉजिटिव कंटेंट की मैं वैल्यू बताता हूं। मैं अभी कल की बात कर रहा हूं, मैं ये कल की बात बिल्कुल गिन के बता रहा हूं कि एक कंटेंट क्रिएटर, मैं नाम नहीं ले रहा, बहुत फेमस है और यूएस से वीडियो बनाते हैं, और अफसोस के साथ कुछ, यानी मैं देखता हूँ उस बंदे में कॉन्फिडेंस बहुत है, मुझे उसकी एक्टिंग, उसका कॉन्फिडेंस पसंद है, जो अच्छी चीज है, यानी जिसको हम लोग अपनी जबान में बोलते हैं दिल खुल जाना। जब एक बार कंटेंट क्रिएटर का दिल खुल गया ना, फिर उसको कोई नहीं रोक सकता, फिर वो एक अलग ही स्टाइल से बात करता है। वो सब चीजें अच्छी हैं, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं यार जो आपकी फील्ड ही नहीं है, आप उसमें क्यों उतर रहे हो। यानी उस बंदे ने क्या करा, उसने अपनी गाड़ी स्टार्ट की और वो एक बैंक गया, आप सुनिएगा, और बैंक में जाके बोला आई नीड 50,000, अमेरिका की बैंक में, अमेरिका में ही पूरी शूट हुई है, $50,000। तो बैंक वालों ने कहा कि वी कांट गिव $50,000 कैश, और बोला वी नीड 3 वीक्स टाइम। बेशक उसका $1 मिलियन का भी अकाउंट है, $50,000 बहुत बड़ी रकम है, वो नहीं हो सकता। तो उसने वीडियो में बोला देखो मैं मना करता हूँ ना, बैंक में अकाउंट नहीं खुलवाओ, बैंक में पैसे नहीं रखो, देखो बैंक वाले $50,000 नहीं दे रहे हैं। अब ये वीडियो मैं आपको बोलूं, इसमें बहुत बड़ी मिस्टेक है, यानी ये एक कॉन्सेप्चुअल ब्लंडर है। भाई कैश बैंक इतना बड़ा अमाउंट देती, बैंक इतनी लिक्विडिटी नहीं रखती, एक छोटी ब्रांच इतनी बड़ी लिक्विडिटी नहीं रखती। और मैं आपको हकीकत बता रहा हूं कि दुनिया में जो लोग कैश में डील करते हैं ना, हम तो ये पढ़ाते हैं, ये मनी लॉन्ड्रिंग का सबसे बड़ा जरिया है। जिन लोगों के पास काला धन है ना, आपको मैं बिल्कुल एक रियल बताऊं, आप दुनिया में शॉपिंग भी कर रहे होंगे या ट्रैवल भी कर रहे होंगे ना, तो जिसके जेब में नोटों की गड्डी निकलेगी ना, समझ जाना वो पॉलिटिशियन है या कोई 2 नंबर पैसा पड़ा है। 2 नंबर पैसा कैश की फॉर्म में चलता है। और जिनके पास डॉक्यूमेंटेड मनी होता है, टैक्स पेड होते हैं, वो तो अपने कार्ड्स और उस पे चलते हैं। बल्कि अब आप देखें यूके में कितने ब्रांड्स ऐसे हैं, वहां
आप यूके में शॉपिंग करने जाओ ना तो वो कैश एक्सेप्ट ही नहीं करते, बोलते हैं हम कैश नहीं लेंगे, आप अपना कार्ड। यानी कैश का मतलब ही, कैश तो वो जरिया ही है दुनिया में उस 2 नंबरी करने का। और कितना मिस एजुकेट कर रहा है वो बंदा, और वो बंदा बैंक पे इल्जाम लगा रहा है। अच्छा एक और बात बताऊं, दुनिया में अब पेपर मनी, मुझे एग्जैक्ट नंबर याद नहीं, मैंने एक वीडियो बनाई थी 2-3 साल पहले, भी वो नंबर मैं शायद भूल जाऊं, 8 या 9% रह गया है। बाकी सब तो डॉक्यूमेंट बैंक टू बैंक ही चल रहा होता है कि भाई यहां से आपने अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया, नहीं फिजिकली कैश थोड़ी चल रहा है। तो फिजिकल कैश वैसे ही जरिया है मनी लॉन्ड्रिंग का। और आप पब्लिक को बोल रहे हो कि ये बैंक कैश निकाल के नहीं दे रही तो आप कैश बैंक में अकाउंट ना खुलवाओ। भाई बैंक के अकाउंट के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। अगर मैं आपके थ्रू पब्लिक को ये भी कम्युनिकेट कर दूं कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो टैक्स नहीं पे करते, और टैक्स से बचने के लिए फिर कैश में काम होता है, हर दुकानदार भी ये करते हैं। तो भाई कैश के बहुत सारे नुकसान है। सबसे पहले तो टाइम इतना वेस्ट होता है कैश में, मैं आपको बता दूं। पहला बार जो बंदा ले रहा है वो काउंट कर रहा है, फिर जहां रखने जा रहे हो उसमें रिस्क है, फिर घर लेके जा रहे हो वहां बेगम काउंट कर रही है, फिर अगले बंदे को डिलीवर देना है वो काउंट कर रहा है, नकली नोटों का स्कैम इसके बीच में अलग चल रहा है। इस वक्त पाकिस्तान में भी ऐसा आवाज आ रही है कि डॉलर्स भी ऐसे नकली सर्कुलेट हो रहे हैं। तो ये फेक नोट्स का ये इतने रिस्क है उसमें यार। जबकि अगर आप एक मुनासिब सा टैक्स पे कर दो या थोड़ी टैक्स प्लानिंग कर लो। देखो एक चीज तो है, मेरा अपना टैक्स पेपर है, एक तो है टैक्स इवेजन, वो तो हम किसी को अलाउ नहीं करते, लेकिन टैक्स प्लानिंग और टैक्स अवॉइडेंस लोग करते। अच्छी तरह प्रॉपर प्लानिंग करें। जैसे मैं आपके चैनल के थ्रू ये एक बात पब्लिक को कम्युनिकेट करता हूँ, पाकिस्तान में देखें आपके भी, आप अब ग्लोबल कंटेंट यानी ग्लोबली आपके लोग कंटेंट देख रहे हैं ना, इतने दुनिया भर में कॉन्टेक्ट्स हैं। अगर मैं आपको एक नंबर बता रहा हूँ, आप हर साल 50 लाख रुपए फॉरेन कंट्री से मंगा लो, वो एक बार आपके फॉरेन किसी के भी फॉरेन बैंक अकाउंट, बेशक आपका भाई हो बहन हो या कोई अननोन बंदा भी हो, आपको वहां से ऑफिशियल चैनल से अगर उसने भेज दिया ना 50 लाख रुपए के अंदर अंदर, वो आपका टोटल वाइट मनी है। अब वो आप पाकिस्तान में स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करो, प्रॉपर्टी खरीदो, कर सकते हो। तो इसका मतलब मैंने आपके लिए बताया ना। तो अब आपने फौरन से अगला स्टेप ये सोचना है, अपनी बेगम, मियां बीवी एक ही है यार, एक फैमिली है, तो आपने अपनी और बेगम के नाम पे 50-50 लाख मंगा लिए, तो साल का 1 करोड़ रुपए तो आपको वैसे ही वाइट हो जाएगा। तो ऐसे बहुत सारी टेक्निक्स हैं जिससे आप लीगल वे में अपने आप को लीगलाइज कर सकते हैं। बहुत सारी ऐसी चीजें। हाँ, तो ये है खास तौर पे जो मीनिंगफुल कंटेंट है, ये बेसिकली मेरा तो ख्याल है कि ये ज़्यादा इस पे तवज्जो देनी चाहिए और एजुकेट करना चाहिए। अब वो मिस एजुकेट भी हो जाता है। अब मसला सारा है कि अगर मैं दूसरे पॉइंट पे आऊँ, तो जो इन्फ्लुएंशियल लोग हैं और जिनका इन्फ्लुएंस क्रिएट हो चुका है, हमारे यहाँ मसला सारा ये है कि मिलियंस ऑफ व्यूज़ देख के, मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स देख के ना एक बेंचमार्क बना दिया गया है। ये नहीं सोचते कि किस तरह के लोग फॉलो कर रहे हैं। अगर आप पाकिस्तान की या इंडिया की आवाम देख रहे हैं, तो उसमें कितनी बड़ी पॉपुलेशन अनएजुकेटेड लोगों की है। तो आप ये भी तो सोचो किस तरह के लोग फॉलो कर रहे हैं। तो 4 मिलियन के अगेंस्ट अगर 4000 लोग फॉलो करते हैं और वो पढ़े लिखे लोग हैं, डिसेंट ऑडियंस है, तो बेहतर है। अब मसला सारा ये है कि जैसे बीइंग एन एजुकेशनिस्ट आपको ये चीज़ें बहुत असर करती होंगी, क्योंकि मुझे बड़ा अफसोस होता है जब 20-22 साल के लड़कों से मेरी बातचीत होती है और वो ये कहते हैं कि यार मतलब उन्होंने स्कूल ड्रॉप आउट कर दिया है या कॉलेज ड्रॉप आउट कर दिया है और अच्छा कमा रहे हैं, डॉलर्स में कमा रहे हैं, स्किलफुल हैं, सब कुछ है, लेकिन वो क्या करते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल एक ग्लोबल मार्केट प्लेस है, फाइवर है, या इस तरह के और मार्केट प्लेसेस हैं, वहाँ पे बिडिंग चल रही होती है, सब कुछ हो रहा होता है, फिर वो प्राइस वॉर शुरू हो जाती है, सब कुछ होता है। मैंने देखा है जो पढ़े लिखे कंटेंट क्रिएटर्स हैं या पढ़े लिखे वो हैं फ्रीलांसर्स हैं, वो लिंक्डइन को एज अ मार्केट प्लेस यूज़ करते हैं, पर्सनल ब्रांडिंग पे तवज्जो देते हैं, खुद पिचिंग करते हैं, खुद प्रेजेंटेशंस करते हैं और वो क्लाइंट्स ऑन बोर्ड लेकर आते हैं और मिलियंस ऑफ डॉलर्स कमा रहे हैं। अब मसला सारा ये होता है कि एक बहुत इन्फ्लुएंशियल भाई साहब हैं, वो बोलते हैं कि भाई एजुकेशन को ख़त्म कर दो। तो ये फॉर्मल एजुकेशन जो है, ये डिग्री जो है, ये किसी काम की नहीं है। अव्वल उन्होंने ये तक कह दिया कि लड़कियों तक को आप यूनिवर्सिटी ना जाने दो। एक दो चीज़ों को जनरलाइज करके उन्होंने बिल्कुल तहस नहस कर दिया है। अब वो जो बच्चे हैं ना, जिनको मैं करता हूँ, कन्विंस करता हूँ कि नहीं यार एजुकेशन करो, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैं भी ज़ाहिर है फॉर्मल एजुकेशन के थ्रू गुजरा हूँ, मैंने बहुत फ़र्क देखा अपने लाइफ में इन चीज़ों का। जैसे दो लोग आपस में पढ़े लिखे लोग बात कर रहे होते हैं, अलग ही लेवल होता है। आप ऑर्गेनाइजेशन जाते हैं, आप प्रेजेंटेशन करते हैं, सब कुछ करते हैं, आपकी कम्युनिकेशन स्किल स्ट्रॉन्ग हो जाती है। वो लड़के कहते हैं कि यार फात भाई पैसा आ तो रहा है, मसला नहीं है, और वैसे भी यार स्किल्स में दम है, आप जिसको भी उठा के देख लें वो इस तरह की बात करता है, वो इस तरह की बात करता है। एजुकेशन से हमें क्या मिल जाएगा, उनसे ज़्यादा तो हमें यहाँ इस वक्त आता है। तो आप नहीं समझते ये भी मीनिंगफुल कंटेंट से हट के एक अलग डगर चल चुकी है, जो कि आपकी कंट्री को एज अ सोसाइटी आपको और डिग्रेड कर रही है? देखें, ये सारी गेम जो शुरू हुई ना, ये सब सोशल मीडिया से ही शुरू हुई। सोशल मीडिया एक बेलगाम घोड़ा है। यानी मैं, ये इतना बड़ा टॉपिक है, बहुत बड़ा टॉपिक है, इस पर मैंने एक बार एक बहुत अच्छी वीडियो भी बनाई थी, मैं आपको उसका लिंक भी शेयर करूंगा इसी के ऊपर के फुल टाइम क्वालिफिकेशन वर्सेस स्किल्स। नहीं, मैं चाहूंगा आप समराइज करें, इस पे मैं यहाँ समराइज भी करूंगा थोड़ा। तो देखें, सोशल मीडिया पे तो अब ऐसे ऐसे मसाइल उठाए जा रहे हैं जो 1400 साल से सेट हुए थे, हम सब देख रहे हैं। ऐसे मसाइल उठाए जा रहे हैं, खामखा के मसाइल उठाए जा रहे हैं। यानी
और आपके भी सामने है कि अब वही कंटेंट चल रहा है जो चटपटा है, या तो जिसमें फहाशी है, या आपको पता है, या फिर जिसमें एक दूसरे की टांगे खींची जा रही है, ये कंटेंट चल रहा है। एजुकेशनल कंटेंट नहीं चल रहा है। ये पब्लिक का टेस्ट है, ये हकीकत पब्लिक का टेस्ट है। बिल्कुल ऐसे ही है। तभी फिर मैं बच्चों को यही बोलता हूँ कि इतनी बुराई फैल गई है कि अब कंपटीशन ही नहीं है। मैं तो ये बोलता हूँ, मैं क्लास में ओपन बोलता हूँ कि यानी हम लोग जिस दिन पिकनिक रखते हैं और जिस दिन हमारा शो होता है, भाई हम हर तरह की हमारे यहाँ फंक्शंस होते हैं, तो जब फंक्शन हो रहा होता है तो एक साथ 500 बच्चा आया हुआ होता है, और क्लास में जो पढ़ाई की क्लास होती है उसमें बाहर गार्डन से पकड़ के लाना पड़ रहा होता है। तो मैं तो बच्चों को बोलता हूँ कि जो पढ़ने वाले बच्चे, मैं बोलता हूँ अच्छा है तुम लोग के लिए कंपटीशन ही नहीं है, ये कोई पढ़ने को तैयार ही नहीं है, तुम इन पे हुक्मरानी करना, सीधी बात है। मैं अपनी इंडस्ट्री का कितनी बार मैं बोल चुका हूँ कि हमारी एसीसी की इंडस्ट्री में अब शायद पूरी दुनिया में 3-4 टीचर पूरी मार्केट चला रहे हैं, 3 से 4 लोग पूरी दुनिया की ग्लोबल की बात कर रहा हूं मैं। यानी इसका मतलब लोग मेहनत करने को तैयार ही नहीं है, ये हकीकत है। अच्छा, अब जहां तक आपने सवाल किया ना, ये जो औरतों की तालीम का इशू है, जो ये एक बड़ा इशू ये भी रेज किया जा रहा है। देखिए, मैं इस बात से इनकार नहीं कर रहा कि मैं खुद 2005 या 4 से पढ़ा रहा हूँ, तो मैं खुद अपने एडमिन पे भी ये बात करता हूँ कि 4 से लेके 10 तक का जो जमाना था, उसमें हमारी जिन बच्चों को हम पढ़ाते थे एनवायरनमेंट कुछ और था। आज 2024 2023 में चीजें बहुत बदल गई हैं, मैं मानता हूँ, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि 100% बच्चे बिगड़ चुके हैं। ऐसा नहीं है यार, आज भी बच्चे पढ़ रहे हैं, आज भी पोजीशंस आ रही हैं, और आपको पता है हमारा मुल्क वैसे ही पीछे है। हमारा मुल्क एजुकेशन के लिहाज से बहुत पीछे है। इतनी बड़ी तादाद तो अगर हम इसमें ये कह दें कि हम बच्चों को टोटली बैन कर दें यार, टोटली, एक मेरे ख्याल से औरतों की आबादी ज्यादा है, अगर हम टोटली उन औरतों को ही बैन कर दें तो हमारी तो नेक्स्ट जनरेशन भी सारी जाया हो जाएंगी। बल्कि मैं हकीकत कहता हूँ, जैसे कहा जाता है ना कि एक माँ जो है वो नेक्स्ट जनरेशन को बनाती है, इसी तरह मैं एक और चीज भी बोलता हूँ, कितने लोग ऐसे हैं जो शादी का डिसीजन ले रहे होते हैं और वो अक्सर कहते हैं कि यार हम एक पढ़ी लिखी से करें या ना करें, ये भी एक मार्केट में, पाकिस्तान में हर तरह का तबका है। तो मैं उनको हमेशा बोलता हूँ कि एक टाइम पे जाके जब तुम ग्रो हो जाओगे ना, अभी तो तुम ग्रो नहीं हुए हो, तो तुम्हें हर हाल में पढ़ी लिखी बीवी चाहिए। सही बात, ये मैं आपको बता रहा हूँ। आपके बिजनेस को आप जब एक लेवल तक पहुंच जाते हो ना, तो आपको वाइफ भी उसी लेवल की चाहिए होती है, क्योंकि आपकी ट्रांजैक्शंस इतनी बढ़ जाती हैं और आप ट्रस्ट फिर घर वालों पे ही कर सकते हो। कुछ ऐसी मसाइल होते हैं बिजनेस में जो आप किसी और को पासवर्ड शेयर नहीं कर सकते, बहुत सारे मसले होते हैं, तो वो लेवल भी आपको पता होना चाहिए। तो अब इसमें ये भी है कि ये जो बातें की जा रही हैं कि औरतों को टोटली कट डाउन कर दिया जाए, मैं तो इसके अगेंस्ट हूँ। बल्कि मैंने अभी बीच में एक बड़ा अच्छा, मैंने इसमें वीडियो बनाई नहीं है, आपके चैनल के थ्रू, ये मेरा 2-3 दिन पहले मेरे को आइडिया, मैं एडमिन में बोल रहा हूँ। देखें, मैं मानता हूँ कि माहौल खराब हो रहा है, उससे इनकार नहीं है, जो सच है। तो मैंने उस दिन कहा कि मैं सारी कॉलेजेस के प्रिंसिपल्स को और एक वीडियो बनाऊं और उसमें उनको बोलूं कि भाई हर कॉलेज में ही होना चाहिए, कैमरास लग जाए, और जहां जहां बच्चे बैठे होते हैं, जो ये चल रहा है, जो ये थोड़ा बहुत चल रहा है, सारे नहीं, 100% लोग इसमें इन्वॉल्व नहीं है, प्लीज सब लोग बुरा ना माने, कैमरास लग जाए और एक वेबसाइट हो और माँ बाप को पासवर्ड दे दिया जाए कि जिस माँ बाप ने देखना है ना कि उनके बच्चे क्या कर रहे हैं, वो 1 मिनट में पासवर्ड डालें और उनके सामने आ जाए भाई ये कितने नेक बच्चे हैं और क्या है, सारे बच्चे बुरे भी नहीं है। कूल आइडिया। तो बिल्कुल, यानी ऐसे इंसान, ये बच्चे इतने शरीफ हो जाएंगे ना कि गार्डन में वो जो गोदों में सर रख के जो चल रहा है ना, वो खुद ही खत्म हो जाएगा। और ये कोई और आम आदमी नहीं देख सकता, सिर्फ माँ बाप के पास पासवर्ड होगा, माँ बाप गए वेबसाइट पे टक डाला, सामने आ गया, और ये बेस्ट कंट्रोल है, ये बेस्ट कंट्रोल है। अच्छा, अब मैं आपको एक और चीज बता दूं कि ये जो कहा जा रहा है कि भाई सिर्फ स्किल्स ले ली जाए और फुल टाइम क्वालिफिकेशन को छोड़ दिया जाए, तो ये गलत है, ये टोटली गलत बात है। मैं आपको अभी रिसेंट एग्जांपल देता हूँ, फ्यूचर नहीं है, मैं आपको इसकी एग्जांपल देता हूँ। अभी ये बहुत बड़ा इशू इस वक्त मिडिल ईस्ट में चल रहा है, पूरे मिडिल ईस्ट में चल रहा है कि आप अप्लाई करते हो, यानी हमारे ACCA जैसी क्वालिफिकेशन की बात कर रहा हूँ, चार्टर्ड ACCA, ICAP, CA, ICW, बहुत बड़ी क्वालिफिकेशन है, यानी बाल सफेद हो जाते हैं इनको करने में। जब ये क्वालिफिकेशन लेके भी आप जाते हो ना इन मुल्कों में, तो वो कहते हैं वेयर इज द डिग्री, वो आपसे ग्रेजुएशन की डिग्री मांग रहे हैं। मैंने इस पर भी एक वीडियो बनाई थी जो लिंक्डइन पे ठीक ठाक वो चली है, तो उसमें वो आपसे डिग्री मांग रहे हैं। तो अब ये डिग्री की इंपॉर्टेंस है, अगर आपने डिग्री नहीं की तो आपको जॉब तो दे रहे हैं, यानी आपको एमिरेट्स एयरलाइन भी जॉब दे देगी, लेकिन एमिरेट्स एयरलाइन अगला स्टेप ये बोलेगी कि जब हम लेबर मिनिस्ट्री में आपकी चीजें प्रोसेस कर रहे हैं तो आपको वीजा ही नहीं मिल रहा भाई, आपको वीजा ही नहीं मिल रहा। तो देखेंगे ये डिग्री इस कदर इंपॉर्टेंट है कि आपको कई बार और इसी तरह मैं ऐसे बहुत सारे केसेस जानता हूं, क्योंकि मैं तो एजुकेशनिस्ट हूं, तो कितने बच्चों ने आधा ACCA किया हुआ होता है, अब उनके 2 पेपर्स रहते हैं, तो वो बच्चे ये मैसेज करते हैं बाकायदा
कि सर ये 2 पेपर्स जब मेरे क्लियर होंगे ना तो मेरा प्रमोशन होगा या मैं फलां पोस्ट पे पहुंचूंगा। तो इसका मतलब डिग्री की आज भी, क्वालिफिकेशन की आज भी इंपॉर्टेंस है, आज भी बहुत इंपॉर्टेंस है। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, जरा गौर से सुनिएगा। देखें, मैंने अपनी इस वीडियो में बात बताई थी, एक होती है अल्लाह ताला की कुदरत और एक होती है अल्लाह ताला की सुन्नत। सुनिए, अल्लाह ताला की सुन्नत ये है कि रूटीन है भाई, रूटीन ये है कि इंसान पूरी जिंदगी अच्छी साफ सुथरी गुजारेगा तो उसके लिए जन्नत है, यानी उसके नेकियों का पलड़ा भारी होना चाहिए, गुनाहों का कम होना चाहिए, तो वो जन्नत में जाएगा। ये एक बेसिक्स है। लेकिन एक अल्लाह ताला की कुदरत है कि इंसान ने पूरी जिंदगी गुनाहों पे गुजारी और उसको मरने से पहले उसने कलमा पढ़ लिया या उसने आखिरी वक्त में तौबा कर ली, तो उसके सारे गुनाह माफ हो जाएंगे, मल्टीप्लाई बाय 0 हो जाएंगे और वो जन्नत में चला जाएगा। तो क्या इंसान को, एक आम आदमी को ये करना चाहिए कि वो सारी जिंदगी गुनाहों भरी जिंदगी गुजारे और बोले कि यार बस मैं एंड टाइम पे वो कलमा पढ़ लूंगा जैसे उसने पढ़ लिया था, उसका किस्सा है? नहीं, ये हम कभी भी उसको रिकमेंड नहीं करेंगे भाई, वो एक एक्सेप्शन है। रूटीन क्या है, पूरी जिंदगी अच्छी गुजारनी है। बच्चे बाकायदा ड्रॉप आउट्स को आइडलाइज कर रहे हैं। अब मैं आपको इस पे मिसाल तो सुने, इसकी मिसाल है सुभान भाई। सुभान भाई ने एक बहुत बड़े सक्सेसफुल टीचर होने के बाद जब वो बन गए थे ना, और उन्होंने जब टीचिंग समझ लिया, ठंडे पड़ गए टीचिंग में, तब जाके उन्होंने फिर एसीसीए क्वालिफाई किया। उन्होंने बीच में एसीसीए के कुछ पेपर छोड़े हुए थे, उन्होंने टीचिंग शुरू की थी 2003 से और उन्होंने एसीसीए क्वालिफाई किया है 2013 में। ये पूरा ऑन रिकॉर्ड, ये सारी चीजें मौजूद हैं। तो कितने लोग ये मार्केट में बात करते थे, देखो यार ये इतना सक्सेसफुल आदमी बन गया बगैर एसीसीए क्वालिफाई करे। तो मैंने उस पर यही बोला, मैंने कहा एक होती है अल्लाह ताला की कुदरत, एक एक्सेप्शन है भाई, ये एक्सेप्शनल लोग हैं। एक्सेप्शनल लोगों को सामने रख के रूटीन लोगों को बेवकूफ मत बनाओ, वो एक एक्सेप्शन है। तो फुल टाइम क्वालिफिकेशन। अब मैं इस पे एक और मिसाल देता हूँ बड़ी अच्छी, और मेरे अपने ऊपर रख के लास्ट 3 मंथ्स की है। मैंने अभी, अच्छा ये चीजें मैं खुद मेरे अपने भी बच्चे हैं तो मैं भी घर में देख रहा होता हूँ, और मैंने भी लाइफ में बहुत बार ऐसा देखा है कि कितनी बार आप स्कूल में जो चीजें पढ़ रहे होते हो वो आपको आगे जाके काम नहीं आ रही होती। भाई ऐसे सब्जेक्ट्स हैं, उर्दू पढ़ रहे होते हो आप, रूटीन सब्जेक्ट्स पढ़ रहे होते हो, मैं नाम नहीं ले रहा, तो वो आप आगे जाके प्रोफेशनल लाइन में बोलते हो यार ये तो काम ही नहीं आ रहे, ऐसा होता है। तो पेरेंट्स की भी ये परसेप्शन बन जाती है कि यार अगर बच्चों की हफ्ता 10 दिन की छुट्टी हो जाए तो क्या होगा। तो अभी इसी साल 2023 की, यानी लास्ट ईयर, अब तो 24 आ गया, 23 में मुझे उम्रे पे जाना था। तो और मेरी जो सिस्टर है वो कैलिफोर्निया से उम्रे पे आ रही थी नवंबर में, उन्होंने अपने हिसाब से, तो मैंने भी प्लान पूरा बना लिया कि मैं भी नवंबर में उम्रे पे जाऊंगा, लेकिन मेरे बच्चों की स्कूल थी उस टाइम। तो मैंने जहन ये बनाया कि यार छुट्टी करवा लूंगा, 8-10 दिन की तो बात है। और नवंबर में उम्रे पे जाने के फायदे कितने थे जरा गिनवा देता हूँ आपको। पहला फायदा तो ये था कि मैं अपनी सिस्टर से मिल लेता। दूसरा बेनिफिट ये था कि नवंबर में होटल्स के रेट आधे से भी कम होते हैं। दिसंबर का जो आखिरी अशरा होता है वो इतना पीक टाइम होता है कि उस टाइम मुंह मांगे दाम देने पड़ते हैं, टिकट्स वगैरह हर चीज महंगी होती है, यानी आपके टूरिज्म की पूरी कॉस्ट डबल हो जाती है सीधा सीधा। तो और फिर रश भी बहुत होता है दिसंबर में, आपको मक्का में एक्सट्रीम रश मिलता है। सही। तो मैंने नवंबर की बस मैंने पूरी प्लानिंग कर ली थी, मैंने कहा यार 10 दिन 8 दिन की छुट्टी करा लूंगा, क्या है यार। तो मुझे मेरे कजन मिला और उसने मुझे यूं झंझोड़ा, उसने कहा ये तुम क्या बोल रहे हो कि यार बच्चे तो पढ़ लेंगे। बोला अगर आज अगर वो बच्चे ग्रेड 6-7 में है, आज अगर तुम उनको ये इनफॉर्मल बिहेवियर दिखाओगे कि यार स्कूल की छुट्टी तो चलती है, तो बोला आगे जाके उनके ओ लेवल्स के ग्रेड्स इफेक्टेड हो जाएंगे, उनके ओ लेवल्स के ग्रेड्स इफेक्टेड होंगे, उनकी प्रॉपर यूनिवर्सिटी की लाइफ इफेक्टेड हो जाएगी, बोला पूरी चेन खराब हो जाएगी, यानी बोला उस बच्चे के अंदर मेहनत करने का जज्बा ही खत्म हो जाएगा। तो बोला कभी भी आप ये चीज पोर्ट्रे नहीं करो कि यार 8-10 दिन कुछ भी नहीं है। और सही बोला उसने, और फिर मैंने चेंज किया और मैं दिसंबर में गया। मैं इस डिसीजन पे बहुत खुश हूँ कि हम ये जो बोलते हैं ना कि बच्चों को आजकल ये मीडिया इतनी यानी वो कहते हैं ना इतना झूठ बोलो कि सच नजर आए, तो वो ये चीजें इतनी रिपीटेडली बोली गई हैं, इतनी बार रिपीटेडली बोली गई हैं कि अब यूं नजर आ रहा है कि यानी पेरेंट्स का भी ये बिहेवियर बन गया है कि चलो यार अभी इन स्कूलों से क्या होता है, अगर कुछ दिन छुट्टी हो जाए तो क्या होता है। तो अल्टीमेटली वो, मैं आपको एक मिसाल देता हूँ इस पर अक्सर, कि वो अक्सर माए बाप बच्चों को डांट रहा होता है ना कि यार ये बच्चे को संभालो, ये क्या गलत हरकत कर रहा है, तो माँ बोलती है कि छोटा है रहने दो, बड़ा होगा सही हो जाएगा। ये ऐसे ही है मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि एक दीवार टेढ़ी खड़ी हो रही है, आप बोला जा रहा है इसको ऊपर जाने दो, आगे जाके सीधी हो जाएगी, नहीं आगे जाके टेढ़ापन बढ़ जाएगा, आगे जाके टेढ़ापन बढ़ जाएगा। तो ये चीज का बड़ा ख्याल रखने की जरूरत है। नहीं, बहुत जबरदस्त आपने बात की, और ये बहुत लाइट लेना शुरू कर दिया लोगों ने इसी वजह से ना। एक तो चलो पेरेंट्स तो बाद में लाइट ले रहे हैं, पहले तो बच्चों ने लाइट लेना शुरू कर दिया, अब बच्चे बेसिकली बहस करने पे आ गए। तो मैंने सोचा कि आपसे डिस्कस करूं। और मैं चले आपको एक और बात बताता हूँ, मैंने क्लास में भी उस दिन बताई, ये जो मार्केट में बात चल रही है ना कि यार आप यूट्यूबर बन जाओ, यूट्यूबर बन के कितने यूट्यूबर कमा रहे हैं, यार आप सच बताओ यूट्यूबिंग कितना मुश्किल काम है,
कितना तेज आदमी चाहिए। मैं तो भाई कहता हूँ देखें, एक नॉर्मल पढ़ा लिखा आदमी कुछ भी नहीं है। मैं एक छोटी सी यानी बात मैं खुद ऐसे दिन आते हैं, मैं पूरा पूरा महीना वीडियो नहीं बना सकता। इसके लिए तो एक अंदर की मोटिवेशन चाहिए, एक जहनी सुकून चाहिए, एक माइंड चाहिए आपको, यानी आपको कटना पड़ता है लोगों से। मैं असल में अभी मेरे 10,000 सब्सक्राइबर हुए नहीं है, कुछ 200 रह गए, तो मेरा प्लान है कि मैं उससे बनाऊंगा, अपनी यूट्यूब की जर्नी बताऊंगा। यानी सॉरी, मैंने जो यूट्यूबर का वर्ड यूज किया, हाँ। इट्स मीन टोटल कंटेंट हाँ, क्रिएटर, बिल्कुल जो ऐसे हर ही। जगह काम तो कर मैं रहे हैं। अगर ये बात करूं फॉर एग्जाम्पल, लोग अक्सर बोलते हैं कि यार तुम जानबूझ के ना इस तरह के टॉपिक्स उठाते हो, क्योंकि मैं फैमिली की बात भी करता हूँ, और मैं अकेला नहीं करता, मैं लोगों के साथ मिलकर करता हूँ। भाई सोसाइटल बातें हम लोग कर रहे होते हैं, एजुकेशन पे भी करता हूँ। तो लोग बोलते हैं ये पैसों के लिए कर रहे हो, तो मैंने कहा भाई मसला सारा ये हुआ था, फेसबुक की मोनेटाइजेशन ऑन हुई थी तो कई साल पहले। मुझसे गलती क्या हो गई, मैंने ढाका उसको अप्लाई करना शुरू कर दिया। जब आखिरी स्टेप पे गया तो पता चला कि पाकिस्तान तो उन मुल्कों में आते ही नहीं जहाँ पे फेसबुक की मोनेटाइजेशन ऑन है। आज तक वो पेंडिंग में पड़ी हुई है और लोगों को लगता है मैं टपाटप नोट छाप रहा हूँ, सही है और मैं इसलिए कर रहा हूँ, जबकि मेरा शौक है। ठीक है। दूसरी चीज, यूट्यूब पे इस साल 2023 का शुरू में तकरीबन कोई 500-600 सब्सक्राइबर थे, बट एंड पे तकरीबन मैं 10,000 को टच करने वाला हूँ। वो भी 1-2 पॉडकास्ट मेरी अच्छी चल गई, लोगों ने मुझे एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया, कंटेंट अच्छा लगा लोगों को, ठग कर गया। 6 महीने बाद वो गूगल की पिन तकरीबन कोई 1.5-2 महीने बाद, 3 महीने बाद मेरे पास आई, मोनेटाइजेशन ऑन हो गई, कभी रुक गई, ऑन हो गई, रुक गई। मैं बड़ा टेंशन में, मैंने भाई पता नहीं कितने पैसे बन रहे हैं, कितने नहीं बन रहा। मैं देख रहा हूँ बड़े स्नेल पेस से पैसे बन रहे हैं। तो आप यकीन करें, कुछ एक हफ्ते पहले मेरे पास $306 आए 6 महीने में। यही होता है। इज इट वर्थ इट? 6 महीने में मतलब मेरे कहीं ज्यादा खर्चा हो गया है मेरा इन वीडियोस पे। सही है, ये कैमरे लगे हुए हैं, लड़के बैठे हुए हैं, रिकॉर्डिंग हो रही है। आप तो बहुत खर्चा कर रहे हो। हाँ, मैं हमेशा देखता हूँ, मैं बोलता हूँ अपने भाई को भी, बोलता हूँ कि फाद बहुत खर्चा इट करता है। हैज अ कॉस्ट, क्योंकि मुझे मेरा पैशन है। मैं चाहता हूँ कि यार वैल्यू डिलीवर करूँ एट द एंड ऑफ द डे। आज नहीं, 10 साल बाद डिलीवर कर लेंगे, क्योंकि बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर्स को आज हम देखते हैं तो 5-6 साल से 10 साल से वो लगे हुए हैं, कहीं ना कहीं वो पे ऑफ करेगा। लेकिन ये सोचना कि भाई यूट्यूबर्स पैसे कमा रहे हैं। अब मैं फॉर एग्जांपल रामी से भी बात की, मैंने मुनीब से भी बात की, कराची वाइन्स वाला, बेकार वाइन्स वाला, तो वो यही बोलते हैं कि भाई मिलियंस ऑफ व्यूज पे बनते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं इस 6 महीने से $300 को डिवाइड करूं पर डे पे या फिर पर व्यू पे, तो मैं जाके अभी डकी भाई को देखता हूँ, उनके व्यूज देखता हूँ यूट्यूब के, तो मैं कहता हूँ हाँ यार ये तकरीबन कोई $5 लाख शायद अब तक बना चुका होगा। जो मैंने अपने, हम करते हैं ना कि किसी रेस्टोरेंट में जाके बैठते हैं कि यार ये इतने का पड़ता है तो कितनी कॉस्ट पड़ती होगी, कितना घर पे ले जाता होगा। तो अगर ऐसे ही करें हम लोग, लेकिन मैं उसमें भी आपको 10 एक साल और लगाए। चीज बोलता हूँ, चले हाँ। आप तो मोनेटाइजेशन के पैसे की बात कर रहे हैं ना, आप एक कंटेंट क्रिएटर और 10 तरीके से कमा और सकते 10 तरीके कमा सकता हैं। है, वो ये तो कुछ भी आप नहीं वो है। लोगों की मार्केटिंग कर सकता है। बिल्कुल ऐसे वो ही। ऐसे भी कंटेंट क्रिएटर्स हैं जो पर कॉल पैसे लेते हैं, पर मैसेज पैसे बिल्कुल लेते हैं, ऐसे पर ही। वॉइस नोट लेते हैं, वो उनका हक है, वो हाँ, करते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। ये सब चीजें हैं अपनी जगह, लेकिन जो बच्चे कह रहे हैं कि यार 1 मिनट में, ऐसा नहीं है भाई, ऐसा नहीं है। करना बहुत मुश्किल है। आपको पढ़ना कितना पड़ता होगा? बिल्कुल। आप कितना, आज आप सुबह आए हुए हो मेरे पास, आप बिल्कुल सुबह ऐसे ही। आए हुए हो, यानी आप सोचो ना, आप पूरी टीम लेकर आए हुए हो, बिल्कुल ऐसे इसकी ही। एक कॉस्ट है, इसके लिए एक मोटिवेशन चाहिए। कॉस्ट है, मोटिवेशन है। और मैं तो ये भी कहता हूँ कि भाई अगर फॉर एग्जाम्पल कोई व्लॉगर भी ना, डेली व्लॉगर भी है, करके दिखा दो ना। डेली व्लॉगिंग बहुत तप्पड़ वाला काम है, सही है। और ये आपको लोग, भी पता है कि जब आप स्टार्ट करते हो और जब हाँ, कम व्यूज आते हैं तो कितना दिल जल रहा कितना होता है, दिल फिर जल रहा लोग होता है। क्रिटिसाइज कर रहे होते हैं। और फिर ऐसा भी आता है, मैं इसको एक बात बोलता हूँ, हम एक ये दीनी इस्तिलाह में भी एक टर्म है कि कई बार इंसान बहुत अल्लाह की इबादत कर रहा होता है लेकिन इंटरनली मजा नहीं आ रहा होता, इसको बोलते हैं कब्ज की कैफियत। तो वो ये कैफियत उसमें भी होती है भाई, कि कई बार इंसान आगे भी बढ़ जाता है, अचानक से व्यूज गिरना शुरू हो जाते हैं, चेंज आ रहा होता है दुनिया में, बिल्कुल तो ऐसे आपको बड़ा टफ, बहुत साबित कदम रहना पड़ता है। बिल्कुल ऐसे। और उसके लिए आपका पैशन होना चाहिए एट द एंड ऑफ द डे। अगर आपका ये होगा कि यार मुझे इससे पैसे कमाने हैं, तो इससे पैसे नहीं आते। और वो जो पैसे जो स्पॉन्सरशिप वगैरह से आते हैं, डेफिनेटली टेक्स टाइम, और उसके लिए आपको एक स्टैंडिंग चाहिए होती है। अच्छा मुझे बताएं, सुभान भाई के साथ जो भी मेरा जितना भी इंटरेक्शन रहा, सबसे अच्छी बात जो मुझे उनकी लगी वो उन्होंने ये कहा कि 30 साल की उम्र में फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो गया था। सही है, ये बात मैंने आपसे उससे भी पूछी थी। आई जस्ट वांट टू आस्क यू अगेन, क्योंकि फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना और फाइनेंशियल फ्रीडम, ये फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए फाइनेंशियल लिटरेसी जरूरी होती है। तो फाइनेंशियल लिटरेसी से फाइनेंशियल फ्रीडम तक आप सफर कैसे तय करते हैं थोड़ा सा, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत बड़ा फुकदान है इन कॉन्सेप्ट्स का। अच्छा देखिए, आपने जो वर्ड यूज किया ना फाइनेंशियल फ्रीडम, और आपने एक मिसाल भी दी है सर सुभान भाई की दी है। अच्छा देखिए, हम पहले तो हर इंसान को अल्लाह ने डिफरेंट बनाया है, तो हम सबकी पर्सनालिटीज में फर्क है। सुभान भाई की पर्सनालिटी ऐसी है कि शायद वो ज्यादा डिमांड ही नहीं करते। यानी वो, जब मुझे याद है जब वो यहाँ नॉन स्टॉप भी काम करते थे ना, एक दौर उनका वो भी गुजरा है जब वो सुबह 8 बजे क्लास में घुसते थे, फिजिकल दौर है 2006-7 की बात है, सुबह 8 बजे मार्कर पकड़ते थे, रात 10 बजे तक पढ़ाते थे। तो मुझे याद है उस टाइम भी उनका बिहेवियर एक रिलैक्सिंग बिहेवियर था। तो और वो जो कहते हैं ना, मैंने 30 साल की एज में फाइनेंशियल फ्रीडम ले लिया, तो उस 30 साल की एज में फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब ये है कि अब कोई मुझे ब्लैकमेल नहीं कर सकता। यानी मुझे
मैं अब किसी एक सोर्स ऑफ इनकम पे डिपेंडेंट नहीं हूँ। यानी जो मेरी मेजर लाइन है ना, अगर उसमें कोई प्रॉब्लम भी आ जाए ना तो मैं रिलैक्स रहूंगा। तो पहली बात याद रहे कि जो वर्ड फाइनेंशियल फ्रीडम है ये इंसान टू इंसान वेरी करता है। मैं समझाने के लिए मिसाल दे रहा हूँ, बिल्कुल एक रियल एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि कहते हैं कि यार लोगों को कहा जाता है ना, जैसे मुफ्ती तारिक मसूद साहब कहते हैं कि यार शादी कर लो। सही कहते हैं, बहुत अच्छी बात कहते हैं कि यंग एज में शादी कर लो तो आपके जो भी जज्बात हैं वो कंट्रोल हो जाएंगे। लेकिन एक पब्लिक ऐसी भी होती है भाई, जो सच है कि वो जैसे हम कहते हैं ठरकी है, तो वो 50 साल की एज तक भी नहीं सुधरता। वो 50, क्योंकि उसका बिहेवियर ही ऐसा है, परवर्ट वो बिहेवियर ही ऐसा है, जहन ही ऐसा है कि अब वो सेटिस्फाई नहीं हो सकता। इस पर हमें एक मुगल बादशाह की, यानी वैसे तो तारिक मसूद साहब बहुत जबरदस्त बात करते हैं, वो जो 4 शादियों का उनका मुकदमा है मैं उसको बहुत हद तक मानता भी हूँ, और यानी बहुत अच्छी दलाइल देते हैं। लेकिन एक और बुजुर्ग है, मैंने उनको भी सुना, तो वो अपने मुरीदों को एक शादी का बयान कर रहे थे, सुनिएगा बड़ा गौर से। तो उन्होंने कहा कि देखें, आपको अपने आप को जहनी तौर पे मनाना है कि बस यही है मेरी बेगम, यही इसी के साथ मुझे गुजारा करना है। और फिर वो मिसाल दे रहे थे, मुझे याद नहीं कौन सा बादशाह, जहांगीर बादशाह है कौन सा मुगल का, जिसने 85 या 86 शादियां की थी। सुनिएगा, बड़ी काबिल काम की, 85 या 86 शादी की थी। लेकिन जब वो बंदा मरा ना, तो उस वक्त भी वो एक हराम इश्क में था, यानी वो एक और लड़की के चक्कर में था। तो अब आप सोचें कि ना सेटिस्फाई होने वाला 85 शादियों से भी सेटिस्फाई नहीं हुआ, सोचे ना। तो ये एक मिसाल है। बहरहाल मुफ्ती साहब का मुकदमे को भी हम मानते हैं, वो बहुत अच्छी दलीलें देते हैं, बहुत जबरदस्त है। लेकिन ये तो फाइनेंशियल फ्रीडम जो है ना, कि जो क्या आप अपने आप को रिलैक्स कर लें भाई, अब बस इंसान ने कहा बस यार अब मुझे पागल नहीं होना, यानी अब मैंने एक लाइफस्टाइल सेट कर लेना है कि मैं अपने आप को रिलैक्स रखूंगा, मैं जिम भी करूंगा, मैं फैमिली को भी टाइम दूंगा, ये सब चीजें करूंगा। अब जहां बात आती है फाइनेंशियल लिटरेसी की, ये बहुत अहम है। आज के इस पॉडकास्ट में हमने पहले भी ये बात की कि ये जो स्कैमर्स हैं, ये इनसे बचने के लिए आपको फाइनेंशियल नॉलेज लाजमी चाहिए। जैसे एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट का वेन्यू है जो स्टॉक मार्केट जिसको हम कहते हैं, मैं खुद उस मार्केट से बहुत कनेक्टेड रहा हूं, और मुझे याद है कि मैंने 2010 या 8 में पहली बार स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किया था। बल्कि जब इन्वेस्ट किया ना, उसके एक हफ्ते बाद ही मार्केट क्रैश हुई। यानी जैसे ही एंटर हुए ना, उसके एक हफ्ते बाद क्रैश हो गया। 2008 में जो बड़ा क्रैश आया था, तो मुझे याद है कि एकदम लॉस हो गया था और हम लोग बड़े डिसहार्ट हो गए थे, मैं और सुभान भाई, हम दोनों थे। यानी उस टाइम सीख रहे थे, और फिर हमने सीख यानी मैं आज भी बोलता हूँ कि आज तक मैं तालिब इल्म हूँ, इतना आपको सीखना पड़ता है स्टॉक मार्केट में। यानी स्टॉक मार्केट का सबसे बड़ा लेसन तो यही है कि आपके अंदर पेशेंस होना चाहिए, कि जो घबराहट में काम कर रहे होते हैं वो एकदम हार जाते हैं। इसी तरह स्टॉक मार्केट में एक चीज और सिखाई जाती है कि गो फॉर द लॉन्ग टर्म। अगर आप बहुत शॉर्ट टर्म पे जाओगे तो शॉर्ट टर्म वाला प्लेयर नॉर्मली हार जाता है, क्योंकि शॉर्ट टर्म में एक वजह ये होती है कि एक तो टैक्स ज्यादा लगता है। लेकिन स्टॉक मार्केट में दुनिया की मेजॉरिटी कंट्रीज ने ऐसा डिजाइन किया हुआ है कि वो आपको मोटिवेट करते हैं कि आप अपना पैसा निकालो नहीं, क्योंकि आप पैसा निकालोगे, सेलिंग आएगी तो मार्केट गिरेगी। तो गवर्नमेंट कहती है कि इफ यू होल्ड इट फॉर 3 years और 4 years तो हम आपसे टैक्स माफ कर देंगे या रिड्यूस टैक्स लेंगे। लेकिन आपने खरीद के फौरन से बेच दिया तो आप पे ज्यादा टैक्स लगेगा। तो शॉर्ट टर्म वाला एक तो टैक्स की वजह से मार खाता है। नंबर 2, ट्रांजैक्शन कॉस्ट। खरीदते वक्त भी ट्रांजैक्शन कॉस्ट लगती है, आपको पता है, कमीशन बेचते वक्त भी लगती है। तो अगर मैं बार बार खरीदता हूँ, बार बार बेचता हूँ, बार बार खरीदता हूँ, बार बार बेचता हूँ, तो बार बार ट्रांजैक्शन कॉस्ट लगेगी। तो शॉर्ट टर्म वाला ये भी मार खा जाता है। तीसरा, एक और बहुत अहम बात है, वो ये है कि शॉर्ट टर्म वाला मार्केट के डायरेक्शन को पकड़ नहीं सकता। मैं आपको एक चीज समझाता हूँ, इसकी एग्जांपल दी जाती है, बुक्स में लिखी हुई है। इट्स लाइक अ गैस बलून। आपने देखा है कि अगर गैस बलून को यूं छोड़ा जाए ना, तो हवा आएगी, कभी इधर जाएगा, कभी इधर जाएगा, तो अभी आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, ओवर द पीरियड आपने जहां से छोड़ा है रुकेगा ऊपर जाके, यानी लॉन्ग टर्म में वो ऊपर ही जाएगा। लेकिन शॉर्ट टर्म में आप उसका डायरेक्शन प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, तो शॉर्ट टर्म वाले ये मार खा जाते हैं। इसी तरह मैं एक और मिसाल देता हूं, गौर से सुनिएगा। कई बार ऐसा होता है, एक होती है बेल वेदर कंपनी। यानी बेल वेदर कंपनी को मैं ये समझाएं कि जो बकरियां चराई जा रही होती है ना, तो एक बकरी के गले में घंटा होता है। हाँ। और वो जहां जा रही होती है ना, उसको सारी छोटी बकरियां भी उसको फॉलो कर रही होती है, मार्केट को डिक्टेट कर रही होती है। बिल्कुल। तो यानी वो लीडर होता है। तो अब आप जहन में रखें कि जैसे अगर सीमेंट इंडस्ट्रीज की मैं बात करूं, तो उसमें कुछ बड़े प्लेयर्स हैं, लकी सीमेंट है, डीजी खान, ये बड़े बड़े प्लेयर्स हैं। तो अब अगर इन बड़े प्लेयर्स के रिजल्ट्स अच्छे आ रहे हैं और ये बड़े प्लेयर्स अच्छा सेंटिमेंट शो कर रहे हैं ना मार्केट में, तो पूरा सीमेंट सेक्टर ऊपर जाना शुरू हो जाएगा। और अगर बड़े प्लेयर में कोई मसला हुआ तो पूरा सीमेंट सेक्टर नीचे आना शुरू हो जाएगा। अब जरा सुने, तो कभी कभार ऐसा होता है कि प्रॉब्लम सिर्फ इत्तेफाक से बड़े प्लेयर को आ जाता है, बड़ा प्लेयर फंस जाता है किसी काम में। तो जब बड़ा प्लेयर फंसा तो लोग पूरे सेक्टर को बुरा मानना शुरू करते हैं, और जो छोटी कंपनीज होते हैं उनके भी शेयर्स बेचना शुरू कर देते हैं। जबकि छोटी कंपनी में कोई प्रॉब्लम, तो शॉर्ट टर्म में तो सेलिंग आती है और आपकी प्राइस गिर गई,
लेकिन लॉन्ग टर्म में जब मार्केट एडजस्ट होती है उनको पता लग जाता है कि यार ये कंपनी छोटी वाली सही है, तो दोबारा अपनी जगह पकड़ लेती है, तो शॉर्ट टर्म वाला यहाँ भी मार खा जाता है। तो ये ऐसी कुछ छोटी छोटी बहुत सारी चीजें हैं जो आपने वक्त के साथ साथ लर्न करनी है। फाइनेंशियल लिटरेसी आपको यानी अपनी बेसिक्स का पार्ट बना लेंगे, भाई ये आपने लर्निंग करनी है। और अगर आपने ये नहीं की, और मैं तो अक्सर बोलता हूँ इवन टूरिज्म पे भी, अगर आप टूरिस्ट भी हो और आप जा रहे हो तो आपको हर चीज में स्टडी करनी है। जरा आपने गलती की, आपको अपने राइट्स पता होने चाहिए कि एयरलाइन इतना लेट हो गई तो आपको कितना रिफंड करेगी और आपके क्या राइट्स हैं। तो अगर जितना आप स्टडी करेंगे उतना डेफिनेटली आप आगे जा सकते हैं। बहुत ज़बरदस्त बात की कि मैं आजकल एक आपने देखा होगा एक पॉडकास्ट की सीरीज़ कर रहा हूँ यासिर भाई से, क्योंकि वो भी सीरियल एंटरप्रेन्योर हैं और वो भी बिजनेस डेवलप करते हैं। तो फाइनेंशियल सक्सेस कोच हैं वो बेसिकली। उनकी बिहेवियर और उनकी चीज़ों से मैंने बहुत कुछ सीखा, जिससे आप भी बहुत ज़्यादा, आपका कंटेंट भी रिलेट करता है। और आपने लास्ट पॉडकास्ट में मुझे बताया था कि एक दौर आया था जब बिग 4 पे एक चैलेंज आया था यहाँ पे और उसके बाद आपने किस तरह लोग मार्केट से आउट गए थे इस एजुकेशन इंडस्ट्री से, लेकिन आपने किस तरह उसको वो किया। तो मैं चाहूंगा कि ये फाइनेंशियल लिटरेसी, मैं बिल्कुल ये बताता हूँ, सबर का पैमाना, मैं आपको ये चीज बताता हूँ। देखें, एक टाइम था कि जो ACCA की हमारी इंडस्ट्री है ना, तो उसमें ACCA इज अ फॉरेन क्वालिफिकेशन, पाकिस्तान के लिए फॉरेन क्वालिफिकेशन है। तो मुझे याद है 2008-7 में ACCA इतना पीक पे चला गया था। फिजिकल एजुकेशन होती थी उस टाइम, तो ऑनलाइन थी नहीं। तो हम लोग जहाँ एक इदारे में पढ़ाते थे ना, वहाँ यानी जब वो क्लास एंड होती थी ना, तो बाहर गार्डन में चलने की जगह नहीं होती थी, इतनी बुरी, इतना पीक पे चले गया था। यानी इसने बहुत सारी क्वालिफिकेशंस को टेक ओवर कर दिया था। तो फिर 2011-12 में एक ऐसा टाइम भी आया था कि जब लोकल जो प्लेयर्स थे उन्होंने इन फॉरेन प्लेयर्स के खिलाफ केस कर दिया था, और हमारे जो ACCA के स्टूडेंट्स थे उनको बिग 4 में यानी उनको डायरेक्टली रसाई हासिल नहीं थी, क्योंकि ऑब्वियसली बात है बिग 4 में लिमिटेड वो होती है स्पेस। तो उनकी भी अपना मौकफ सही था जो भी था। तो फिर ये जब न्यूज मार्केट में स्प्रेड हुई ना, तो ACCA के ऊपर एक डिक्लाइन आया था, हमें याद है। तो हमें याद है कि उस टाइम हमने खाली क्लासेस में भी सब्र किया, हमने बर्दाश्त किया। लेकिन वो बर्दाश्त ऐसा था कि फिर जो लोग उस टाइम साबित कदम रहे, तो फिर उसके बाद एक ऐसा टेकअप हुआ कि फिर उसके बाद फिर ऑनलाइन चला और फिर गेम वर्ल्ड वाइड। आपने मुझे बताया तो उससे पहले ऐसा भी टाइम था कि आप सिर्फ चाय के ब्रेक पे जाते थे, वापस आते थे तो सैकड़ों एडमिशन। बिल्कुल हम लोग यानी सिर्फ चाय पीने जाते थे, और उस चाय पीने के टाइम में ही कितनी पर्चियां कट रही होती थी, हमें याद है। तो वो टाइम, एक वक्त ऐसा आया कि एक क्लास में 30 बच्चे बैठे, एक क्लास में 30 बच्चे, बिल्कुल खाली का टाइम भी आया था। तो वो सारी देखें, जो लॉन्ग टर्म लोग होते हैं ना, वो हमेशा वो दोनों वो हर चीज को बर्दाश्त करते हैं। तो ये बिहेवियर पब्लिक के अंदर, जैसे मैं तो अब अक्सर बोलता हूँ, बल्कि बहुत अच्छा हुआ एक चीज जहन में आई भी कि इस वक्त जो मैं यूथ में देख रहा हूँ ना, वो बेसब्री है, बहुत बेसब्री है। मुझे आज भी याद है यार, जब हम लोगों ने टीचिंग स्टार्ट की थी तो मैंने होम ट्यूशन भी पढ़ाया है। मैं ओपन बोल रहा हूँ, मैंने पढ़ाया है, सुभान भाई ने होम ट्यूशन पढ़ाया है, हमने छोटे बच्चों को भी पढ़ाया यार, हकीकत कह रहा हूँ। हम लोग 80 यार, मैं असिस्टेंट टीचर का काम भी किया है, मैंने पेपर चेकिंग भी की है, पैसे लेके पेपर चेकिंग की है यार, ये काम मैंने किया है। तो आज अगर बच्चे बोलते हैं कि यार आप लोग बोल रहे हो कि आप लोग इतने कंट्रीज में काम कर रहे हो, तो देयर इज अ जर्नी। जबकि अब मैं जो नई यूथ को देख रहा हूँ, तो कितने मेरे पास ऐसे टीचर्स आते हैं जो अभी उनको एक हफ्ता हुआ आते हुए, और वो आते ही परसेंटेज मांग रहे होते हैं। यानी वो बोलते हैं कि यार आप जो पूरा कमा रहे हो उसका शेयर हमें दे दो। यार हमारा ये लेवल बहुत सालों बाद आया था। तो वो वही है कि आप लॉन्ग टर्म प्लेयर कौन है और शॉर्ट टर्म प्लेयर कौन है। और हकीकत में बात हूँ, आप जब ऐसी चीजें एम्प्लॉयर के सामने रखते हो ना, तो एम्प्लॉयर का फिर दिल खराब हो जाता है। फिर वो आपके लिए अलग ही प्लानिंग कर रहा होता है। वो बोलता है नहीं यार, इसको मैं आगे लेके नहीं जा सकता, तो पहले दिन ये बात कर रहा है, तो इसका नेक्स्ट डे क्या होगा, आप सोचें। ये हकीकत है। और इसमें देखें, बहुत बड़ा पार्ट जो है ना, वो ये है कि मैंने कुछ अर्से पहले एक डॉक्यूमेंट्री देखी थी, द मिनिमलिस्ट, और ये बुक भी है। और मिनिमलिज्म एक फिलॉसफी है जिसको लोग फॉलो करते हैं। मेरे लिए भी काफ़ी लाइफ चेंजिंग लेसन्स थे इसमें। मैंने जो एक चीज़ नोट की है ना, जो हमारे माशरे में हो रही है, एक तो ये गरीबों वाले जो हैं, इस पर आजकल सुभान मैंने बड़ा अच्छा कंटेंट बनाना शुरू किया उसको काउंटर करने के लिए। मुझे उसकी बहुत सारी बातों से अग्री भी करता हूँ, वो बहुत सारी बातें सोसाइटली अच्छा चैलेंज करता है। लेकिन अब मसला सारा ये है ना कि भाई नोटों की गड्डियां दिखा दिखा के, और उनकी गाड़ी में से नोट निकल रहे हैं, यहाँ से नोट गिर रहे हैं, वहाँ से नोट गिर रहे हैं, तो वो जो एक असराफ का एक एलिमेंट क्रिएट कर दिया गया है ना, कि जो बेंचमार्क दिखा दिया गया, कामयाबी सिर्फ नोटों से है। ठीक है, अब दो चीज़ें हैं, एक तो सिर्फ नोटों से नहीं है, मेंटल पीस से होता है असल वेल्थ, यहाँ होती है, नोटों में नहीं होती है। सही है। उसका रीज़न ये है कि बहुत एलेक्स हॉर्मोजी है, मैं अक्सर उसका जिक्र करता हूँ, वो कहता है कि जो वेल्थ की वो है ना, जो डेफिनेशन है या जो इक्वेशन है, वो आपकी एक्सपेंस ओवर आपकी जो इनकम है वो है। वो जितना ज़्यादा होगा ना, उतना आप मेंटली पीसफुल होंगे। आपके एक्सपेंस जितने ज़्यादा होते रहेंगे, वेल्थ की जितनी कम होगी, आप उतने ज़्यादा, आप वो हो सकता है $1000 पे $10 हो, सही है, हो सकता है $1000 पे $500 हो। तो वो जितना कम रखेंगे आप,
ऐसा नहीं कह रहा कि आप इसको स्टेबल रखें, लेकिन आपका मेंटल पीस जो है ना वो बेसिकली असराफ को कंट्रोल करने में है। उस डॉक्यूमेंट्री, किसी और डॉक्यूमेंट्री में था कि जब अमेजोन नया नया आया था तो उसने वन क्लिक बाय जो था, वन क्लिक बाय, क्योंकि हम जब पहले ऐड करते हैं, ऐड टू कार्ट करते हैं, उसके बाद जाते हैं फिर उसको बाय करते हैं, तो उन लोगों ने एक ही दफ़ा जब अमेजोन, और ये पेटेंटेड था, जो 10-12 साल उनका पेटेंट रहा था, जिसकी वजह से जो यूएस का क्रेडिट कार्ड डेट है वो भी बहुत ज़्यादा हाई हो गया है, क्योंकि उन्होंने बस कंजम्पशन को ऑन कर दिया था। तो कुछ ताकि भी इकोनॉमी तेज हो जाए, इकोनॉमी तेज हो जाए, तो वो एक बलून है, ठीक है। अब इसको यही है कि भाई क्रेडिट कार्ड के, अब क्रेडिट कार्ड से किए हुए खर्चे एक्चुअली हवा में है, क्योंकि आपने ऐसी चीज से बाय किया है जो कि आपके पास है ही नहीं, मतलब मनी है ही नहीं आपके पास। और एक बंदे ने, और मैं देख रहा था उसकी वीडियो, ये सब यूएस के लोग हैं जो बेसिकली ये सब चीजें बता रहे हैं, हम तो फिर भी गरीब लोग हैं, वो तो फाइनेंशियली फिर भी साउंड है। तो उन्होंने कहा कि हमें लगता है कि जब अमीर जो होता है ना उसके पास ज़्यादा चीज़ें होती हैं, तो हम लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन का शिकार हो जाते हैं। हम क्या करते हैं, हमारी अच्छी तनख्वाह होती है, 10% रेज होता है या 5% रेज होता है, तो हम अच्छी गाड़ी निकलवा लेते हैं या अच्छा घर ले लेते हैं या कुछ कर लेते हैं। जबकि अमीर वो होता है जिसके अकाउंट में पैसे होते हैं, अमीर वो नहीं होता जिसके पास चीज़ें होती हैं। सही, तो रिच की डेफिनेशन जो है ना वो हमारे यूथ के लिए बहुत ज़्यादा ख़राब कर दी गई है, वो इसी तरह के इन्फ्लुएंसर्स ने ख़राब की है। ये इन स्किल सीख लो, पैसे आ जाएं, तो भाई पैसा नहीं है एक्चुअली, आपका मेंटल पीस है और किस तरह आप मनी को मैनेज करते हो। तो मनी मैनेजमेंट वाली चीज़ जो है ना, ये बहुत ज़्यादा मेरा ख्याल से मसला है जो यूथ को समझ में नहीं आ रहा कि मनी मैनेजमेंट में असल चीज़ है। मैं आपको यहाँ पर एक पॉइंट बिल्कुल बताऊं कि जो आपने गरीबों वाला मिसाल दिया, कि देखें ये एक स्पेशल कोई केस है, यानी एक ऐसी पर्सनैलिटी है। वैसे मैं हर चीज से इख्तलाफ नहीं करता, ना मैं इस चीज को पसंद करता हूँ कि ये ऐसा बिहेवियर हो कि एक दूसरे पे तान और तंज हो, ये ना हो। हम तो इस्लाह चाहते हैं माशरे की, जो हकीकत है। शायद ये कोई एक ऐसा केस है कि उसकी लाइफ में पास्ट में कोई बहुत डिप्रेशन के साथ रखा गया था उसे, और एकदम उसके पास पैसा आ गया तो वो एक सोसाइटी से रिवेंज चाह रहा है। हाँ, मुझे ऐसा लगता है, स्टोरी है उसकी, है ऐसी है, मुझे, मैंने देखी भी है, राइट। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, वही बात जो फुल टाइम क्वालिफिकेशन, जो पूरी फुल टाइम क्वालिफिकेशन और वो जो फाइनेंशियल लिटरेसी की है ना, वो मिसिंग है। आपको एक चीज पता है, इतना पैसा आप ओपनली दिखा रहे हो, वो बंदा कभी भी फंस सकता है, उसको पता ही नहीं है। वो इतनी मीडिया पे ओपनली दिखा रहा है। इस वक्त कोई भी हो, आप भी हो, मैं भी हूं, इस वक्त अगर कोई भी गवर्नमेंट का इदारा हमारी ऑडिट करने पर आ जाए ना, भाई 1-1 रुपए का हिसाब दो, हम नहीं दे सकते, आप भी नहीं दे सकते, मैं भी। क्या आप अपने हर फंड्स को मैनेज करते हो? नहीं कर सकते यार। सही बात। एक अंदाजे पे चल रहा होता है, भाई यहाँ से ही पैसा आ रहा है, यहाँ से भी आ रहा है। यार आप इतना पैसा ओपनली दिखा रहे हो, आप अपने आप को भी थ्रेट पे डाल रहे हो। भाई थ्रेट पे, ये मत कहना अमेरिका में क्राइम नहीं है। अमेरिका में मैं आपको बता दूं, हमारे क्रिमिनल जन्नती है। हमारे मासूम क्रिमिनल्स बेचारे आके सिर्फ आपको कभी नहीं मारते। अगर ये जितनी भी हमारे यहाँ हादसा, जो मौत के हादसा होते हैं, उसमें लोग रेजिस्ट करते हैं। अगर आप शराफत से दे दो, ये बेचारे गुटखा खाने वाले सीधी शरीफ डाकू हैं बेचारे, ये कुछ नहीं कहते आपको। वहां का उसूल पता है अमेरिका का? ये सुभान भाई मुझे हमेशा बोलते हैं, दुआ करना कभी कोई तुझे टकरे ना। वो लोग जो ब्लैक्स वगैरह आते हैं ना, वो पहले बंदे को ऐसा मारते हैं ना, ऐसा नॉर्मली तो जान से ही मार देते हैं, फिर छीनते हैं। क्योंकि वहां का कल्चर ये है कि नॉर्मली अज्यूम होता है हर एक के पास गन है। तो अब मुझे आपसे कुछ छीनना है और आपके पास गन है, तो मैं कितना डरूंगा नहीं, मैं पहले आपको कितना बुरी तरह लहूलुहान करूंगा, फिर आपसे पैसे लूंगा। तो ये बंदा खुद भी अपने आप को भी थ्रेट में डाल रहा है मेरी नजर में। फिर मैं एक चीज बोलता हूं कि ये जो कल्चर मार्केट में एस्टेब्लिश किया जा रहा है ना यार, पैसा ही हर चीज है, ये एक बहुत बहुत खतरनाक चीज है। यानी मैं कभी कभार तो चाहता हूं मैं ये वीडियो बनाऊं पेरेंट्स के लिए, और बल्कि आपके चैनल के थ्रू ये जा रही है कि भाई इसमें जो एक ड्रामा आया था, मैंने ड्रामा देखा नहीं है लेकिन मुझे उसकी स्टोरी पता है। और एक बात बता दूं, उसमें कोई फिलोसॉफिकल टच नहीं है। हम ये नहीं कह रहे पैसा हर चीज नहीं होता, लेकिन ये पर्सपेक्टिव गलत है। अब जरा मैं पर्सपेक्टिव तो सुने आपको एक ड्रामा याद है, मेरे पास तुम हो? बहुत हिट ड्रामा था, मैंने देखा नहीं है, मेरे पास टाइम, मुझे देखना है। फेसबुक पे देखा है मैंने। हाँ, वही कैटेगरी रीलों में चल रहा होता है। आप उस ड्रामे की स्टोरी क्या थी? वो जो बेचारी लड़की थी, उसके जहन में पैसों का इतना इन्फ्लुएंस था कि उसने अपने शौहर को धोखा दे दिया। यानी उसने कितनी बड़ी गद्दारी कर दी, और क्या जो कुछ भी था। अब इसकी वजह क्या थी? वो उस बच्ची का नहीं, उसमें स्टोरी ये थी कि एक ब्रॉटअप में ही मसला था उसके यार। तो मैं हमेशा बोलता हूं कि यार, स्पेशली बच्चों के लिए भी बोल रहा हूं, बच्चियों के ब्रॉटअप में तो ये चीज उनके जहन में डालेंगे, भाई पैसा हर चीज नहीं है। क्योंकि लड़की के पास एक हमेशा ऑप्शन होता है कि वो एक बटन दबाती है और पैसा क्रिएट कर लेती है। और इस वक्त हमारे माशरे में ये हो रहा है। मैं आपको व्यक्तिगत कह रहा हूँ, ये चीज इतनी बढ़ती जा रही है, ऐसे अकाउंट्स ओनली फैंस पे देखने को मिले हैं कि आपकी सोच है। भाई ये नॉर्मल चल रहा है, कराची में ऐसा नॉर्मल चल रहा है। लोग एक खर्चे पे पल रहे हैं, बस खर्चे पे। यानी यूनिवर्सिटी में पढ़ भी रही है लड़कियां, खर्चे पे पल। ये
सबके लिए मैं नहीं कह रहा भाई, लेकिन ये एक ऐसी सोसाइटी क्रिएट हो रही है। बिल्कुल तो ये जो बात है ना कि पैसा इज एवरीथिंग, पैसा इज एवरीथिंग, यानी किसी भी तरह आपको अमीर होना है, अमीर होना है, ये बार बार ये प्रेशर, ये अगर खुदा ना खास्ता आपके इस बात को कहने की वजह से कोई इस लाइन पे चले गया ना, तो ये एक गुनाह जारी है। यानी मैं एक बात बोलता हूँ कि जो लोग कंटेंट, आपने कंटेंट क्रिएटर का भी सवाल पूछा था, तो कंटेंट क्रिएटर के पास देखें दो चीजें होती हैं, या तो वो सवाब जारिया भी कर रहा होता है, कोई अच्छी बात आपने कर दी लोगों ने, और गुनाह जारिया भी कर रहा होता है कि आपने कोई गलत चीज कर दी और उसको लोगों ने फॉलो करना शुरू कर दिया, तो ये आपके लिए, आपके अकाउंट में नेगेटिव चलता रहेगा। है, मॉरल ऑब्लिगेशन है आपके ऊपर, और ये बड़ा मसला। और इसको लोग इसी तरह बेतपुरतपाक विद अबैंडन यूज कर रहे हैं कि भाई वो पैसे भी दिखा रहे हैं, फिर ऊपर से उल्टा सीधा फिर जो व्लॉगिंग का कंटेंट है, फिर फैमिली दिखाने का कंटेंट है, फिर उस पे क्या कर रहे हैं लोग, फिर उनको क्रिटिसाइज करके उनके व्यूज लिए जा रहे हैं जी। ये सब चीजें चल रही हैं, सब चीजें चल रही हैं, सब चीजें चल रही हैं, और लोगों को मसाला मिल रहा है। हाँ, लेकिन देखिए इसमें जो सबसे अहम मैंने बात की ना, कि चले यार एंटरटेनमेंट तो चल सकती है, एंटरटेनमेंट है, कुछ लोग फैमिली दिखाते हैं, कुछ लोगों को खुश कर रहे हैं, सही है। लेकिन इसमें जो एक अभी सुभान भाई ने वीडियो बनाई थी कि लोग एक दूसरे को जो बेवकूफ बना रहे हैं, और जो प्लानिंग के साथ ये इसका बहुत ख्याल, इससे बहुत एक्टिव रहा जाए कि भाई जो फाइनेंशियल फ्रॉड भी चल रहा है और जो साइकोलॉजिकली लोगों को मिसगाइड किया जा रहा है, वो चीज से बचा जाए। अच्छा मुस्तफा भाई, एक चीज ये भी देखी गई है, फॉर एग्जांपल मैं आई वुड लाइक टू टेक दिस अपॉर्चुनिटी के अक्सर में हम लोग अगर डिग्री और उसकी बात भी कर रहे हैं स्किल्स की, तो बहुत दफ़ा ये है कि एजुकेशन रिफॉर्म्स की कितनी ज़रूरत है या किस तरह के रिफॉर्म्स होने चाहिए हमारे एजुकेशन सिस्टम में, क्योंकि डिग्री लेने के बाद भी तो बंदा मतलब वो एप्लीकेबल स्किल्स नहीं है जो कि फ़ौरन के फ़ौरन उनको जॉब मार्केट में जगह दे सकें। जो स्किल्स चाहिए वो यूनिवर्सिटीज़ करा नहीं रही हैं, तो एजुकेशन रिफॉर्म्स जो हैं वो आपको क्या, आपका उस पे पर्सपेक्टिव है, किस हद तक होनी चाहिए? देखें वो तो ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है। देखें पहला टॉपिक तो हमने जो कवर किया वो ये था कि डिग्री वर्सेस स्किल्स, तो मैं दोनों को मानता हूँ। देखें डिग्री है और स्किल्स तो 1000% चाहिए, वरना तो काम ही नहीं हो सकता। लेकिन हाँ, अब हमारे जो एजुकेशन सिस्टम है ना, उसमें बहुत सारे फ्लॉज हैं, वो हम सब जानते हैं। जैसे अगर स्पेशली अगर हम अपना इंटरमीडिएट का बोर्ड देखें, तो मुझे आज भी याद है कि जो सवालात शायद मेरे टाइम पे आए थे वही अब आते हैं। और यहाँ तक कि यानी मुझे हंसी आती है कि मैथमेटिक्स, इंटरमीडिएट मैथ्स का हमारा ऐसा हाल था कि एक चैप्टर 7 था, उसी बुक में से 7.2 का एक सवाल आता था, फिर अगले साल ये आता था, फिर ये आता था, पहले से कोई एक वो गेस्ट पेपर्स प्रेडिक्ट हो जाते थे और एज इट इज वैसे ही पेपर आता था। लेकिन फिर भी अभी मैंने देखा कि इस साल 60% बच्चे फेल हो गए फर्स्ट ईयर में। यानी इतना कुछ करने के बावजूद, यानी ऐसा इजी सेटअप, यानी जिसमें आप रट्टा लगा के पास हो जाओ, फिर भी 60% लोग फेल हो रहे हैं। तो एक तो ये यूथ की गलत डायरेक्शन की क्लियर निशानदेही है। लेकिन इसमें अपडेट होना चाहिए, इसको ऐसा होना चाहिए कि भाई आप ऐसे क्विजेस बेस्ड लाओ, ऐसी स्किल्स इसमें इनकॉर्पोरेट करो, या सबसे बढ़कर टीचर्स ट्रेनिंग। अच्छा, इस पर एक बहुत किसी साहब ने बड़ी अच्छी बात बोली थी कि यार ये कोर्स अपडेट करना इसलिए भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि टीचर्स की ट्रेनिंग कौन करेगा? भाई टीचर्स भी उसी लेवल के चल रहे हैं, जो बाबे शाबे जो गवर्नमेंट कॉलेज में चल रहे हैं, वो उसी माइंडसेट के लोग चल रहे हैं कि वो एक ही चीज करना, और ये बहुत बड़ा टफ चीज होती है अपने आप को अपडेट करना। मैं इसकी आला मिसाल हूँ, आपको पता है जो पेपर्स मैं पढ़ाता हूँ ना एसीसीए में, वो ऐसे पेपर्स हैं जो हर साल चेंज हो जाते हैं। यानी जो मेरा टैक्सेशन का पेपर है, हर साल फिस्कल ईयर चेंज होता है, तो कितनी, और मैं यूके टैक्स पढ़ाता हूँ, तो जरा इकोनॉमी में चेंज आया तो वो टैक्स रेट चेंज कर देते हैं, पर्सनल अलाउंस चेंज कर देते हैं, कॉर्पोरेशन टैक्स में ये वो कितनी चीजें, फॉरेन फंडिंग चेंज, ये चेंज। तो आपको पता है हमें हर साल पढ़ना होता है। यानी मेरे घर बेगम तो ये बोलती है कि मैंने शायद एक स्टूडेंट से शादी कर ली है। तो सीधी बात है, ये इस चैलेंज को कोई फेस करने को तैयार नहीं, और ये चैलेंज की जरूरत है। लेकिन इसमें गवर्नमेंट के साथ साथ प्राइवेट बॉडीज का भी, यानी प्राइवेट स्कूल्स को भी इसमें बहुत सारे एक्शन लेने पड़ेंगे। और मैं देखता हूँ बहुत सारी ऐसी प्राइवेट स्कूल्स हैं जिन्होंने अपने तौर पे बहुत सारी पॉजिटिव रिफॉर्म्स किए हैं। यानी ऐसी बहुत सारी चीजें की हैं, आफ्टर स्कूल एक्टिविटीज की हैं, बच्चों को ऐसी चीजें इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं, बच्चों के अंदर स्किल्स के, वो बच्चे आगे जाके। लेकिन डेफिनेटली सारी स्कूल्स नहीं है, तो इस पे एक लीडरशिप की भी जरूरत है। ऐसे सेशंस, ऐसे सेमिनार्स, ऐसी वीडियोस की भी जरूरत है, जो ऐसे पॉजिटिव कंटेंट जिस पे हमने आज बात की, उसकी भी जरूरत है कि वो भी इसको चीज को लेके चलें। फिर बच्चों के लिए, बच्चों के एंड पर भी ये जरूरत है कि भाई अब इतना कांस्टेंट दुनिया में चेंज आ रहा है, इतना तेज दुनिया में चेंज आ रहा है कि वो इस चेंज को साथ साथ पकड़ें। बल्कि मैं एक बात बोलता हूँ, इस वक्त एक चीज चल रही है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। मेरा मानना यह है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे काम करना चाहिए था आज से 5 साल पहले, जब वो बिल्कुल कुछ लोग जानते थे। उस टाइम आपको आ जाए तब बेनिफिट है। इसकी आला मिसाल मैंने अपनी ऊपर रख के भी आपको दी थी कि हम कोविड जब आया फिर तो सबने ऑनलाइन पढ़ाना ही था ना
भाई मजे की बात, विजन ये था कि कोविड से पहले आप ऑनलाइन में उतरो यार। और हम लोग हमारा सबसे बड़ा बेनिफिट ये था कि हम लोग कोविड से पहले ऑनलाइन में उतरे थे और हम लोग रेडी थे। तो कोविड ने तो हमें एक कैटलिस्ट का फॉर्म दिया कि हम लोग एक्सपीरियंस लोग थे और हमें फौरन से वो अपॉर्चुनिटी मिल गई। बात समझ रहे हैं? इसको मैं स्टॉक मार्केट पे रख के समझाता हूँ। देखें, आपको अगर किसी शेयर में कमाना है ना, तो कमाओगे तब आप जब वो शेयर, जब किसी को भी नहीं पता, जब लोग उस पर थू कर रहे हैं यार ये तो नई कंपनी है, उस वक्त विजन देख के शेयर्स बाय करने होते हैं। एक बार न्यूज मार्केट में आ गई फिर थोड़ी रुकेगा, फिर तो वो एकदम अपर लॉक लग जाता है, फिर थोड़ी रुकेगा। सीधी सी बात है, यही सैचुरेट हो जाएगा। यही प्रॉपर्टी मार्केट में भी है। प्रॉपर्टी मार्केट में आप किन प्रॉपर्टीज में कमाते हो? डेवलपमेंट में नहीं। जब एक बुरा खाली सुनसान प्लॉट पड़े होते हैं, वहां कोई बंदा जाने को तैयार नहीं होता, उस टाइम आप विजन बनाते हो कि मैं यहां खरीदूंगा तो मुझे जब ये डेवलप होगा तो मुझे इतना बड़ा मल्टीप्लायर इफेक्ट मिलेगा। तो ये वाला पॉइंट बच्चों के जहन में होना चाहिए। ये लॉन्ग टर्म ये लॉन्ग टर्म है। मैं यहाँ पर एक और चीज बता दूं कि अब अपकमिंग क्वालिफिकेशंस कौन सी आने वाली हैं। जैसे आपको पता है कि एक चीज है, क्या कहते हैं उसे यार, भंग को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सी से marijuana? नहीं, एक और नाम है, कैनबिस। यस, अब एक इंडस्ट्री दुनिया में कैनबिस की, वीड की, ये शुरू हो गई है। अच्छा, पहले मैं एक बात बोल दूं, मैं इन सब चीजों को गलत मानता हूं, लेकिन क्या करें, दुनिया में इनकी इंडस्ट्रीज एस्टैब्लिश हो चुकी है भाई, इनकी इंडस्ट्री एस्टैब्लिश हो चुकी है। यानी इस वक्त करंटली इसकी जो कैनबिस की मार्केट है ना, जो ग्लोबल, वो कुछ $27 बिलियन की है, और वो 2028 के एंड तक $200 बिलियन की मार्केट होने वाली है। अब जरा सोचें, इतनी बड़ी मार्केट है। इस वक्त यूएस में, यानी न्यूयॉर्क में, अगर आप जॉब के लिए जाए ना, और अगर आपके जो मेडिकल टेस्ट है उसमें अगर वीड वगैरह आ जाए, तो अब वो कोई मसला नहीं है, वो आपको फिर भी हायर कर लेंगे। अब आप इस बेसिस पर एम्प्लॉयर डिनाई नहीं कर सकता। यहां तक कि अमेजोन ने भी 2021 के बाद जो मेडिसिन के अंदर जिस तरह अल्कोहल नॉर्मल होता है, तो इसी तरह अगर वीड और मैरिजुआना ये सब चीजें इसमें इंक्लूडेड हैं, तो अब वहां कोई मसला नहीं। हाँ, मिडिल ईस्ट में आज भी बैन है, लेकिन उस पूरी साइड पे वो सब चीजें अलाउ हो गई हैं। मैक्सिको जो यूएस से बिल्कुल करीब लगता है, मैक्सिको में अब ये चीज नॉर्मल है, आप घर में वीट का पौधा उगा सकते हो, ये सब चीजें नॉर्मल है। तो अब आप बोलोगे यार ये तो यार बहुत गलत काम कर रहे हैं, ये तो नशे प्रमोट कर रहे हैं। भाई इसके पीछे इनके बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स हैं। एक ऑब्जेक्टिव तो ये है कि इन्होंने टूरिज्म को अपने बूस्ट कर दिया। जब दुनिया भर से टूरिस्ट आता है, और टूरिस्ट इस वक्त मेजॉरिटी, एक बड़ी आवाम बिगड़ी हुई भी है, उनको ये सब है, तो वे सब प्रोवाइड कर रहे हैं, उनसे पैसे कमा रहे हैं, नंबर 1, राइट। नंबर 2 ये है कि जब ये चीजें बैन थी ना, तो उनकी पुलिस को क्या करना पड़ता था, तो वो इन्हीं चीजों के चक्करों में लग रही थी, और रियल क्रिमिनल्स जो लोगों को मार रहे थे, लोगों का पैसा छीन रहे थे, वो बच के भाग रहे थे। तो अब उन्होंने कहा हमारा कोर्ट, हमारी पुलिस सब रिलैक्स हो जाएगी, जो फोकस करेंगी, जो असली चोरों पे फोकस करेगी। फिर उन्होंने एक और बात भी बोला जब हमने ये चीज अलाउ कर दी ना, तो हम इसको एक अल्कोहल का रिप्लेसमेंट भी मानते हैं, कि अब लोग आहिस्ता आहिस्ता अल्कोहल से हटना शुरू होंगे। तो अब जरा सोचें, मैं ये इंडस्ट्री की बात कर रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा भाई आप लोग ये चीजें शुरू कर दो, बहुत बुरी चीजें हैं, कभी नहीं करना, लेकिन भाई अब इनकी क्वालिफिकेशंस आ गई हैं मार्केट में। ऐसी 12 यूनिवर्सिटीज आ गई जो कैनबिस पे बैचलर्स करा रही हैं, 1-2 यूनिवर्सिटीज इस पे मास्टर्स भी करा रही हैं अमेरिका की। तो अब ये इसमें बहुत सारी फील्ड्स बनेंगी। इसमें यानी क्राइम की फील्ड में काम होगा, इसमें मेडिकल की फील्ड में, केमिस्ट्री की फील्ड में काम होगा, मार्केटिंग, इसकी मार्केटिंग कैसे करना है, इसके लीगल इश्यूज को कैसे हैंडल करना है, तो इन सब की डिमांड बढ़ेगी। अभी इस वक्त करंटली 4 लाख जॉब्स हैं इसकी, लेकिन आगे इसकी जॉब्स बहुत ज्यादा बढ़ने वाली हैं। तो अब ये एक ऐसा प्रोफेशन है जो अगर इंसान अभी इसमें कोई बैचलर्स या मास्टर्स कर लेता है ना, तो वो जब वहां तक पहुंचेगा ना, तो ह्यूज डिमांड होगी और वो उससे उठा लेगा। इसी तरह अब यूके की कुछ यूनिवर्सिटीज ऐसी क्वालिफिकेशन करा रही है, मास्टर्स इन प्रोफेशनल गेमिंग। भाई गेमिंग एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। इसी तरह ई स्पोर्ट्स मैनेजमेंट के ऊपर यूके की कुछ यूनिवर्सिटीज मास्टर्स करा रही हैं। तो ये चीजें, ऐसी चीजें बच्चा डिसाइड करे, ऐसी चीजें करे कि जो अभी बहरहाल ऐसा लग रहा है कि कुछ नहीं है, लेकिन अभी बिल्कुल वो स्टार्टिंग के स्टेज पर और एकदम वो बूम कर जाएंगे। असल में मैं आपसे ये पूछना चाह रहा था, क्योंकि आप तो बेसिकली ट्रेंड्स को देख रहे होते हैं, और आपका एनालिसिस जो होता है वो फ्यूचरिस्टिक भी होता है, आपकी अपनी भी स्टडीज़ हैं, फिर डेफिनेटली यू हैव टू अपडेट योरसेल्फ एज पर योर एजुकेशनल बैकग्राउंड एंड प्रोफेशनल बैकग्राउंड। अगर फॉर एग्जांपल मैं बोलूँ कि 3 से 5 कोई ऐसी इंडस्ट्रीज, जैसे हमने एआई की बात की, जैसे आपने गेमिंग की बात की, तो अगर हम थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करें, क्योंकि देखें हम लोग पैसा कमाना चाहते हैं और हम लोग किसी ऐसे चीज़ में काम करना चाहते हैं जिसमें कोई और ना करे, कंपटीशन ना हो। तो अगर आप यूथ के लिए कोई बात करना चाहें, या फिर हम जैसे लोगों के लिए बात करना चाहें जो करियर स्विच करना चाहते हैं, कि भाई 5 से 10 साल के बाद ना, अगर इस इंडस्ट्री में तुम काम करोगे, जैसे आपने गेमिंग और मैरिजुआना का बताया, तो मैं चाहूँगा कि 2-4 फील्ड्स आप और ऐसी बताएं जिसमें लोगों को, अभी आपके जहन में ये है कि लोगों को तो पता ही नहीं है इसका, कि ये चीज़ यहाँ भी जा रही है।
तो देखिए क्या मैं होंगे? ये जरूर कहूंगा कि जैसे मैंने आपको भी कैनबिस की ये पूरी इंडस्ट्री बताई। अच्छा, मैं एक बात हमेशा बोलूंगा कि लोग ये याद रहे, खाना खाना नहीं छोड़ेंगे। चाहे दुनिया जितनी भी एडवांस हो जाए, लोग खाना खाना नहीं छोड़ेंगे। तो आप फूड से कनेक्टेड किसी भी इंडस्ट्री में रहेंगे, कोई ऐसा मसला नहीं है। लोगों को रहना है, इस इंडस्ट्री में रहें। हेल्थ केयर कभी खत्म नहीं होगा। हाँ, इन इंडस्ट्रीज में जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट आ रही है ना भाई, उसको जरूर पकड़ लो। जैसे ये एक बहुत रूटीन सवाल है कि भाई एआई आके हमारे प्रोफेशन पे भी, और वाकई है, एआई आके अकाउंटेंट्स को रिप्लेस कर देगा। तो एआई उन अकाउंटेंट्स को रिप्लेस करेगा जिनको एआई नहीं आता। हाँ, नहीं आता। जिनको एआई नहीं आता, प्रॉम्प्ट सीधी बात इंजीनियरिंग वाली चीज आ ये गई। बात नहीं। देखें, जैसे एक दौर में हल चलाया जाता था, तो ट्रैक्टर आया, ट्रैक्टर ने उन लोगों को, उन किसानों को रिप्लेस करा जो अपने आप को एजुकेट नहीं कर पाए। और उस ट्रैक्टर्स के आने के बाद कितनी जॉब्स क्रिएट हुई, बेतहाशा जॉब्स क्रिएट हुई हैं। तो ये बात सोचना छोड़ दें, और इस बात को जहन में रख के आप अभी करंट अपनी स्टडीज छोड़ के, कुछ लोग बैठे हुए हैं कि यार ये सब प्रोफेशन तो खत्म हो जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसी तरह ये भी एक मार्केट में चूरन चल रहा है कि अभी ऑयल एंड गैस भी टोटल खत्म हो जाएगा। ये 10 साल पहले भी चल रहा था फॉसिल फ्यूल्स खत्म हो जाएंगे। हाँ, ऑयल एंड गैस आज भी है, आज भी चल रहा है भाई, ऐसी अल्टरनेटिव बात नहीं एनर्जी है। आ जाएंगी, लेकिन और मैं वो आपको हमेशा exist एक करेंगी। रियलिस्टिक बात बताता हूँ, सुने। मुझे सुभान भाई ये बात बोलते हैं कि भाई ऑयल एंड गैस, जैसे अगर हम यूएस को देखें ना, तो यूएस में कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जो, जैसे टेक्सास ऑयल एंड गैस का हब है, तो ऑयल एंड गैस को इतना आसानी से खत्म भी नहीं होने देंगे, वरना तो टेक्सास पूरा बैठ जाएगा। और वहां पॉलिटिकल फड्डा भी चल रहा है, यानी जो उनकी एक लिबरल पार्टी है, क्या कहते हैं उसको, डेमोक्रेट्स, और दूसरी जो है वो रिपब्लिकन्स। तो टेक्सास जो है वो रिपब्लिकन्स का हब है, जो ऑयल एंड गैस को सपोर्ट करती है। तो भाई अगर ऑयल एंड गैस पूरा बिठा दिया गया, तो रिपब्लिकन पार्टी पे कितना इफेक्ट आ जाएगा, पूरी उसकी टेक्सास की इकोनॉमी पे आ जाएगा। फिर कुछ लोग ऐसे भी माइंडसेट के हैं कि जिनको इंजन की आवाज पसंद है, यार वो आवाज से खेलते हैं, उनको वो कहते हैं हम इलेक्ट्रिकल कार में नहीं जाएंगे। ऐसे ही तो दुनिया में हर तरह की चीजें हैं, हर तरह की इंडस्ट्री अभी एग्जिस्ट कर रही है। और ये बोल देना कि ऑयल एंड गैस टोटली खत्म हो जाएगा, ये बात मुनासिब नहीं है। यानी बिल्कुल आप इस चीज को माइंड में रख के आप अपनी एजुकेशन ही छोड़ दो कि यार ये सब चीजें खत्म हो जाएंगी, ऐसा नहीं है। दुनिया में बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं, बल्कि मैं ये भी बोलता हूँ कि कुछ कंट्रीज में चेंज लेट आता है। पाकिस्तान में जैसे काफी लेट आ रहा होता है कुछ चीजों में, तो वहां कुछ मार्केट चलती रहेंगी, इस चीज को भी जहन में रखें। और हाँ, साथ साथ अपने आप को अपग्रेड करें, बिल्कुल जो हम सब मेरा ख्याल से इस दौर में बच्चों को एजुकेट करने से ज्यादा जो आपके और मेरी उम्र के पेरेंट्स हैं ना, हमें ज्यादा एजुकेट करने की जरूरत है अपने आप को। क्योंकि बच्चे तो उस्ताद बन के आपको सिखा रहे होंगे, लेकिन आप उन चीजों में अटके रहेंगे कि नहीं हमारे दौर में तो ऐसा होता था और ये ऐसा हो नहीं सकता। तो मेरे ख्याल से हमें अपने आप को ज्यादा एजुकेट करने की जरूरत है। यानी वही है ना, एक साहब बोलते हैं, बड़ी अच्छी बात बोलते हैं कि हमें बच्चों के लेवल पे आके सोचने की जरूरत है। यानी हमारे दौर की लता मंगेशकर जायज थी, आज के दौर का उसका बेचारे का ब्रिटनी स्पीयर्स को तुमने नाजायज कर दिया। हमने भी अपने दौर में उस वक्त के जो भी थे मजे किए हैं ना, ऐसे ही। तो एटलीस्ट बेशक आप उनको अच्छी बात सिखाएं, लेकिन कुछ चीजों को एक्सेप्ट भी करें। बल्कि एक बड़ी मैं इंटरेस्टिंग बात करता हूँ, क्योंकि आपका टॉपिक है ये, मैंने देखे आपके बहुत सारे पॉडकास्ट के ऊपर है कि कई बार जो पेरेंट्स है ना, वो बच्चों का लेवल समझ ही नहीं पा रहे होते। आप जरा सुनिएगा इस बात को। भाई बाप लेट अस से है 50-55 का, और बच्चा है 16 साल या 18 साल का। बाप 50 की एज में जाके यार इंसान की डिजायर्स नीचे आ जाती हैं यार, बूढ़ा हो जाता है बंदा यार। अब वो अपने पे रख के बच्चे को मत सोचे यार, बच्चा तो आ गया 18 साल, अपना 18 साल सोचो जरा कैसा था, अपना 18 साल कैसा था जरा सोच लो। मैं बोल नहीं रहा, कंपेयर करो ना, मैं बोल नहीं रहा अपना 18 साल कैसा था भाई। 18 साल वाला जब पहली बार चीजें देखता है, उसका तो कुछ अरसे तक के लिए दिमाग ऑफ हो जाता है यार, सुन हो जाता है बिल्कुल, वो यार ये क्या हो रहा है। तो यार माँ बाप को उस लेवल पे आके सोचना चाहिए कि यार बच्चों की क्या नीड्स है भाई, हकीकत है। सही बात। ये बड़ा अच्छा किया, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले मेरा बेटा, मुझे अच्छी तरह याद है कि उसको शौक है थोड़ा चेन पहनने का, थोड़ा बाली पहनने का ना कुछ, और हमारे अब्बा जो है काफी स्ट्रिक्ट रहे हमें जमाने में। अच्छा, मेरा ये था कि यार सही है, सिंपल सी बात, थोड़ा चिल करो, क्योंकि मुझे अच्छी तरह याद है हमारे अब्बा इतना स्ट्रिक्ट रहे कि मैं जिंदगी में कभी डांस नहीं किया मैंने ना। मैंने बहुत सारे ऐसे चीजें इंजॉय कर सकता था जो मैं डांस कर सकता था लोगों के साथ, लेकिन मेरे यहाँ डांस करने को छिचोरा कहा जाता था कि तुम छिचोरे हो। तो ये इस तरह की चीज अब मैंने अपने बच्चे के साथ कभी ये नहीं किया। तो हमें ये भी सोचना चाहिए कि हमारी पेरेंटिंग में कौन से ऐसे फ्लॉज थे जो हम थोड़ा सा उसको लीनियंट कर सकते हैं। तो अभी कुछ दिन पहले वो बाली पहना हुआ था, अब्बा मेरे घर पे आ गए, तो हम सेपरेट रहते हैं, तो एकदम से डांटना शुरू कर दिया, क्या लगा रखा है ये और छिचोरपन ये वगैरह। तो बाद में मैंने उनको समझाया, मैंने कहा देखिए बच्चा है, वो कोई मसला नहीं है, क्योंकि मुझे भी शौक चढ़ा था, आपने मना कर दिया था, हमने ठीक है, लेकिन आपको कहीं ना कहीं स्टैंड लेना पड़ता है। और आगे की जो जनरेशन है ना, वो असल में आपको सिखा रही होगी, क्योंकि जिस तरह वो स्क्रॉलिंग कर रहे होते हैं ना जी, और जिस स्पीड से इंफॉर्मेशन उनको मिल रही है, तो अब उस स्पीड को आपको बेसिकली ये बताना है कि आपके पास वो विजडम है जो उस बच्चे के पास नहीं है, लेकिन उसके पास वो नॉलेज है,
और आप जो उसकी आपके- नॉलेज और आपका विजडम मिलके ना जो कॉम्बिनेशन बना सकता है वो आपकी सोच है। लेकिन हमारा मसला है कि हमारा विजडम ज्यादा अच्छा है, तुम्हारी नॉलेज बेकार है। तो जिस स्पीड से वो नॉलेज पकड़ रहा है ना, आप बहुत जल्दी डायनासोर होने वाले हैं। लोगों को समझ में नहीं आ रहा कि कितनी जल्दी आप बुड्ढे होने वाले हैं। तो ये अच्छा, इसमें मैं आपसे बात करना चाहूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अच्छा होगा, पेरेंटिंग मेरा बड़ा दिल से करीब टॉपिक है भाई, सिंपल सी बात है, मैं बड़ा खुल के बात करना चाहता हूँ इस पर, क्योंकि हमारे यहाँ जो खास तौर पे आपकी मेरी उम्र के पेरेंट्स हैं ना, वो ज्यादा फ्लॉड हैं। तो बच्चों की तरबियत के लिए फॉर एग्जांपल अगर मॉडर्न पेरेंटिंग के लिए बोला जाए, 2 से 3 ऐसी बातें जो जहन में रखनी चाहिए, तो आपको क्या लगता है? देखिए, ये तो एक ऐसा टॉपिक है कि अगर इस पे बात की शुरू की जाए ना, तो शायद मुझे अच्छा, टीचर भी आप मुझे देखते हैं डिनर सब कुछ कराना है। पड़ेगा आपको, हाँ। इतना लंबा टाइम, इतना गहरा टॉपिक है। हम्म, यानी इसके बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं। जैसे एक तो ये है कि हम बच्चों को गलत टाइम पे उनको नसीहत कर रहे होते हैं, सही बात सही कर रहे होते हैं, वक्त गलत होता है। बहुत गलत होता तो है। कहते हैं कि बच्चों के लिए कुछ टाइम्स ऐसे होते हैं जब उनका रिसेप्टिव मूड ऑन होता है। अगर आप उस वक्त वो बात बच्चे को समझा देना तो वो बात एक्सेप्ट कर लेगा। और वो नॉर्मली लिखा है साइकोलॉजिस्ट ने, वो 4 टाइम है। एक तो सोने का वक्त, स्लीपिंग का वक्त। सोते वक्त आपको होता है ना, माँ उसको लोरी सुना रही होती है, या आप वो बच्चा उस वक्त रिलैक्स होता है, आप उसको कोई भी बात समझो ना, उसके प्राइवेट बात चल रही होती है आपकी, आप उस टाइम कोई भी सैंडविच अप्रोच में कोई भी बात उसके जहन में डालोगे, वो एक्सेप्ट कर लेगा। ये लिखा हुआ है साइकोलॉजिस्ट ने। सेकंड, ये खाना खाने के वक्त। खाना खाने के वक्त भी बच्चे का रिसेप्टिव मूड ऑन हो जाता है और आप उसको डांट रहे होते हो उस वक्त। यानी उस वक्त वो आपसे बातें करने के मूड में होता है और आपसे कुछ सीखने के मूड में होता है, उस टाइम आप सिखा दो। तीसरा, गौर करना, मैं बोल रहा हूँ आपको याद आएगा, ड्राइविंग के टाइम जब बच्चा गाड़ी में अब्बा के साथ बैठा होता है ना, और वो चीजें देख रहा होता है, अब उसका फिर रिसेप्टिव मूड ऑन हो जाता है, वो सवाल जवाब शुरू करता है। ये वो टाइम होता है जब बाप उसके जहन में कोई अच्छी बात डाल सकता है। और एक आखिरी बात जो बहुत अहम है और वो सब मानेंगे, और वो ये है कि अगर खुदा ना खास्ता बच्चा बीमार हो जाए, जब इंसान बीमार हो जाता है तो उसको अपनी कमजोरी पता लग जाती है, वो वीक हो जाता है, बिल्कुल कमजोर हो जाता है। अब अगर आप उसको कोई बात समझाओ तो उसका रिसेप्टिव मूड तेज होता है, यहां पर वो बात जल्दी एक्सेप्ट कर लेता है। तो एक तो ये है कि आपने राइट टाइम पे समझानी है। दूसरा, आप गौर से सुनिएगा, बहुत अहम बात कर रहा हूं, बच्चे से आपने बच्चे के लेवल पे आके बात करनी है। इस पर हमारी इस्लामिक हिस्ट्री से एक बहुत आला एग्जांपल मिलती है, गज़वा बदर की। गज़वा बदर में जब मुसलमान जानना चाहते थे, सहाबा जानना चाहते थे कि यार उधर काफिरों की तादाद कितनी है, तो उनको एक बच्चा मिला जो वहां से होकर आया था। तो उससे पूछा, भाई वहां कितने हैं? तो वो कहने लगा शायद 200 हैं या 300 हैं या 500 हैं या 1000 है। अब इतना बड़ा वेरिएशन। तो साहबा ने उस बच्चे पे थोड़ी सख्ती की, बोला यार सही बताओ। तो उसने कहा भाई मेरी नजर में 200 300। तो फिर वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ले आए। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी यही सवाल किया कि भाई कितने बच्चे थे, तो कितने लोग हैं वहां? तो बोला शायद 200 हैं या 300 हैं या 500 या 1000। इतनी बड़ी वेरिएशन 200 से 1000 तक। तो अब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सवाल को चेंज किया। सुनिए कैसी जहानत थी। उन्होंने कहा ये बताओ कि वहां जब खाना पकता था तो कितने बड़े जानवर कटते थे? तो उस बच्चे ने जब ये सवाल किया ना, तो उसने कहा 9। उसने कहा 9 या 10, 9 या 10, यानी अब उसने एक्यूरेट जवाब दिया। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फौरन से कैलकुलेट कर लिया, 9 या 10 का मतलब ये है कि एक बड़ा जानवर 100 लोग खा लेते हैं। तो बोला 900 1000 के करीब, यानी इस तरह उन्होंने, मैंने अप्रॉक्स फिगर बता रहा हूँ, एग्जैक्ट नहीं बता रहा। तो देखें, अगर आप बच्चे से उसके लेवल पे आके सवाल करें ना, तो वो फौरन से एक्सेप्ट कर लेगा। बल्कि अब तो यहां तक भी स्टडीज आ गई हैं कि ये जो ल्यूनर टाइम टेबल्स होते हैं, जैसे आपको पता है चांद की जो 13, 14, 15 की डेट होती है जब चांद बिल्कुल पीक पे होता है, तो आपने देखा होगा समंदर में भी उस वक्त तेज लहरें होती हैं। यानी शिप का सफर भी उस टाइम खतरनाक हो जाता है, क्योंकि उस टाइम तुगयानी होती है, वो एक तेज टाइम होता है। तो कहते हैं कि उस टाइम बच्चों पर भी यही असरात होते हैं, बच्चा भी अपनी एनर्जी की पीक पे होता है। तो अब आप अगर उसको कोई नई चीज सिखाना चाहोगे या नसीहत करोगे, एक्सेप्ट नहीं करेगा, बल्कि आप कोशिश करके उसकी एनर्जी को किसी तरह स्पोर्ट्स वगैरह में लगा के उसकी एनर्जी को थोड़ा उसको मसरूफ करके उसकी एनर्जी को लाइट करो। और जब वो टाइम पीरियड निकल जाए ना, तो फिर उसका रिसेप्टिव मूड ऑन हो जाता है, तब आप उसको कोई नई बात सिखा दें। तभी आपको पता है कि हमारे रिलीजन में भी ये सुन्नत भी है कि आप 13, 14, 15 के रोजे रखें, क्योंकि उस टाइम इंसान में तेजी होती है और रोजा इंसान को काम डाउन कर देता है। तो ये बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो पेरेंट्स को सीखने की जरूरत है, और अब बच्चों के लेवल पे आने की जरूरत है। ये बहुत जरूरी है, और अगर ये नहीं करेंगे तो आपके सामने है कि एक बड़ा गैप क्रिएट होता ही जा रहा है। और इसमें मैं एक अपॉर्चुनिटी जरूर लेना चाहूँगा एक सवाल का, जो कि थोड़ा सा इंटीमेट किस्म का है, लेकिन बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब बच्चे बड़े होते हैं, फॉर एग्जांपल आजकल तो टीन से पहले बच्चे बड़े हो जाते हैं ना जी, सही हकीकत। तो लोग 4th 5th क्लास में अच्छे खासे बच्चे बड़े हो जाते हैं। हम लैंग्वेज देख रहे हैं, हमें समझ नजर आ रहा है। देख रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। तो ये जो बच्चीबाजी का एलिमेंट है जो शुरू होता है कि वो जाहिर है आपके हार्मोन्स ठाटे मारने लगते हैं। अब फिर घर में भी रिलेशनशिप आप देख रहे होते हो कि फॉर एग्जांपल अब तो ग्लोबली एक ट्रेंड चल चुका है न्यूक्लियर फैमिलीज का या फिर सिंगल पेरेंटिंग का। मैं देख रहा था एक पॉडकास्ट, उस बंदे ने कहा था कि आजकल के बच्चे इसलिए सॉफ्ट हो गए हैं कि बहुत सारे सिंगल मदर्स अब रेस कर रही हैं अपने बच्चों को, जिसकी वजह से वो घर में रोल
रोल मॉडल्स बाप का देख ही नहीं रहे नहीं। और बाप का या फिर बाप दबके इतने रहते हैं कि वो बहुत बहुत ज्यादा डोमिनेटिंग खवातीन हैं या फिर इस तरह की चीजें हैं। तो ये सारे जो लवाजमात होते हैं ना, ये कहीं आपकी पेरेंटिंग से आते हैं और आपके अपने बच्चों के रिलेशनशिप डायनामिक्स को अफेक्ट कर रहे होते हैं। तो एज अ पेरेंट, आप पेरेंट को क्या सलाह देना चाहेंगे कि जब बच्चा इस उम्र में आए और वो उसकी थोड़ी सी सेंसेस हर किसी के होते हैं, लेकिन एकदम से उसको रिएक्ट नहीं करना चाहिए, पहले अपनी पेरेंटिंग ठीक करें, अपने रिलेशनशिप पे काम करें, तो वो कौन सी ऐसी लर्निंग्स हैं आपकी जो कि बेसिकली बच्चों को इस तरह से ओरिएंटेशन करेंगे कि भाई खवातीन से अट्रैक्शन महसूस होती है तो बच्चीबाजी का एलिमेंट डिफरेंट होता है, किस तरह रिस्पेक्ट का एलिमेंट आना चाहिए और किस तरह आपको लाइफ पार्टनर चूज करना चाहिए अपना? देखिए ये तो बहुत ही डीप टॉपिक्स हैं, बहुत डीप टॉपिक्स हैं और डेफिनेटली इस पे मल्टीपल राइज हैं लोगों की, बहुत सारे लोगों के अलग अलग अपने अपने ओपिनियंस हैं। और मैंने कहा ना कि सबसे पहला स्टेप तो ये है कि जब आपने लाइफ पार्टनर सेलेक्ट करना है ना, उस टाइम ये देख लें, उस टाइम ये चीजें देख लें। क्योंकि देखिए एक होता है शॉर्ट टर्म रिलेशनशिप, तो बंदा ऐसे ही कैजुअल रिलेशनशिप चल रहा होता है, लेकिन जहां आप लॉन्ग टर्म की बात करते हैं, जहां आप फैमिली की बात करते हैं, तो उसमें सामने वाले का आपके साथ माइंड मैच करना बहुत बहुत मैटर करता है, राइट। उसमें आप दोनों, यानी मैंने जैसे आज की पॉडकास्ट में मैंने एग्जांपल दी थी कि कई बार एजुकेशन लेवल्स का मैच होना भी बहुत जरूरी है। कई बार इंसान कहता है यार अभी शादी हो नहीं रही, चलो यार किसी से भी कर लो, ये गलत है भाई, ये चीजें देख लें। क्योंकि अगर एजुकेशनल लेवल मैच नहीं करेगा तो कई बार आप कितनी जगहों पे ले जाते हुए डरोगे, आप कितनी जगहों पे ले जाते हुए आप डरोगे कि यार ये मेरे लेवल की नहीं है। हकीकत है ये बात, यानी कुछ चीजें लेवल का नहीं है, लेवल की कुछ नहीं है, चीजें, हाँ कुछ चीजें सच है जिनको हम मान लें। हो सकता है कई बार 18, 20, 25 की एज में ये चीजें आंखों पे पट्टी बंधी हुई होती हैं, जो माँ बाप देख रहे होते हैं, दूर से देख रहे होते हैं कि भाई ये चीजें गलत है। तो पहले तो इस लेवल से आप करेक्शन क्रिएट करें। सेकंड ये है कि बच्चों के सामने कभी भी पेरेंट्स की कुछ डिस्कशन नहीं होनी चाहिए। जैसे ये जो बच्चों को जो साइकोलॉजिस्ट कहते हैं जो सबसे बड़ा नेगेटिव इंपैक्ट जाता है वो माँ बाप के फड्डे का है। अगर आपने ओपनली एक दूसरे को जलील करना शुरू कर दिया इन फ्रंट ऑफ किड्स, तो वो चीजें बच्चों पे डेफिनेटली, और फिर बच्चों की लैंग्वेज आप देख लें, कुछ ही दिनों में आपको नजर आ जाएगी कि वो भी इसी तरह की लैंग्वेज यूज कर रहे होंगे। तो यहाँ आपने दोनों मियाँ बीवी को कंट्रोल करना है। यानी इसमें कई बार ऐसी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि अगर एक बंदा थोड़ा हाइपर हुआ ना, तो वो दूसरा बंदा उसको कंट्रोल करे। ये होता है यार कई बार। देखें शादी में यानी एक समझ लें कि एक मिल के चलने वाली गेम होती है। तो एक बंदा अगर एक्सट्रीम लेवल पे जा रहा है तो दूसरा उसको कंट्रोल करे और फिर वो बाद में इंडिविजुअली उसको समझा दे। लेकिन अगर ओपनली दोनों तरफ से आग लग गई तो फिर तो बच्चों की ऐसी तैसी हो जाती है और बच्चों पे उसका नेगेटिव इंपैक्ट आना शुरू हो जाता है जो आपके सामने होता है। अच्छा, तीसरी चीज ये है कि अब जैसे आपने कहा ना कि बच्चे ग्रो होते हैं, तो हमारे रिलीजन में भी यह है कि 10 साल के बाद उनके बिस्तरों को अलग करें। ये चीजें, ये भी एक बड़ा इशू है कि ये लाजमी इस चीज पे करें। फिर मैं हमेशा बोलता हूँ कि बच्चों के साथ इन्वॉल्व हो। जैसे मैं आजकल पर्सनली क्या कर रहा हूँ बताऊँ, जैसे मुझे ज्यादा शौक जिम का है, जो सच है कि मैं वेट लिफ्टिंग करूँ, जिम में दूं। लेकिन हमारे जिम में वेट लिफ्टिंग का भी ऑप्शन है, स्विमिंग का भी ऑप्शन है और टेनिस का भी ऑप्शन है। तो अब ये जो सर्दियों का सीजन आया ना, मैं क्या करता हूँ, मैं अपना जिम छोड़ता हूँ और मैं बच्चों के साथ रोज टेनिस खेलता हूँ। जबकि मुझे पर्सनली टेनिस का इतना शौक नहीं है। बेशक चले ओपन एयर का स्पोर्ट्स का अपना एक मजा होता है, आप रिलैक्स हो जाते हो, सब है, लेकिन मैं इसलिए खेलता हूं ताकि मेरी उनसे बॉन्डिंग क्रिएट हो। क्योंकि ऑब्वियसली बात है, मेरी लाइफ वैसे इतनी बिजी है, इतने पॉडकास्ट, ये वो, एजुकेशन वगैरह, तो मैं जहां वहां टाइम नहीं दे सकता, तो मैं कहता हूं यार जिम वाले टाइम को मैं कन्वर्ट करूं उसमें कि मैं उनके साथ टाइम करूं ताकि वो मुझसे क्लोज होना शुरू हो, मेरे साथ अपनी चीजें शेयर करना शुरू करें। यानी कोशिश करके ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करें कि बच्चे आपको आके बताएं, ना कि उस क्लासमेट में वो किसी और के हत्थे चढ़ जाए और वो उसको पूरी ऐसी सेक्स एजुकेशन दे ना कि वो मैं यहाँ बयान नहीं कर सकता वो क्या उसको एजुकेशन देता है कि क्या करना है क्या नहीं करना, वो अजीब और गरीब लेवल पे लेके चले जाते हैं जो क्लास का माहौल चल रहा होता है। तो आपने इस तरह बच्चों को इन्वॉल्व करना है, एंगेज करना है। डेफिनेटली उसमें स्क्रीन टाइम भी है। अब ऐसा हम इस दौर में ऐसा नहीं कर सकते। देखिए आप स्कूल तो भेजना है आपने, तो स्कूल में अब बच्चों के पास फोन भी है भाई, ग्रेड 6 के बच्चों के पास फोन है, ग्रेड 5 के बच्चों के पास फोन है। तो आप नहीं चाहते आप अपने बच्चों को फोन दो, तो आपने उसका कोई ऑल्टरनेटिव देना है कि आपने टाइमिंग सेट करना है कि भाई 1.5 आवर आपका ये स्क्रीन टाइम है, और उसमें भी आपने टेक्नोलॉजिकली अवेयरनेस चाहिए, आपने ऐसे लॉक्स लगाए हुए हो, इस तरह किए हो, या स्क्रीन टाइम अगर बच्चों को देना है तो टीवी के जरिए दें भाई, आप टीवी पे गेम खेल लो, टीवी ऐसी जगह लगाओ जहां पे सबकी नजर हो, यानी बच्चा इंडिविजुअली ना हो। यानी कोशिश करके बच्चे को आप ये डिवाइसेस उसके इंडिविजुअल रूम में फराहम ना करें, एक ऐसी प्लेस में रखें जहां दादा दादी सब घूम रहे हो, सब है, तो इस तरह करके इसको मिनिमाइज करें। देखिए एनवायरनमेंट जो खराब हो रहा है उसका इफेक्ट तो पड़ेगा,
ये आप मत सोचें कि आप पर इफेक्ट नहीं पड़ेगा, कुछ चीजों को माइंड बना लें। ये चीज आपने नोट की है? 2008 से आप पढ़ा रहे हैं? हाँ 2008 से पढ़ा रहे हैं? 2008 से नहीं, मैं 2005-6 से पढ़ा रहा हूँ। 2005 से 2024 तक स्टूडेंट में क्या फर्क आया है? बहुत बड़ा चेंज आया है, बहुत बड़ा चेंज आया है। मैं अब तो देखता हूँ ना, अब तो क्लास में बच्चे और ब्रेकअप, बगैर इसी क्लास में ब्रेकअप हो रहे होते होंगे। हाँ, बच्चे बगैर ब्रेकअप की मुझे- बातें कर रहे होते हैं, मुझे बगैर- हैरत होती है। तो मैंने आपसे कहा ना कि कुछ चीजें एक्सेप्टेड, बल्कि मैं आपको इस पे एक किस्सा सुना दूं, हाँ। क्योंकि हम मेरा खुद भी हेयर्स का इशू रहा है बहुत। और मेरे एक फ्रेंड थे, वो एक बार एक डॉक्टर के पास गए हेयर ट्रांसप्लांट कराने। तो डॉक्टर ने कहा मैं तुम्हारा हेयर ट्रांसप्लांट कर दूंगा, कोई मसला नहीं है, लेकिन बोला एक चीज आप मान लो कि आप गंजे हो, ये पहले जहन में डाल लो। उसने बोला यार ये क्या बात करी? बोला मैं मिसाल देता हूँ। तो डॉक्टर ने बहुत प्यारी एग्जांपल दी। बोला जरा सोचो कि तुमने हेयर ट्रांसप्लांट करा लिया, बाल लगवा लिए, अब तुम भी जा रहे हो और एक गंजा आदमी भी चल के जा रहा है, और पीछे से किसी ने आवाज दी ओ गंजे, तो बोला तुम भी घूम के देखोगे क्योंकि तुम्हारे दिल में चोरी है। तो बोला ये बात मान लो, एक्सेप्टेड कि आप भाई आप गंजे हो। तो कुछ चीजें मान ली जाएं भाई, अब सोसाइटी का इम्पैक्ट आएगा, आहिस्ता आहिस्ता चीजें चेंज होंगी। यानी बाप जिस तरह का होगा ना, तो वो औलाद में बिल्कुल 100% वो चीज आप कॉपी नहीं कर सकते। वो नई चीजों को अडॉप्ट करेंगे, आपको उनको समझाना होगा, एक लिमिट तक समझाना होगा, बस यही चीज है। ये बात मुझे बड़ी अच्छी तरह रिलेट कर गया, क्योंकि अक्सर मैं भी ऐसा कंटेंट लगाता हूँ, जैसे फिटनेस का कंटेंट लगा दिया, कुछ लगा दिया, मुझे लग रहा था मैं बड़ा अच्छा लग रहा हूँ, लेकिन कोई ना कोई कीड़ा जरूर निकालता आके बोला हेयर ट्रांसप्लांट करा ले। अबे मुझे नहीं कराना, मुझे पता मैं गंजा हूँ, मतलब मैंने एक्सेप्ट कर लिया मैं गंजा हूँ, तो मैं सुकून से हूँ इसमें। लेकिन लोगों का एक है कि वो बेसिकली 10 चीजों को छोड़ के 11वीं चीज पे आएंगे कि यार चलो सब तो ठीक है। इसी तरह मैंने इस पर एक वीडियो बनाई थी, और उसमें मैंने एक और मिसाल दी थी कि एक बार मैंने ह्यूस्टन में एक्सरसाइज की वहां जिम में, तो वहां ब्लैक्स आए हुए थे, काले भाई, वो इतनी स्ट्रॉन्ग नस्ल होती है, आप उनके साथ कंपैरिजन में एक्सरसाइज कर ही नहीं सकते यार। अब आप अगर ये सोचो कि यार मैं बेकार हूं, नहीं यार, आपको अल्लाह ने कुछ और चीजें दी हैं, उसको इस तरह बोलना नहीं आता, उसको इतनी एजुकेशन नहीं है जो हमारे पास है, ऐसे ही। तो ये आप लेकिन ये एक्सेप्ट कर लो कि ये वाली जान आप में नहीं है भाई, वो तो एक अलग ही लेवल की एक्सरसाइज चल रही थी, वेट्स लगा के पुल अप मार रहे हैं और क्या क्या चीजें हो रही थी भाई। सेल्फ अवेयरनेस का लेवल है बेसिकली। अच्छा मुझे थोड़ा ये बताएं कि अगर मैक्रोस पे हम बात करें, जैसे फॉर एग्जांपल हम अक्सर जब भी एज अ पाकिस्तानी अपने आप को डिग्रेड कर रहे होते हैं, तो हम अब्रॉड से तो बाद में पहले इंडियन इकोनॉमी से अपने आप को कंपेयर कर रहे होते हैं। हाउ डू यू सी दैट? देखिए ये बहुत अहम टॉपिक है, और ये हमारी यूथ के लिए भी बहुत अहम है कि हमारा जो, मैं बहुत माजरत के साथ ये कह रहा हूँ कि हमारे कंटेंट क्रिएटर्स में आप चाहें तो एविडेंस जाके चैनल्स विजिट कर लें कि उन्होंने एक ऐसा ट्रेंड बना दिया है कि जो वीडियो पाकिस्तान के अगेंस्ट होगी वही चलती है। पब्लिक पता नहीं, पब्लिक का ऐसा जहन बना दिया, आप बुराई करते रहो वो खुश होते रहते हैं। और यार इसमें आपकी और नेगेटिव मार्केटिंग हो रही है। ऐसा कंटेंट जितना जा रहा है उससे आपकी नेगेटिव मार्केटिंग हो रही है, आपके मुल्क को और आप नीचे लेकर आ रहे हो। जबकि मैं देखता हूँ इंडियन इकोनॉमी में, इंडिया पे कोई हल्की सी आवाज उठाता है ना, तो फौरन से वहां के सारे यूट्यूबर्स एक हो जाते हैं और वो सब मिलके गवर्नमेंट के साथ मिलके फाइट करते हैं यार। इतनी यूनिटी में देख रहा हूँ, और ये अच्छी चीज है भाई, जो उनकी इकोनॉमी की अच्छी चीज है वो हम लेके। अभी मैं आपको रिसेंट ये मसला चल रहा है मालदीव्स का। हुआ ये कि मालदीव्स में एक मोइजू के नाम से उनके कोई प्रेसिडेंट आए, तो उस बंदे ने अपनी जब इलेक्शन कैंपेन जो थी ना, उस इलेक्शन कैंपेन में उसने एंटी इंडिया कैंपेनिंग की कि यार ये इंडिया को हम यहाँ से हटा देंगे। कुछ इंडियन आर्मी के भी 75 के करीब लोग वहाँ मौजूद थे, इन्होंने कहा हम इनको भी निकलवाएंगे ये वो, और वहाँ ये चीज मशहूर करना शुरू की। जबकि मालदीव्स की जो आबादी है वो 5 लाख की है, जिसमें से 28,000 के करीब कुछ इंडियंस है। अब जरा सुने, तो ये चीज इंडिया को बुरी लगी। तो अच्छा आपको पता है ना, मालदीव्स जो है ना वो एक टोटली टूरिस्ट बेस्ड इकोनॉमी, जिसमें टूरिज्म, बॉलीवुड का तो गढ़ है वो पूरा, बॉलीवुड का गढ़ है, और बॉलीवुड इंडिया का है। तो अब फौरन से उनके प्राइम मिनिस्टर ने, मोदी ने क्या किया, उन्होंने उनके यहाँ एक लक्षद्वीप आइलैंड है, आजकल एक नई चीज शुरू हुई है इंडिया के अंदर, जो केरला से 350 किलोमीटर दूर है, और वो भी बड़ी खूबसूरत जगह है, नेचुरल ब्यूटी, लेकिन ऑब्वियसली मालदीव्स की तरह वो ग्रो नहीं हुआ, पूरा डेवलप नहीं है। तो मोदी जी ने जो क्या करा, वो गए वहां और उन्होंने वहां की कुछ पिक्चर्स ली, स्नॉर्कलिंग की, और अपनी उनका अच्छा सोशल मीडिया पे उसकी बहुत फॉलोइंग है जो इनके प्राइम मिनिस्टर इंडिया के, तो उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पे डाला, जो एक्स का कौन सा हैंडल है, और वहां पे लोगों ने खूब कमेंटिंग की। तो अब जब ये हुआ ना, और असल में इन्होंने एक तरीके से उनको मालदीव्स को टॉन्ट की कि अब हमारे लोग हमारे यहीं रहेंगे। तो फिर मालदीव्स के मिनिस्टर्स ने आगे से खूब, उन्होंने भी फुल ओपन लिखा कि भाई आप इसके पॉपेट हो, आप ये हो, ये क्या, ये आप ओपन हमें चैलेंज कर रहे हो, ये वो। तो हमने देखा कि वहां के सारे यूट्यूबर्स और सब एक हो गए, और उन्होंने एंटी मालदीव्स कैंपेन चला दी। और वहां की एक ऐप है टूरिज्म की, इजी टू ट्रैवल या इजी टू टेक, या मुझे नाम ईज टू टेक या कुछ इस तरह, तो उसने सारे प्लान ही मालदीव्स के कैंसिल कर दिए। यानी अब एक किसी इंडियन को जाना है तो उस ऐप के थ्रू जा ही नहीं सकता। यानी उसने कहा हम अब मालदीव्स को प्रमोट ही नहीं करेंगे। तो यानी एकदम ये कौम इतनी यकजा हो गई, आप सोच रहे हैं ना, जबकि ये चीज हमारे अंदर नहीं है। जबकि प्रॉब्लम्स उनके पास भी बहुत सारे हैं, लेकिन
फिर मैं आपको, अगर आपको मैं इंडियन इकोनॉमी का बताऊं तो एक उनके, इन लोग कितने सारी बॉडीज का पार्ट है, एक बॉडी है इन्होंने दुनिया में बनी हुई I2U2। I2 का मतलब 2 I और 2 U, 2 I का मतलब इजराइल एंड इंडिया, और U2 का मतलब UAE एंड US। तो ये इन 4 मुल्कों का एक गठबंधन है जिसमें ये लोग ये अपनी इकोनॉमीज को एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, और इसके जरिए अभी ये लोग एक IMEC का कॉरिडोर भी बना रहे हैं। और वो IMEC का कॉरिडोर क्या है? इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर, यानी पूरा एक चैनल बनेगा जिसमें ट्रेड का इंडिया पूरा, जैसे हमारा CPEC है, तो इस CPEC के सामने ये लोग लेकर आ रहे हैं, लेकिन वो अभी रुक गया है क्योंकि इजराइल की वॉर की वजह से थोड़ा वो अभी स्टॉप हो गया है। तो आप यकीन करें, अभी रिसेंटली गुजरात में, मेरे ख्याल से लास्ट वीक की बात है, गुजरात में जब UAE के जो बादशाह मोहम्मद बिन जाहिद, क्या नाम है उनका, वो आए ना, तो मोदी ने उनको ऐसा प्रोटोकॉल दिया कि बाकायदा रोड शो हुआ है, यानी US के प्रेसिडेंट के लिए होता है बस, और किसी के लिए नहीं होता है, यहाँ तक कि रशिया के प्रेसिडेंट के लिए भी नहीं होता, पुतिन के लिए भी नहीं करते। पूरा रोड शो किया है, आगे पीछे पूरा लोग यहाँ लाइन से खड़े हैं जैसे कोई बड़ा एक्टर आ रहा है कोई, और मोदी ने खुद ड्राइव अब उसको बिठाया अपने साथ और पूरा उसको इतना प्रोटोकॉल दिया, यानी वो UAE की इकोनॉमी से इतना क्लोज हो रहे हैं, जबकि हम खुद, UAE एक इस्लामिक कंट्री है और हम भी एक इस्लामिक कंट्री है, और हम लोग उनसे इतने रिलेशनशिप कम कर रहे हैं कि मैं अब ये चीज देख रहा हूं, मैं आपको क्लियर बता रहा हूं कि वहां UAE में पाकिस्तानी को जॉब तो मिल जाती है, लेकिन वीजा प्रोसेसिंग में कितनी जगह हमारी बैचलर्स डिग्रीज को वो चैलेंज करते हैं और इतना लंबा प्रोसेस कर देते हैं कि इसको वहां से अटेस्ट कराने जाओ, इन लोगों के 2-2 3-3 महीने जाया हो रहे हैं। तो यहाँ ये हमारी गवर्नमेंट के लिए फिक्र है लम्बिया, ये एक फिक्र है कि उनको चाहिए कि वो UAE की जिस तरह मोदी कनेक्ट हो रहे हैं, यहाँ ये लोग भी कनेक्ट हो यार, और ये वाले मसले लोगों के हल करें यार, क्योंकि हमारे लिए कितनी क्लोज डेस्टिनेशन है UAE, 2 घंटे में हम UAE पहुंच जाते हैं। हमारे लिए बड़ा फिक्र का टाइम है कि हम ये देखें कि हमारी गवर्नमेंट अगर उनके साथ कनेक्ट हो और हमारे लोगों की जॉब्स वगैरह के लिए क्रिएट हो और हमारे और उनके बीच में ट्रेड ज्यादा एस्टेब्लिश हो, तो कितनी बड़ी बात है। तो ये इन चीजों से हम बिल्कुल टोटली, यानी हमने आंखें बंद की हुई हैं जो हमारे इश्यूज हैं, और हम लोग लगे हुए हैं पॉलिटिकल एक दूसरे की टांगे खींचने में, ये जो मसले चल रहे हैं। बहुत शॉर्ट साइटेडनेस है। और दूसरी चीज जो मैं अभी जो सऊदीया की डेवलपमेंट हम लोग देख रहे हैं, जो 2030 का विजन है, जी, तो उसके बारे में आप क्या कहते हैं? सऊदीया तो मैं आपको बोलता हूँ ना, मैं आपको मैंने मेरी नज़र में, बल्कि मैं अभी रिसेंटली मैंने उम्रे पे भी गया था, तो वहाँ मैं कुछ लोगों से मिला कुछ चार्टर्ड अकाउंटेंट से, तो उन्होंने एक बात बोली कि बोला आज से 15 साल पहले हम सऊदी नेशनल, जो सऊदी अरब्स है ना, उन अरब्स से कभी IFRS की और ये टेक्निकल बात करते ना, बोला बात घुमा देते थे, पढ़ते ही नहीं थे, बोला वो ना उनको इंग्लिश आती थी। बोला अब वो एक एक चीज में इंटरेस्ट ले रहे हैं, और सऊदी गवर्नमेंट इतना पैसा भारी है उनके ऊपर, इतना पैसा भारी, यानी एक इकोनॉमी मुझे दुनिया में नजर आ रही है जिसमें टर्न अराउंड हुआ है, यानी हमारे लिए उसमें लेसन है। आप अगर सऊदीया को देखें ना, तो सऊदीया भी बहुत बड़ा विनर था यूक्रेन रशिया वॉर का। जब यूक्रेन रशिया वॉर हुई तो आपको पता है कि रशिया एक बहुत बड़ा ऑयल का सप्लायर भी था, तो और वो वहां से कट गया, उसका बॉयकॉट हो गया। दूसरी तरफ ईरान और वेनेजुएला, ये भी ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज हैं, लेकिन इनके ऊपर भी सैंक्शन लगे हुए हैं, तो सऊदीया की तो चांदी लग गई। तो सऊदीया एक तो विजन 2030 जिसमें नॉन ऑयल बेस्ड इकोनॉमी में वैसे ही काम कर रहा है, बहुत जबरदस्त काम कर रहा है, और साथ साथ इसका ऑयल भी चढ़ गया, ऑयल प्राइसेस भी ऊपर हो गए, और ये अकेला सप्लायर था, तो इसने बेतहाशा मनी मेंटेन की। और मैंने इस पर एक वीडियो भी बनाई थी, इनकी जो कंपनी अरामको, इन्होंने लास्ट ईयर एक हिस्टोरिक, यानी पूरी दुनिया को बीट कर दिया, ऐसे प्रॉफिट्स रिपोर्ट किए। फिर आपने देखा इन्होंने फॉर्मूला 1 की इन्होंने फ्रेंचाइज ली, $20 बिलियन की करीब कोई फ्रेंचाइज ली इन्होंने, वो रोनाल्डो को लेकर आए। अच्छा, फिर सऊदीया एक ऐसी इकोनॉमी, इतने होशियार है अरब्स, मैं देखता हूँ कि सबसे बना के भी रख रहे हैं, यानी अब तो इन्होंने ईरान से भी अपना लिंक जोड़ लिया जिनसे इनका फटा था। अच्छा, आप जरा गौर करें, सऊदीया और चाइना का 2001 में आपस में ट्रेड था कुछ $3.7 बिलियन का, सुनिएगा, और उस वक्त यूएस और यूरोप, ये मैं यूएस यूरोप एलाइज है तो एक ही मानता हूँ, यूएस यूरोप का सऊदीया के साथ ट्रेड था $37 बिलियन का 2001 में। आज 2022-21 में क्या हाल हो गया बताऊं जरा सुने। चाइना के साथ 3.7 से लेके आज $87 बिलियन का इनका ट्रेड पहुंच चुका है, जबकि यूएस के साथ सिर्फ डबल हुआ है, 37 से 78 समथिंग हुआ है। तो आप देखें अब ये लोग बिल्कुल बैलेंस स्ट्रेटजी पे चल रहे हैं, सिर्फ यूएस पे डिपेंडेंट नहीं है, ये लोग चाइना के साथ रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ भी इक्वली इनका रिलेशनशिप है। फिर इनकी स्ट्रेटजीज देखें यार, अभी मैंने रिसेंटली इनकी स्ट्रेटजी देखी, जब इनकी इकोनॉमी उठ रही है, अब दुनिया में, अब रियाद एक बहुत बड़ा गढ़ बन रहा है, फाइनेंस का बहुत बड़ा गढ़ बन रहा है, तो रियाद में कितनी बड़ी बड़ी कंपनीज आ रही हैं कंस्ट्रक्शन करने के लिए, तो इन्होंने फौरन से कंडीशन लगा दी, बोला एक शर्त पे हम आपको ये अलाउ करेंगे, एक शर्त पे आपको अलाउ करेंगे कंस्ट्रक्शन करना, अपना हेड ऑफिस यहाँ लेकर आओ, अपना हेड ऑफिस। फिर अब ये भी लॉस, इस तरह की भी कुछ न्यूज आ रही है कि ये लोग अब हम जैसे आम आदमी, बल्कि कुछ हद तक इसमें प्रोसेस हो भी गया है,
आम आदमी भी वहां जाके फॉरेनर्स भी प्रॉपर्टी बाय कर सकते हैं, जिनसे और उनकी प्रॉपर्टी मार्केट बढ़ेगी नियॉन सिटी। लेकिन उससे पहले इन्होंने क्या करा बताऊं, एक बहुत चीप इंटरेस्ट रेट पे अपने लोकल्स को लोन दिया और कुछ सालों पहले उनको बोला कि आप लोग अपनी अपनी प्रॉपर्टी बाय कर लो, ताकि लोकल्स का दिल ना दुखे। देखिए अपनी पब्लिक का पहले ख्याल रखा जा रहा है कि भाई जरा सोचें, अगर मैं आज फॉरेनर्स को इन्वाइट कर दूं प्रॉपर्टी बाय करो और दुनिया में इतनी जोरदार बाइंग आ जाए तो एक आम आदमी उनका अपना शहरी फिर प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकेगा। तो पहले उनको मेजोरिटी को प्रॉपर्टी दिला दी और डेटा में देख लिया कि हाँ यार इतने लोगों को प्रॉपर्टी मिल गई है ना, अब वो अलाउ कर रहे हैं कि भाई फॉरेनर्स भी आके प्रॉपर्टी लें और एकदम शूट करें। तो देखिए ऐसी ऐसी बहुत सारी उनकी स्ट्रेटजीज हैं जिससे उनके कंट्री को बेनिफिट हो रहा है। तो ये चीजें पाकिस्तान को सीखने की जरूरत है और पाकिस्तान को भी चाहिए कि ऐसे कंट्रीज से टाइज स्ट्रॉन्ग करें, जैसे इंडिया स्ट्रॉन्ग करा। मैंने अभी आपको यूएई की एग्जांपल दी। और वैसे भी मेरा जितना एक वो रहा है ना कि जो एक वर्क एथिक वाली चीज़ है ना, खास तौर पे जो कम्युनिटी की एक दूसरे को सपोर्ट होती है, ब्रेन ड्रेन जितना हो रहा है, जितने लोग जा रहे हैं, और फिर आप सही कह रहे हो कि हमारे यहाँ बड़ा मज़ा आता है कि जब एक बंदा बैश करना शुरू करता है ना तो फिर 2 लोग और मिल जाते हैं बैश करने के लिए। सही है। तो अब मुझे ये होता है कि अगर सारे ही चले जाएंगे, देखिए फॉर एग्जाम्पल हर बंदा अपना काम नहीं कर सकता, नौकरी करने वाले हमेशा रहेंगे, इसी तरह हर बंदा पाकिस्तान छोड़ के बाहर नहीं जा सकता। तो आपको क्या लगता है ब्रेन ड्रेन के तौर पे जो ग्रास इज ग्रीनर ऑन द अदर साइड वाली चीज चल रही है, हाउ ट्रू इट इज? सही है। और वो लॉन्ग टर्म में किस तरह बैकफायर कर सकती है, किस तरह बेनिफिट कर सकती है, और जो लोग यहाँ रह जाएंगे उनके लिए क्या अपॉर्चुनिटीज हैं? देखिए पहली चीज तो ये है कि पाकिस्तान शायद दुनिया का 5th जो लार्जेस्ट पॉपुलेशन वाइज जो कंट्री है, आपको ये पता है, और ये पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा पावर है। पॉपुलेशन के ऊपर जो भी बात हो रही है कि यार आबादी ज्यादा कम होने के ऊपर भी दलाइल है, लेकिन उसके ज्यादा, जैसे इंडिया इस वक्त पिछले दिनों ये न्यूज आई थी ना कि चाइना को भी उसने एक्सीड कर दिया। तो चाइना ने फिर आगे से जवाब में बोला क्वालिटी वर्सेस क्वांटिटी, बोला हमारे पास क्वालिटी लोग हैं, तो ये इनका तो बहुत इनकी लगी हुई है, वो अलग चीज है। लेकिन आबादी का ज्यादा होना एक बहुत बड़ा पॉइंट है, तभी दुनिया भर की इन्वेस्टमेंट आ रही है भाई। जब कंजम्पशन करने वाले लोग होंगे तो इकोनॉमी चलती है। तो ये तो पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है। इवन मैं हमेशा बोलता हूँ कितनी पॉलिटिकल पार्टीज की भी कराची पे इसलिए नजर होती है क्योंकि कराची में आबादी बहुत है भाई, कराची में ठीक ठाक आबादी है। ये कराची है, आज कराची खाली हो जाए तो लोग यहाँ से सारी कंपनी चले जाएंगे भाई, कंजम्पशन करने वाला ही नहीं है, सारे बिजनेसेस बंद हो जाएंगे। तो पाकिस्तान की जो पॉपुलेशन है वो पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है जिसको हम सब इग्नोर कर रहे हैं। अब आपका क्वेश्चन मुझे बताएं क्या था जो भी आपने पूछा था? पाकिस्तान में जो लोग रह जाएंगे। हाँ सही, मैं समझ गया, सॉरी। अब देखें ये तो एक पॉजिटिव पॉइंट है। अब इतनी बड़ी आबादी में एक तो हमारे यहाँ हवा चल रही है कि भाई ये फौरन से बाहर जाएं, फौरन सब बाहर जाएं। तो देखें यार सब बाहर नहीं जा सकते। इस बात को कैसे मैं समझाऊं? जैसे अभी मैं आज ही सुबह पोस्ट देख रहा था कि 2023 में अराउंड 1 मिलियन पाकिस्तानी गए। 1 मिलियन कितने होते हैं? 10 लाख होते हैं, जॉब्स के लिए गए। अब आप मुझे बताएं पाकिस्तान की आबादी कितनी है? ऑफिशियली 24 करोड़ है, अनऑफिशियल इससे बहुत ज्यादा होगी। तो उस 24 करोड़ में से 10 लाख कुछ भी नहीं होते। तो इसका हल एक तो ये, जो लोग जा भी रहे हैं ना तो जरूरी नहीं है सब खुश भी हैं, बहुत सारे मसले मसाइल भी हैं। इवन यूएस वगैरह को तो छोड़ दें, मेरे कितने फ्रेंड्स जो कि बड़े सीनियर चार्टर्ड अकाउंटेंट की बात कर रहा हूँ, जो अच्छी सैलरीज पे गए, नहीं 30-30 हजार दिरहम तक पे गए, वो कह रहे हैं कि यार हम लोगों को पाकिस्तान से पैसे मंगाने पड़ रहे हैं वहां अपने आप को अफोर्ड करने के लिए। मैं यूएई की हालत बता रहा हूँ। यानी उन्होंने बोला कि कुछ जगहों में मेडिकल वगैरह इतने एक्सपेंसिव हैं कि जो हम अपने बच्चों की ट्रीटमेंट्स कराते थे, अच्छा हर फैमिली में अलग मसले हैं, कुछ बच्चों को, किसी के बच्चे को कुछ मसला है, किसी को स्पीकिंग का इशू है, बहुत सारे इश्यूज होते हैं भाई। पाकिस्तान में बहुत चीजें सस्ती भी हैं, याद रहे भाई, बहुत मजे हैं, बहुत मजे हैं। वो बंदा, मुझे मेरे एक रिसेंटली एक बंदे से मुलाकात हुई, उसने कहा भाई मैं यहाँ पाकिस्तान में जो काम 10,000 रुपए महीने पर विजिट कराता था ना, बोला अब मेरी वहां 1200 दिरहम की पर विजिट है डॉक्टर की। तो बोला 1 लाख रुपए एक दिन में निकलते हैं वो एक विजिट के। तो बोला मेरा दिल जानता है मैं कितना अंदर से अपसेट हो जाता हूँ कि यार क्या। तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो वो लोग नहीं बता रहे। फिर मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि वो लोग जो है ना, जो फॉरेन जितने भी लोग बाहर जा रहे हैं, वो जो तस्वीरें अपलोड करते हैं वो अपनी अच्छाई की अपलोड करते हैं, कोई अपनी बुराई की अपलोड नहीं करता। मियाँ बीवी भी अच्छे मूड वाली सेल्फी डालते हैं, वो जब उसके जब फड्डा होता है ना वो कोई नहीं डालता, किसी को नहीं। फिर आप इस चीज को समझें कि उन कंट्रीज में रूल्स रेगुलेशंस बहुत हैं और हम लोग एक डीरेगुलेटेड जिंदगी गुजारने के आदी बन चुके हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ वो बहुत अच्छे हैं क्योंकि वो हर काम हाथ से करते हैं, लेकिन हम लोग इतने वीक हो चुके हैं। यानी अब हमारी नस नस में ये चीजें चली गई हैं कि हमें यार एक रिलैक्स लाइफ चाहिए, हमें नौकर चाकर चाहिए, ये सब चाहिए। तो वो डीरेगुलेशन चाहिए भाई। वहां तो हर चीज पे रेगुलेशन है। जैसे मैंने आपको आज के दिन ही एक एग्जांपल दी थी, वो एक जो यूएस के जो व्लॉगर ने वीडियो बनाई, मैंने नाम नहीं लिया था, कि उसने बैंक से $50,000 निकालने की बात बोली तो वहां बैंक ने मना कर दिया, बोला 3 हफ्ते बाद आना जाओ, और बिल्कुल, और सामने वाला कुछ कर भी नहीं सकता। हमारे यहाँ क्या होता है बताओ? हमारे यहाँ आप 1 करोड़ रुपए बैंक से निकलवा सकते हो जाके, और बैंक को देने पड़ेंगे, करंट अकाउंट है तो नॉर्मली सेम डे में। यानी ये इतनी डीरेगुलेटेड बाजार है यार।
इस वक्त आप यूएई वगैरह में जरा अपना बैंक अकाउंट, यूएई इस वक्त ग्रे लिस्ट में आ चुका है, आपको पता है ना, तो यूएई वगैरह में जरा बैंक अकाउंट, पहले तो एक नॉन रेजिडेंट बैंक अकाउंट खुलवा के बता दें, अच्छी खासी आपको रिश्वत चल रही है, आपको बैंकर को पैसे देने पड़ेंगे या बैंकर की आपने कुछ प्रोडक्ट्स बाय करनी पड़ेंगी, ये मसला चल रहा है। और अगर आपने बैंक अकाउंट खुलवा भी लिया तो आपने जरा डिपॉजिट कराओगे, आपको फौरन से नोटिस आएगा भाई ये पैसे कहाँ से हैं। तो पाकिस्तान में ये सब मसले नहीं है। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो आपको भी नजर, जो आपको ऐसा लग रहा है कि मजे नहीं है भाई, शुरू का टाइम तो बहुत स्ट्रगल का है। और इस वक्त वैसे ही दुनिया के हालात खराब है, दुनिया में यूके वगैरह में हर जगह बहुत इन्फ्लेशन, बहुत हाई इन्फ्लेशन का टाइम है। मैं तो अच्छा, मेरा जब ग्लोबल काम है और हम लोग तो वैसे ग्लोबल ट्रैवल भी करते हैं मीटअप्स वगैरह में, तो हम लोग लोगों का फीडबैक लेते हैं तो वो यही बोलते हैं कि बोला जो पुराने सेट हो गए वो अलग है, लेकिन बोला अब नए आने वालों के लिए कोई इतना एक्सट्रीम चार्म नहीं है, बोला स्ट्रगल बहुत ज्यादा है। और मैं स्ट्रगल की कहानी रूटीन सुन रहा होता हूँ, लेकिन बोल नहीं रहे होते क्योंकि यहाँ से जाते हुए बहुत बुरा भला बोल के गए तो वो इतनी बातें बोल नहीं होते, लेकिन यार कुछ चीजें यानी कुछ चीजें समझने वाली हैं। फिर ये भी देखें कि जो लोग यहाँ रह रहे हैं वो एक सेट भी हुए हैं यार, इस वक्त आप सेट हो यार, आपको पता है आपकी अपनी गाड़ी है, अपना घर है, आप बेशक आप रोड थोड़े टूटे हुए कुछ चीजें, और कुछ चीजों स्टेबिलिटी तो है ना, स्टेबिलिटी है यार, कुछ चीजें अपने जहन में बना ले। जैसे मैं पाकिस्तान में रहने के, जैसे सुभान भाई जब भी आते हैं ना तो वो यहाँ आके बड़े इन्वॉल्व हो जाते हैं, यानी कहीं ऐसा भी हुआ है जब लास्ट विजिट पे आए थे ना तो वो बाकायदा यूएस के घर को भूल गए थे, 1 महीने में इतना इन्वॉल्व, यानी कराची ने उनको जस्ट कर लिया। मुझे ये बोला अचानक से मुझे एक मैसेज आया तो मुझे नजर आया कि मेरा यूएस का घर भी है, वो क्योंकि वो कैमरे में ना तो बोला यार मैं ऐसा सोच रहा था कि मैं कभी यूएस गया ही नहीं, इतनी ज्यादा यहाँ अट्रैक्शन है। तो वो, लेकिन यहाँ रहने के कुछ रूल्स हैं कि भाई अपना सेल फोन फजूल, बहुत महंगा सेल फोन लेके ना निकलें, या फजूल टाइम पे ट्रैवल ना करें, ट्रैफिक आवर्स में आप अपने घर में बैठ के काम करें। अच्छा, यहाँ तो ऑनलाइन डिलीवरी भी इतनी सस्ती है, मुझे याद है जब मैं लास्ट 6 मंथ उधर पीछे यूएस में था, कुछ भी मंगाओ यार $5-6 की इस तरह की वो कॉस्ट लगा देता था, या $10 कभी लग जाती थी। तो भाई $5-6 भी अगर मैं कैलकुलेट करता, 1500 रुपए कौन दे, यहाँ डिलीवरी कॉस्ट $200 में यार चीजें आ जाती हैं। तो ये चीजें बहुत है। अच्छा, ये जो आपने बात की ना कि ब्रेन ड्रेन की वजह से ये यहाँ के लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी भी क्रिएट हो रही है। याद रहे कि हमारी अकाउंटिंग के प्रोफेशन में तो बहुत है, क्योंकि ऑडिट फर्म के ओनर्स मुझे रूटीन रोते हुए कॉल करते हैं, बोलते हैं यार हमारे सारे बंदे भाग रहे हैं। तो मैं फिर अपने स्टूडेंट्स को बोलता हूँ अब ये तुम्हारे लिए अपॉर्चुनिटी है कि तुम्हारे लिए ग्राउंड खाली है, तुम यहाँ एक्सेल करो। तो ऐसी बहुत, फिर इन सबसे बढ़कर मैं एक बात बोलता हूँ कि आप लोकल सर्विस क्यों देते हो यार, यहाँ से बैठ के इंटरनेशनली सर्विस, जैसे हम लोग काम कर रहे हैं, ऐसे और बहुत सारी फील्ड्स हैं कि आप इंटरनेशनली सर्विस दे सकते हो। तो इससे अच्छा तो मॉडल ही कोई नहीं है कि आप डॉलर्स में कमाओ और रुपीज में खर्च करो, इससे बड़ी अय्याशी हो ही नहीं सकती। बिल्कुल ऐसे ही। और अभी आपने रिसेंटली कहा था ना कि आप यूएस गए थे सुभान भाई के पास, तो आप कह रहे थे यार कब ये दिन खत्म होंगे, कब मैं पाकिस्तान आऊंगा, क्योंकि जो अय्याशी यहाँ पे होती है, जो सिंपल सी बात है, आपके पास मासी भी है, आपके पास नौकर चाकर भी है, आपके पास मतलब लोग काम करने वाले हैं, आपके नीचे बहुत सारी चीजें, वहां पे तो आपको इंडिविजुअली काम करना है। वहां लेबर बहुत एक्सपेंसिव है, हर चीज, फिर हर चीज बहुत दूर है भाई। यानी कुछ ऐसे, जैसे यूएस की मैं स्पेशली बात करूं तो रोडों का समंदर है, आपको एयरपोर्ट से किसी को लाना है तो 2-2.5 घंटे आपको सिंपल लगेंगे, फिर कोई और कर भी नहीं सकता, काम सारा खुद ही करना है, यानी आप सब कुछ खुद हो। तो ये सारे फैक्टर्स हैं। लेकिन फिर मैं फिर एक बात बोलता हूँ, देखिए मेरे सर्कमस्टेंसेस को सामने रख के पूरी दुनिया को मैं गाइड नहीं करूंगा, क्योंकि मेरे लिए मेरा पाकिस्तान में निजाम बहुत अच्छा सेट हुआ है। कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पाकिस्तान में बेचारों के पास कुछ भी नहीं है, तो उनके लिए तो वो जगह जन्नत है, वो तो वहाँ लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी है। लेकिन उसके लिए भी प्रॉपर प्लानिंग चाहिए, क्योंकि अगर यहाँ की स्ट्रगल वहाँ 10x हो जाए तो फिर वो फायदा थोड़ी है उस चीज का। ये चीज है सही। वैसे मुझे बताएं कि जो बहुत एक डिबेट चलती है, अपना काम करो, जैसे मैंने कहा था कि ये भी एक डिबेट है, तो अगर हर कोई अपना काम करना शुरू कर देगा तो एम्प्लॉइज कहाँ जाएंगे? हकीकत है ये क्या सीन है? और हर कोई अपना काम कर भी नहीं सकता। आप अगर एक इंडेक्स पढ़े ना, एक इंडेक्स है इसका बाकायदा, कि जो न्यू बिजनेस स्टार्ट होते हैं उसमें कितने परसेंट, यानी 60-70% लोग पहले साल में ही बंद करके भाग जाते हैं और पहले साल में उनको लॉसेस हो जाते हैं। तो पहले वो इंडेक्स भी देख लें। फिर मैंने इस पर एक वीडियो बनाई थी और उसमें मैंने बताया था मिलियनेयर्स का जो इशू है, कि भाई दुनिया में कितने % लोग मिलियनेयर्स हैं। भाई देखिए, दुनिया की एक टोटल वेल्थ है, उस टोटल वेल्थ को दुनिया की आबादी से डिवाइड करें ना तो पर हेड एक अमाउंट बनता है कि $50,000 एक बंदे का हाथ में आता है, या कुछ इतना अमाउंट है, चाहिए। लेकिन ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ, ये कुछ लोगों के हाथ में मेजॉरिटी वेल्थ है और बाकी के हाथ में नहीं है। और वो लोग अंधे और पागल नहीं है, एक अमीर आदमी से आप उसका पैसा नहीं ले सकते भाई, वेल्थ तो लिमिटेड है, इस बात को समझें। फिर ये सोचें, अगर कोई आपको बोलता है ना कि यार आप अपनी जॉब छोड़ दो और हम आपको मिलियनेयर बना देंगे, तो आप ये देखें आप दुनिया के किस हिस्से में बैठे हुए हैं। ये बहुत अहम बात है कि भाई दुनिया की जो मेजॉरिटी वेल्थ है वो यूएस में है, वो यहाँ है, चाइना में इस तरह डिस्ट्रीब्यूट हुई है, और बहुत कम हिस्सा यहाँ है इस पाकिस्तान इंडिया वाले साइड पे।
तो अगर आप ऐसे हिस्से में बैठे हो जहां ऑलरेडी वेल्थ कम है तो आपके हिस्से में भी कम आएगी, कॉमन कैलकुलेशन। तो अब अगर कोई आपको बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहा है तो इससे परहेज करें कि भाई कुछ चीजें कुछ जगहों पे बैठ के हो ही नहीं सकती। फिर हर इंसान जॉब के लिए, हर इंसान बिजनेस के लिए नहीं बना। कुछ लोग जॉब करके ही रिलैक्स रहते हैं। यानी हर इंसान, मैंने आपका भी इस पर एक पॉडकास्ट अभी बीच में देखा था कि आपने किसी की बातों में आके, यानी आपने 6 महीने का रिजर्व बनाया, वो आपने उस पर बात की थी, बड़ी अच्छी, बहुत जबरदस्त बात की थी कि आपने 6 महीने का रिजर्व बना के रखा और जॉब छोड़ दी। वो 1-2 महीना अगर लॉसेस होते हैं तो वो प्रेशर हर बंदा बर्दाश्त नहीं कर सकता। हर बंदा इस तरह डिजाइन ही नहीं हुआ भाई, ये अलग सोच है। कुछ लोग पलते हैं रिस्क पे, कुछ लोग पलते हैं, मतलब उनको हाई मिलता है इस चीज से कि वो कहते हैं ना कि एज पे रहते हैं, वो कर सकते हैं। लेकिन जो इस बंदे को 10 साल नौकरी के मजे लगे हुए हो और उसकी प्रॉपर एक सैलरी आ रही हो, फिर नौकरी में बहुत सारी चीजें, उसमें आपको पेंशन मिल रहा होता है, आपका एक फ्यूचर सिक्योर हो रहा होता है, आपको उसमें प्रॉपर, अगर नौकरी इज्जतदार नौकरी है तो उसमें एक प्रॉपर फिक्स टाइमिंग होती है। भाई बिजनेस के कोई टाइमिंग्स नहीं है, आप संडे को भी काम करते हो, मैं भी संडे को काम करता हूं। मैं तकरीबन 2.5 साल हो गए मुझे 9 to 5 से बाहर आए हुए। जब मैं वापस कर रहा था ना, मुझे अच्छी तरह याद है कि फ्यूल कार्ड होता था हमारे पास, सही है, अनलिमिटेड फ्यूल था भाई, दिया गाड़ी टंकी फुल, कोई मसला नहीं, सही है, आपके मेडिकल अलाउंसेज हैं, सब कुछ है, और माशाल्लाह अच्छी जॉब थी, तनख्वाह भी अच्छी थी। तो यही हुआ कि जब छोड़ा तो उसके बाद जब हम वापस कर रहे थे हर चीज़, मतलब लैपटॉप वापस किया, कार्ड वापस किया, ये वापस किया, तो अक्सर तो मेरा ख्याल से लोगों को वहीं हार्ट अटैक आ जाना चाहिए जो बहुत ज़्यादा उस पर रहते हैं। ऊपर से फ्यूल की प्राइसेस अप होनी शुरू हो गई। आप यकीन करें उसके बाद से आज तक 2.5 साल में मैंने कभी टंकी फुल नहीं कराई आज तक। वो मतलब जरूरत के मुताबिक फ्यूल करवाया है, लेकिन वो जो अय्याशी थी ना, वो नहीं है। बात बोलता हूँ, सुनिए बहुत, और दिल के कानों से सुनिए इसे। जो लोग कहते हैं ना कि जॉब छोड़ के बिजनेस पे आ जाओ, तो आजकल के दौर में जॉब्स भी ऐसी आ गई हैं जो बिजनेस नेचर की है, जिसको हम बोलते हैं परफॉर्मेंस रिलेटेड पे। यानी आपका बॉस आपको एक टारगेट देता है कि भाई अगर ये अचीव कर लिया तो इतने % और मिल जाएगा। तो अब यहाँ पर आप एज अ बिजनेस ही तो कर रहे हो यार, बिल्कुल, यानी आपके जॉब में भी बिजनेस की इन्वॉल्वमेंट आ जाती है। तो भाई ये जो जॉब छोड़ने के डिसीजन है बड़े सोच समझ के लेने वाले हैं। दूसरी बात ये कि अगर आप ये सोचते हो ना कि 9 to 5 करके आपके वर्क आवर्स कम हो जाएंगे या फिर 9 to 5 में आप ज्यादा काम कर सकते हो, तो भाई मैंने तो ये देखा है कि 9 to 5 छोड़ के मैं 24/7 काम कर रहा हूँ। 24/7 कर रहे हैं हम लोग। मैं टूरिज्म पे भी काम कर रहा हूँ, टूरिज्म पे भी हमारा दिमाग चल रहा होता है, प्लेन में बैठ के भी पढ़ रहे हैं भाई, वहां भी नोट्स बन रहे हैं। तो वो माइंडसेट डिफरेंट होता है। तो ये है कि अगर आपका माइंडसेट वो नहीं है और आप रिस्की प्लेयर नहीं है, या फिर आपको रिस्क से हाई नहीं मिलता, तो आपकी नेचर नहीं है। तो अभी कुछ अर्से पहले ही आया था कि एक कोई मसाले की फूड कंपनी थी जिसके जो RSM थे या ZSM थे, उन्होंने अपना जॉब छोड़ के अपना डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट किया था। तो खुदकुशी कर ली थी बेचारे ने तकरीबन कुछ 5-6 महीने बाद। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इन चीज़ों को, और यही इन्फ्लुएंसर्स यहीं ज़्यादा खेलते हैं। मोटिवेशनल स्पीकर्स यहीं ज़्यादा खेल रहे होते हैं कि वो बेसिकली इन रियलिटीज़ पे बात नहीं कर रहे होते, इन चैलेंजेस पे बात नहीं कर रहे होते कि भाई जो डाउन आता है ना, तो जैसे यासिर भाई ने उसी पॉडकास्ट में कहा था कि भाई हो सकता है आपके 6 या 8वें महीने पे ऐसा अच्छा लगे कि आप बोलो मेरे पास 80-60 दिन महीने के पैसे आ गए, लेकिन उस वक्त तक सरवाइव करना इज द की, जो कि आपको पता थोड़ी होता है वो कब आएगा, वो दिन कब आएगा, वो शेयर किस दिन चलेगा वो नहीं पता। अच्छा मुस्तफा भाई, एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। मैं असल में, आपने जब भी कंटेंट की बात की है और जब भी मैंने आपसे बात की, आपने सोबान भाई को काफ़ी माशाल्लाह हमेशा रिगार्ड किया है। मुझे बहुत कम देखने को मिलता है, ऐसा नहीं कहता कि ऐसा नहीं होता, लेकिन बहुत कम देखने को मिलता है कि वरना अक्सर सिबलिंग राइवलरी वाला एक कॉन्सेप्ट बड़ा, क्योंकि हमारे यहाँ जो पेरेंट्स होते हैं ना, वो सिबलिंग्स के अंदर ही बहुत ज़्यादा राइवलरी क्रिएट कर देते हैं कि देखो वो कितना अच्छा पढ़ता है, तुम कैसे पढ़ते हो। अभी मैं देख रहा हूँ ये काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। तो आपको क्या लगता है कि आपकी पेरेंटिंग में कौन से ऐसे प्रिंसिपल्स रहे हैं जिन्होंने ये चीज़, ये इक़दार और ये एथिक्स डेवलप किए हैं कि आप सोबान भाई को इतना रिगार्ड करते हैं? देखिए, इसमें एक बहुत अहम बात है जो आपने बोली, मैं उसी से जोड़ दूंगा कि हमारा आजकल का एक कल्चर ये है कि किसी को अच्छा बोलने के लिए पहले किसी दूसरे को बुरा बोलो, तब उसको अच्छा फील होता है। ये बहुत गलत बात है, स्टेटस गेम। यानी आप 2 बच्चे हैं आपके और आप एक बच्चे की तारीफ करते वक्त दूसरे की बुराई मत करो यार, ये चीज किलिंग, वो उस बेचारे को मार देगी और इनके बीच में कंपटीशन भी अजीबोगरीब सा क्रिएट कर देगी। तो पहली बुनियादी चीज ये है कि ये बच्चों के जहन में इस चीज को डालें। फिर बच्चों को टीम वर्किंग की तरफ डालें। हमारी फैमिली में ये चीज, ये वैल्यूज हमेशा इनकॉर्पोरेट की गई है कि यार टीम वर्किंग की तरफ डालें। बल्कि मैं भी, मेरे 2 बेटे हैं, तो मैं अपने छोटे बेटे को हमेशा ये चीज बार-बार दिन में 10 बार सिखाता हूँ कि मैं बोलता हूँ कि इस बड़े भाई को आज के बाद बोला करो छोटे बाबा और मैं हूँ बड़ा बाबा। यानी उसके जहन में ये चीज बार-बार बोल के मैं डालता हूँ कि देखो ये तुम्हारा बाबा है, यानी आज जो तुम इतने अच्छे बच्चे बने हो ना, इसमें इसने तुम्हारी तरबियत की है। और जब से वो छोटा था ना, तो मैंने बड़े वाले को बोला था कि देखो बच्चा मैं तुम्हें दे रहा हूँ, यानी उसके जहन में डाला था ताकि इनके बीच में बॉन्डिंग क्रिएट हो, बाप बेटे वाली बॉन्डिंग क्रिएट हो जाए। आप समझ रहे हैं? तो हमारी बचपन से इस चीज पे ब्रॉट अप हुई है, और बिजनेस भी हमें हमारे पेरेंट्स ने सिखाया है। बल्कि सुभान भाई अक्सर एक बात बोलते हैं
कि मेमन के बच्चे को बिजनेस सिखाने की जरूरत नहीं होती, वो टेबल पे जब फैमिली टेबल पे बात हो रही थी उसी में वो भर रहा होता है अपने अंदर, वो चीजें आ रही होती हैं। और मुझे आज भी याद है बिल्कुल हकीकत, मैं भी सोच सकता हूँ उसको, कि जब हम छोटे थे हमें ईदी मिलती थी ना, तो अब्बू हमें क्या करते थे, हमें कहते थे इसका कुछ बिजनेस करो, ये सिखाते थे बहुत छोटी एज में, नहीं मैं 12 साल का हूँ इस तरह। तो हमें ले जाते थे कहीं बोल्टन मार्केट में, कुछ प्रोडक्ट्स दिलवा देते थे, टॉयज, चार्जर, ये वो बैटरी चार्जर, ये कितना बुरा लगता होगा ना उस वक्त, ईदी के पैसे जा रहे हैं। और फिर हमें बाकायदा, मुझे याद है ऐसे स्टोर्स पे लेके जाते थे, ऐसी शॉप से बोला अंदर जाके एक बंदा बैठा हुआ है, जाके उसको जाके प्रोडक्ट बेच कर आओ, जाके प्रोडक्ट बेच कर आओ। और अननोन आदमी को बेचना कितना मुश्किल होगा। क्या उम्र होगी आपकी? 12 साल, पक्की बात है। और सुभान भाई मेरे से 2 साल बड़े हैं, यानी छोटे ही बच्चे थे, और हम लोग तो बिल्कुल घर में रहने वाले बच्चे थे। हम लोग ऐसे, अच्छा हम लोग इतने सोशल बच्चे नहीं थे, ये हमारा एक बैकग्राउंड है। जिस एरिया में हम रहते थे, हम वहाँ के किसी भी बच्चे से नहीं मिलते थे, यानी हम लोग स्कूल के दोस्त अलग हैं, लेकिन एरिया के हमारे कोई, आज तक मुझे याद भी नहीं है कि कोई फ्रेंड से हम लोग घर से निकलना इतना इजाजत नहीं थी, यानी हम लोग बिल्कुल मम्मी डैडी वाली प्रोडक्ट थी। तो ऐसे बच्चों को भी मुझे याद है अब्बू ने हमें ये ट्रेनिंग दी थी कि जाके ये इस प्रोडक्ट को सेल करके बताओ, यानी वो सेलिंग स्किल्स बचपन से सिखाई जा रही थी। अच्छा, जब ये एक, और ये दोनों भाइयों को कंबाइंड सिखाई जाती थी, तो एक ऐसी टीम बॉन्डिंग बन गई थी कि मैं हमेशा बोलता हूं कि मेरे करियर में सुभान भाई का बहुत बड़ा रोल है। यानी वो जो भी चीज ज्वाइन करते थे, वो मुझे साथ फौरन से उसमें अपॉर्चुनिटी भी देते थे। यानी आप देखें ना, यानी कोई राइवलरी वाली बात ही डे वन से नहीं थी। तो उन्होंने एसी से ज्वाइन किया, तो मुझे भी एसी से ज्वाइन करवाया। और मुझे याद है शुरू में मैं उनकी क्लासेस में बैठता था, क्योंकि भाई था तो फ्री में बैठा देते थे। उस वक्त इतनी फाइनेंशियल हालात भी अच्छे नहीं थे, तो मुझे कहते थे मेरी क्लास में बैठ जाओ। और इंस्टीट्यूट के ओनर को ये बोलते थे कि यार ये मुझे असिस्ट कर रहा है। हकीकत में मुझे पढ़ा रहे होते थे, लेकिन बोलते थे जैसे टीचर के साथ एक असिस्टेंट नहीं होता, तो मुझे बिठा रहे होते थे और खुद पढ़ा रहे होते, तो मैं सीख रहा होता था। फिर मुझे आज भी याद है कि मैंने इतना जल्दी चीजें सीख ली थी कि मैंने अभी उन पेपर्स के पेपर नहीं दिए थे, और मैं ऑफिशियली उन पेपर्स को पढ़ा रहा होता था, क्योंकि मेरी एज कम थी और मैं एज बेसिस में मैंने ज्वाइन करना था। तो मुझे पूरा याद है कुछ ऐसे पेपर्स थे कि अभी मैंने वो पेपर दिया नहीं है, लेकिन मैं वो पेपर पढ़ाता था, सुभान भाई बच्चे साइन करते थे, और वो फिर आधे कोर्स के बाद मुझ पर ट्रांसफर कर देते थे, और मैं एक ग्राउंड टेबल पे बैठ के 5 बच्चों को पढ़ा के उनको बात समझा देता था। तो ये पूरा जर्नी था। फिर उन्होंने बड़े पर्दे पर आए, तो फौरन से उन्होंने मुझे भी उस बड़े पर्दे पे लेकर आए। और मुझे आज भी याद है कि उन्होंने मुझे जिस तरह अपॉर्चुनिटी दिलवाई ना, तो उसका, यानी मैं बचपन से शौकीन था, यानी मेरा मैथ्स बहुत स्ट्रांग था। मैं मैथ्स का ही टीचर था, मैंने बहुत साल मैथ्स पढ़ा है। और जिस बच्चे का मैथ्स स्ट्रांग हो ना, उसकी कॉस्ट अकाउंटिंग बहुत अच्छी होती है, जो हमारे एसीसी में है। तो मैं इनिशियली कॉस्ट अकाउंटिंग का टीचर था, मुझे पूरा याद है। और उस कॉस्ट अकाउंटिंग पे भी मेरा जो एम्प्लॉयर था ना, उसने मुझे इस सूरत पे रखा था, बड़े पर्दे पे कराची के, कि मुस्तफा तुम्हें हफ्ते में 2 दिन हैदराबाद जाके पढ़ाना होगा। 2 दिन हैदराबाद में पढ़ाओगे तो तुम कराची में 5 दिन पढ़ा सकते हो। अब और मुझे अपॉर्चुनिटी अवेल करनी थी। अब देखिए लेसन है बच्चों के लिए, मैं 2 दिन हैदराबाद जाता था, सोचें एक रात हैदराबाद में रुकता था, इंस्टीट्यूट में ही सो जाता था कभी कभार। तो ये इस तरह करके हमने आगे बढ़े। फिर सुभान भाई क्या पढ़ाते थे? सुभान भाई पढ़ाते थे फाइनेंशियल अकाउंटिंग और मैनेजमेंट के पेपर्स। तो सुभान भाई ने कहा, और मैं पढ़ाता था कॉस्ट अकाउंटिंग, लेकिन कॉस्ट अकाउंटिंग में कराची में एक बड़ा सुपर हिट टीचर उस इदारे में मौजूद था, और वो अच्छे पढ़ा रहे थे और कोई खामी नहीं थी। अब मुझे कॉस्ट अकाउंटिंग में घुसना था कराची में, मैं हैदराबाद में तो कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ा रहा था। तो सुभान भाई ने बोला देख तू इसमें तो नहीं घुस सकता, क्योंकि यहाँ एक ऑलरेडी बहुत अच्छा टीचर है और सालों पुराना टीचर है, और सही बात बोली। तो उन्होंने क्या करा बताऊं, वो इतने बिजी हो गए थे अपने मैनेजमेंट के पेपर में, उन्होंने पूरी फाइनेंशियल अकाउंटिंग के पेपर्स छोड़ दिए, और मुझे बोला कि इस एक रूम, मुझे याद है हमारी बैठ के डिस्कशन होती दोनों भाई की, बोला मैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग से हट रहा हूँ, तू इस पे आ जा। अच्छा, मैं कॉस्ट अकाउंटिंग का टीचर था, ये मैं 2006 की बात कर रहा हूँ। तो मैंने कहा यार मेरा आई लव कॉस्ट अकाउंटिंग। तो उन्होंने मुझे झंझोड़ा, बोला यार तू क्या सुन रहा है? बोला मैं तुझे बड़े पर्दे पे चांस दे रहा हूँ, जिसपे तुझे पूरा शहर देखेगा। तो बोला आंख बंद करके अपॉर्चुनिटी अवेल करो, बस वो बोला उन्होंने। और मैंने उसी वक्त अपनी लाइफ से कॉस्ट अकाउंटिंग का बटन बंद करके फाइनेंशियल अकाउंटिंग का बटन ऑन किया, और तब से लेके फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ाई। और आज मैं दुनिया में फाइनेंशियल अकाउंटिंग है ना, मैं किसी को पता ही नहीं, तो बहुत ये लोग हैरान है जो मैं बोल रहा हूँ ना कॉस्ट अकाउंटिंग। कभी कभार मैं बोलता हूँ तो बोलते हैं यार आप कॉस्ट अकाउंटिंग भी पढ़ाते थे क्या? तो मेरे दुनिया में नाम ही फाइनेंशियल अकाउंटिंग, IFRS और इन सब्जेक्ट से रिलेटेड है, पे ऑफ किया। तो देखिए ये इसके अंदर ये है कि बी फ्लेक्सिबल। इसमें एक बहुत बड़ा मैसेज है यूथ के लिए कि भाई फ्लेक्सिबिलिटी बहुत जरूरी है। देखिए अपॉर्चुनिटी अवेल करने के लिए मैंने फौरन से अपने आप को चेंज किया और वो उसको अवेल कर लिया। अच्छा, इस फैमिली बॉन्डिंग का फायदा क्या हुआ कि सुभान भाई पढ़ाते थे मैनेजमेंट के पेपर्स, और फाइनेंशियल अकाउंटिंग एक बहुत बड़ा एरिया होता है हमारे एसीसी में, वो पूरी मैंने कवर कर ली। तो आधा एसीसी 2 भाइयों ने ही कवर कर लिया। तो ये वो पॉइंट था जिससे हमें इंस्टीट्यूट खोलने में बहुत आसानी हुई, क्योंकि 2 भाई, एक फैमिली के 2 मेंबर्स मिलकर ही आधी प्रोडक्ट तो चला रहे हैं, तो हमारा रिस्क कितना कम हो गया। तो ये आज की यूथ के लिए लेसन है कि भाई आपने राइवलरी नहीं करनी, बल्कि आपको अगर कोई सपोर्ट कर रहा है तो आपने उसको रिगार्ड करना है, आपने उसको रिस्पेक्ट करना है। मैं अपनी हर पॉडकास्ट में, हर चीज में, मैंने आज शुरू करते ही मैंने ये बोला
कि वो मेरे मेंटोर है, मुझे उन्होंने बहुत सारी चीजें सिखाई हैं और यही चीज उन्होंने फिर ऑनलाइन में भी मुझे लेकर आए, फिजिकल टीचिंग में भी लेकर आए, ऑनलाइन में भी और कंटेंट में भी लेकर आए। जबरदस्ती मुझे बोला यार तू खड़े होकर वीडियो बना, जो टॉपिक तुझे आता है वो बोल। और जो चीज मैं दिन रात पढ़ाता हूँ उसमें तो इंसान की रवानी अलग होती है। हाँ, कई बार आपको वो नया टॉपिक पे बात करनी होती है तो आप थोड़ा अटक रहे होते हो, लेकिन जो दिन रात पढ़ा रहे हो तो आप ऐसे ही बोल सकते हो। तो ये पूरा एक जर्नी, और ये मेरे ख्याल से आज की यूथ के लिए, नए आने वाले बच्चों के लिए एक लेसन है कि भाई आप यूनिटी रखेंगे तो उसकी बरकत ही अलग है, और उससे आपको अल्टीमेटली पूरी फैमिली ग्रो होती है। सही बात है। अच्छा, कुछ अर्से पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी, मैंने आपसे जब ऐसी हमारी कैजुअल डिस्कशन हो रही थी तो आपने बड़े अच्छे पॉइंट्स उस पर रेस किए थे। मैंने कुछ अर्से पहले वीडियो बनाई थी, मुझे ऐसी जहन में आया कि मेरी एक कोलीग थी जिन्होंने अपना वॉलपेपर लगाया हुआ था जिसमें वो लिप टू लिप किस कर रही थी बच्ची को। तो मैंने उनसे ऐसे ही बोला, क्योंकि ज़ाहिर है अच्छी गुड फेथ में बोला, मैंने कहा देखें आप ये किस कर रही हैं, मेरा नहीं ख्याल बच्चों को इस तरह किस करनी चाहिए। तो उन्होंने बहुत ज़्यादा कहते हैं ना कि बुरा माना, और मैंने उस पर एक वीडियो बनाई फिर, तो वो तकरीबन को 3.54 मिलियन पे मेरी वीडियो बहुत आपकी सुपर हिट और बहुत जबरदस्त वीडियो, गाड़ी में बैठ के बनाई, मेरे फरिश्तों को नहीं पता था ये वीडियो इतनी अच्छी चली जाएगी। वहाँ इंडिया से भी काफ़ी सारे लोग फॉलो करना शुरू किया, पेज पे भी अच्छी फॉलोइंग आई। लेकिन मुझे थोड़ा सा अजीब सा लगा कि बहुत दफ़ा ऐसे कमेंट्स भी आए जिन्होंने सुन्नत को बहुत मिसइंटरप्रेट किया। मैंने आपकी वीडियो बड़ी सुन्नत को मिसइंटरप्रेट किया, सब कुछ किया। तो उसके बारे में क्या ख्याल है कि हम किस तरह मिसइंटरप्रेट कर रहे हैं चीज़ों को? देखें, ये चीज़ें बहुत अहम है, और मैंने वो वीडियो, तो आपने बहुत एक्सीलेंट काम किया, सोसाइटी के लिए आउट क्लास जॉब थी आपकी, वो बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था, और वो एक नेकी है, जारिया है, नेकी जारिया, सदका जारिया। लोगों के ज़हन में भी नहीं था, वो आ गया। हाँ, फिर मैं कमेंट्स में, मैंने भी आपको उस टाइम भी बोला था कि कमेंट्स में लोग इसके अगेंस्ट जा रहे हैं कि आपकी क्या जहनियत है, क्या है। तो देखें, पहले इसको समझें कि वक्त बदल चुका है। 1400 साल पहले का टाइम और आज के टाइम में फर्क है। मैं अक्सर लोगों को इस बात को जरा खोल के बयान करता हूं, तो जरा सुनिए और दिल के कानों से सुनिए। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दौर था ना, यानी वो दौर, या जो खुलफाए राशिदीन का दौर, यानी ये सारा कनेक्टेड दौर, यानी इसको कहते हैं खैरुल कुरून, यानी ये बड़ा नेक दौर था। तो ये इस कदर नेक दौर था, आप जरा सोचें कि उस दौर में लड़कियां जो पर्दा करती थी ना, वो कैसा था, जरा सुनिए। एक तो बुर्का पहनती है, उससे चीजें छुप गई। फिर बुर्का जो पहना वो लूज पहना, उससे चीजें छुप गई। और से सुने, नंबर 3 जो मैं एक्सट्रीम बात करने जा रहा हूँ, आप लोगों के लिए हैरान कौन होगी कि वो लड़कियां उस दौर की, एक तो लूज बुर्का पहना, इस तरह चाल से चलती थी कि एक बूढ़ी औरत चल के आ रही है। यानी उस औरत को इतना ख्याल होता था कि किसी भी तरह मेरे मुसलमान भाई को, मेरे भाई के दिल में ये भी ख्याल ना है कि एक जवान लड़की गुजरी, यानी वो इमेजिन भी ना कर सके, वो इमेजिन तक ना कर सके। अब आप सोचें उस दौर को जहां इतनी खैर थी, और आज के दौर में क्या हाल है, मैं बयान भी नहीं कर सकता, सबको पता है, सबको पता है। आप कैसे, यानी आप क्यों ऐसी बातें कर रहे हैं कि यार अब आप बच्चों के साथ वही बिहेवियर रखें जो उस दौर में था। आज वक्त चेंज हो चुका है। मैं सेकंड एग्जांपल देता हूं, बहुत गौर से सुनिएगा। एक बच्चा था 18 साल या 17 साल का, ये उसी दौर का, यानी 100 साल हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पर्दा फरमाने के 100 साल बाद का दौर था। इमाम अबू हनीफा के पास एक बच्चा आया और उसने ये बोला, इसने सवाल पूछा, ये कोई जोक नहीं यार, सीरियस है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ बॉय एंड अ गर्ल। 18 साल का बच्चा ये पूछ रहा है कि एक मर्द और औरत में क्या फर्क है। तो इमाम साहब ने उसको बिठा के वाकई सही में समझा दिया। अब जरा आप इस किस्से को सोचें और इंटरप्रेट करें। इसका मतलब ये हुआ कि उस बच्चे ने 18 साल तक कभी किसी औरत को शायद देखा ही नहीं था। 18 साल तक उसने नहीं देखा, ना उसने कभी वो डिस्कशन की थी। तो वो कितना साफ दौर होगा यार, कितना साफ दौर होगा। और अब 10 मिनट में 10 साल का पॉइंट देख सकते हैं आप। अब तो आप छोड़ देना। फिर अच्छा, मैं तो अब ये अखलाकी बात कर रहा हूँ ना। अब मैं आपको जरा ये बताता हूँ कि वहां उस वक्त लोगों की डीलिंग्स कैसी थी, वो भी बहुत अहम है। तो वहां उस दौर, उसी दौर की बात है कि एक बार एक साहब ने दूसरे साहब को अपना प्लॉट बेचा। सुनिएगा और अपने माशरे से फिर कंपेयर कीजिएगा। तो जब प्लॉट जिसने खरीदा ना, उसने क्या करा, मैं इस पे हल चलाऊंगा, यानी डिगिंग करूंगा और वो काश्तकारी वगैरह करूंगा। तो आपको पता है, अगर कभी कभार जमीन थोड़ी सख्त होती है ना, तो थोड़ा नीचे तक जाना पड़ता है, बड़ा खड्डा खोदना पड़ता है। तो उसने जैसे खड्डा खोदा तो जमीन के नीचे से खजाना निकला, हीरे जवाहरात निकले। तो उसने क्या करा बताओ। अब जरा सोचे, हम लोग जैसा आदमी होता तो उसकी तो ईद हो जाती। वो उस एग्जिस्टिंग सेलर के पास गया, बोला भाई ये जमीन में से खजाना निकला, मैंने तो आपसे जमीन ली थी, ये खजाना मेरा नहीं है, ये लो वापस लो। अब जरा वो जो एग्जिस्टिंग सेलर था, उसने क्या बोला, उसने बोला नहीं, जब मैंने आपको जमीन बेच दी तो उसके अंदर जो कुछ है वो आपका है। अब ये दोनों उलझ गए इस बात पर। यानी सोचे, जब हम सही मानों में शरीफ लोग थे तो इस तरह। फिर ये मुकदमा गया काजी के पास। काजी भी परेशान, यार ये क्या, दोनों एक दूसरे को बोल रहे तुम ले लो, वो कह रहे तुम ले लो। सोचो, तो काजी ने दोनों की इंडिविजुअल काउंसलिंग की, तो पता लगा कि एक के घर में जवान बेटा है और एक के घर में जवान बेटी है। तो उसने उन दोनों को बिठाया, बोला देखो मैं कोई फैसला तो नहीं सुना सकता, ये अजीब केस है, मैं एक मशवरा देता हूँ कि उन दोनों की शादी कर दो और उनको ये गिफ्ट में ये सारा खजाना दे दो। तो इस तरह की ट्रांजैक्शन होती थी।
इसी तरह एक आखिरी किस्सा सुना के मैं अपनी बात को समेट रहा हूँ बस। अब एक बंदे ने दूसरे बंदे को एक घोड़ा बेचा, सेल किया, उसने एक प्राइस ली। जब वो घर गया ना तो उसके एरिया में उसने जैसे घोड़ा बांधा ना उसी दौर का, तो उसको लोगों ने बोला कितने का लिया? बोला यार ये मैंने 400 दिरहम का लिया, मैं एक मिसाल दे रहा हूँ। तो उसने बोला यार ये तो हाई क्वालिटी घोड़ा लग रहा है, 500 दिरहम का लग रहा है। तो उसने बोला अच्छा 500 दिरहम का है? तो फौरन से सेलर के पास गया, बोला यार आपने गलती से मुझसे 400 ले लिया, आपका तो घोड़ा बहुत अच्छा है। उसने उसको जिद करके 100 दिरहम और दिए, फिर वापस आया। नेक्स्ट डे एक रेस थी, तो रेस में इस वाले घोड़े ने जो इसने खरीदा तो बहुत अच्छा परफॉर्म किया। तो फिर किसी ने पूछा यार ये तुमने कितने का लिया? इससे बोला मैंने 500 का लिया। बोला यार दिमाग खराब है, ये तो बहुत आला नस्ल का घोड़ा है, ये तो कैसा इसने सबको हराया? कम से कम ये 800 का होना चाहिए था। ये फिर उस दुकानदार के पास गया, बोला यार आपने शायद मुझसे गलती से कम ले लिए, ये लो यार 300 दिरहम और ले लो। और ये चीज मल्टीपल टाइम्स ये लिखा हुआ है किताबों में किस्सा, कि वो बार बार उसके पास जाता था। यानी आप सोचें हमारे सोसाइटी कितनी डिफरेंट थी और कितनी डिफरेंट हो गई। तो जब डिफरेंट हो गई तो अब हमें उसकी तैयारी भी वैसे ही करनी है यार। तो जो आपकी वीडियो थी वो एन एग्जैक्ट सही राइट पॉइंट पे थी, बल्कि उसमें फिर और बहुत सारे मसाइल भी हैं। आपने वो तो लिप किस का बोला था, इसी तरह बच्चों को गोद में भी ना बिठाएं, ये भी एक पूरा मसला है। अब तारिक मसूद ने बड़ी अच्छी बात की थी उसी पे, जब उन्होंने मुझे वीडियो भेजी थी, उन्होंने कहीं देख ली थी तो उन्होंने कहा कि आपने बड़ा जबरदस्त मुद्दा उठाया। क्योंकि हम जब बात करते हैं ना तो बोलते हैं कि भाई मुल्ला उठा रहा है, लेकिन आपने जो बात की है तो आप जो कमेंट्स भी पढ़े थे उन्होंने, तो उन्होंने मुझे कहा कि बड़ी प्यारी बात बताई कि भाई हमारे यहाँ तो मुफ्तियों की ये ट्रेनिंग तक होती है कि अगर आप किसी बच्चे को किसी बड़े के साथ देखें नमाज पढ़ते हुए, दूसरी और तीसरी दफा देखें, तो आप जाके बच्चे से पूछें आपके कौन लगते हैं। एग्रीड, एक्सीलेंट, खूबसूरत बात। मैंने कहा ये तो मुझे पता ही नहीं था। तो बोले ये ट्रेनिंग का पार्ट है भाई, ये हमारे ट्रेन किया जाता है कि बच्चा अगर उसकी उनसियत क्या है, उससे क्या बाप है, चाचा ताया है, कौन है, तो आपको पता होना चाहिए कि किसके साथ इंटरेक्शन है बच्चे की और मस्जिद में आ रहा है। तो ये मॉरल ऑब्लिगेशन होती है। और सोसाइटी जिस तरफ जा रही है अब तो बहुत कुछ हो रहा है जो हम बयान भी नहीं कर सकते। अब तो ऐसी चीजें हो रही हैं जो हमें रुकना पड़ता है कि हमारी तरफ से कुछ बुराई स्प्रेड ना हो जाए। सही बात है। अच्छा, इसको लास्ट सवाल जिसमें हम कंक्लूड करेंगे, क्योंकि लास्ट टाइम मुझे अच्छी तरह आया था, आपने एक ऑर्गेनाइजेशन की भी एग्जांपल दी थी कि बहुत दफ़ा क्या होता है कि हम ना अपनी वीकनेसेस पे काम करने के लिए अपनी स्ट्रेंथ्स को छोड़ देते हैं। सही है, बहुत दफ़ा लोग बोलते हैं प्ले अपॉन योर स्ट्रेंथ्स, वो ज़्यादा ज़रूरी हैं क्योंकि उससे आप लो हैंगिंग फ्रूट्स होते हैं, आप जल्दी आगे बढ़ते हो। लेकिन हमारे यहाँ क्या मसला है, बहुत दफ़ा हम लोग अपनी स्ट्रेंथ्स को छोड़ के ना सिर्फ इसलिए कि लोग बोल रहे हैं कि यार ये हमारी वीकनेस है, ये हमारी वीकनेस है, हम स्ट्रेंथ को छोड़ के वीकनेस पे काम करना शुरू कर देते हैं। तो क्या अप्रोच ठीक है, बैलेंस अप्रोच ठीक है या बाकी स्ट्रेंथ पे काम करना चाहिए? देखिए सबसे पहले तो इस पे एक बड़ी अच्छी वीडियो सुभान भाई ने बनाई थी, वो बहुत जबरदस्त बात थी। और मैंने वो सवाल भी आपसे लास्ट टाइम रेज किया था कि स्पीड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, एक इदारे की स्पीड, उसके सबसे ज्यादा जो टॉप क्लास लोग हैं, जो स्ट्रेंथ हाई स्ट्रेंथ वाले लोग हैं, उस पर डिपेंडेंट करती है उस स्पीड से ऑर्गेनाइजेशन चलेगी या वीक बंदे की स्पीड पे चलेगी। तो इसका जवाब ये है कि जो वीकेस्ट बंदा है ना उसकी स्पीड पे ऑर्गेनाइजेशन चलेगी। कॉमन सेंस ये है कि उस लोग ये समझते हैं स्ट्रेंथ पे चलेगी। इसकी सबसे पहली मिसाल ये है कि अगर हम टूरिज्म पे जा रहे हैं, जैसे मैं तो अक्सर कोशिश अब यही करता हूँ कि भाई अकेला चले जाऊं या दोस्तों के साथ, तो लॉन्डो की जो ट्रिप होती है वो बहुत फास्ट होती है, सब यंग होते हैं, ठक 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 काम हो जाता है, दो और उसमें भी 2-3 लोग हो तो और स्पीड से होती है। लेकिन जहां आपने बूढ़ों को भी साथ लिया, बच्चों को भी साथ लिया, तो जो सबसे स्लो बंदा होगा उसके लिए सबको वेट करना पड़ेगा और ऑटोमेटिकली वो पूरे सफर की स्पीड को स्लो कर देगा। तो मालूम हुआ कि आपके इदारे की स्पीड इज डिपेंडेंट ऑन द वीकेस्ट पर्सन की स्पीड से आप चल रहे होते हैं। ठीक है। अब फैमिली में क्या होता है, एक बंदे के 4 बच्चे हैं, वो कहता है यार एक तो निकम्मा है या 2 निकम्मे, ये 2 अच्छे हैं ना, इन्हीं पे इन्वेस्ट करो ताकि इनसे तो फायदा उठा लो। अब इसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट क्या होता है कि इन्होंने यहाँ लूप होल छोड़ दिया, ये वीकेस्ट लोगों पे तवज्जो देना छोड़ दी, तो एंड में वो पूरी फैमिली को गिरा देते हैं। सही बात। कई बार अगर मैं इसको रियलिटी और ज्यादा प्रोलॉन्ग करूं तो फैमिली में कई बार वो ऐसा क्राइम करके खड़े हो जाते हैं, पूरी फैमिली फंस जाती है यार, कोई ऐसी हरकत करके खड़े हो जाते हैं कि पूरी फैमिली को वो बिठा देते हैं। तो ऐसे लूप होल्स को देखें। इसी तरह मैंने एक इंश्योरेंस कंपनी की इस पे एग्जांपल दी थी और ये मुझे एक बड़े अच्छे इंश्योरेंस कंपनी के जो हेड थे, ग्रुप हेड थे, उन्होंने समझाई थी और उन्होंने एक बार ये बोर्ड मीटिंग में ये मामला रेस किया। कई बार ये होता है कि देखिए इंश्योरेंस कंपनी में जो एजेंट्स होते हैं वो अपना इंश्योरेंस प्लान बेचने के लिए कुछ भी कर लेते हैं, बल्कि आजकल जो इस्लामिक इंश्योरेंस आ गए तो हदीसें सुना रहे हैं कि यार आप अपने लिए पैसे जमा करो, उस पे आप मर जाएंगे तो भाभी का क्या होगा। भाई तुझे भाभी की क्या फिक्र मैं हकीकत में उनको यही बोल देता हूँ भाई। यानी तो एक डिपार्टमेंट होता है जो आपका माल बेच रहा होता है और फिर जब आपको क्लेम लेने जाना होता है तो फिर एक और डिपार्टमेंट होता है जो आपके चप्पल घिसा देता है, इतने धक्के खड़वाता है। तो वो इंश्योरेंस कंपनी ने हेड ने ही बोला कि आप लोगों ने सेल्स एजेंट इतने छोड़े हुए, लेकिन बाद में सेटिस्फेक्शन के लिए इदारे का पूरा यानी मुंह इतना बड़ा है और धड़ इतना छोटा है, तो वो इदारा कभी भी उस तरह ग्रो नहीं कर पाएगा। तो पूरे इदारे को एक साथ ग्रो करें। तो मैं हमेशा बोलता हूं कि अपनी वीकनेसेस पे काम लाजमी आपने करना है। अगर आपने वीकनेसेस पे नहीं किया तो आपकी स्पीड अल्टीमेटली स्लो होती रहेगी। तो वीकनेस पे इक्वल आपने काम करना है क्योंकि योर स्पीड इज डिपेंडेंट ऑन द वीकेस्ट पॉइंट।
बहुत ज़बरदस्त। ये भी अक्सर में बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स हैं जिन्होंने इस तरह की, यूएस में भी काफ़ी सारे हैं कि यार प्ले अपॉन योर स्ट्रेंथ्स, कोई मसला नहीं, वीकनेस लोग बताते रहते हैं, कोई ज़रूरत नहीं है, स्ट्रेंथ्स पे प्ले करो। तो ये बहुत खूबसूरत पॉइंट था और ये बात बिल्कुल ठीक है कि हम तो ये समझते हैं कि यार सबसे बेहतरीन बंदा जो ऑर्गेनाइजेशन का है, बहुत दफ़ा एक ऑर्गेनाइजेशन का एक हेड होता है या फिर एक बंदा होता है, तो ये बोलता है यार इस कंपनी में ये बंदा है तो इसका मतलब है कि कंपनी बेहतर होगी या बंदा बेहतर होगा, लेकिन एक्चुअली वीक लिंक किसी को नहीं दिख रहा होता, तो परफॉर्मेंस में बाद में बात काम आता है। चलें, थैंक यू सो मच मुस्तफ़ा भाई। और ये बड़ी मल्टीलेटरल डिस्कशन रही है क्योंकि मैं जब भी मुस्तफ़ा भाई से बात होती है तो मल्टीलेटरल आदमी है कि उनका कंटेंट भी मल्टीलेटरल होता है, तो पॉडकास्ट कैसे यूनिलेटरल हो सकती थी। थैंक यू, आप आए और आपने अपना कीमती वक्त निकाला अपनी टीम के साथ। नहीं बहुत बहुत मुस्तफ़ा भाई, मुझे देखे बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनसे मुझे ना पॉडकास्ट करके बिल्कुल ऐसा मज़ा आता है जैसे मैं नॉर्मल अपने ड्राइंग रूम में बात कर रहा हूँ, और आई एंजॉय दैट अलॉट। तो आप भी उन लोगों में से हैं, बल्कि मेरी तो कोशिश होगी इंशाल्लाह हम एक सीरीज़ करें, मिनी सीरीज़ बिल्कुल करें बिल्कुल सीरीज करेंगे और कुछ ऐसी चीज़ें लेके बैठें कि हम लोग, जिस तरह मैं यासिर भाई के साथ करता हूँ, कुछ लोगों के साथ करता हूँ, तो आई फॉर दी ऑलवेज बेटरमेंट ऑफ सोसाइटी, यानी बिल्कुल सोसाइटी ऐसे के ही लिए है। हमें कुछ देखें, सोसाइटी को पे ऑफ करना है। कुछ ऐसा हमें हो जो कि कुछ हाँ, मिला है ना, मैं ये क्या बोलता हूँ, इस मुल्क से ही मिला है, हमने किसी और मुल्क से काम, हम इन्हें पूरी बेस यहीं की है। और मीनिंगफुल कंटेंट की रीज़न यही है कि असल में वो शोर मचाने से बेहतर है कि आप अपना क्वालिटी प्रोड्यूस करते रहो। दुनिया आपके वो 4 मिलियन के अगेंस्ट 4000 लोग भी देख रहे हैं तो सफल होगा आपका काम। हकीकत है, वो अच्छा, वो पॉजिटिव काम है पॉजिटिव एटलीस्ट। काम है। चलें ठीक है, इंशाल्लाह फिर दोबारा मिलते हैं थैंक किसी यू, वक्त, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, और मुस्तफ़ा भाई की जो भी डिटेल्स हैं वो डिस्क्रिप्शन में मेंशन होंगी। वैसे तो माशाल्लाह इनके ज़्यादा फॉलोअर्स हैं मुझसे, लेकिन कुछ अगर मैं कंट्रीब्यूट कर सका तो ज़रूर करेंगे हम लोग मिलके। थैंक यू। तो मिलते हैं इंशाल्लाह। खुदा हाफिज़।